एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, ये एक स्पेशल टाइप की वीडियो है। लास्ट पूरा 1 मंथ लगाने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरा पुराना चैनल वांगशन फैंडम अब मुझे वापस नहीं मिलेगा। इसलिए उस चैनल पे जितने भी मेरे फैन फिक्शंस हैं और मेरे पास उन सब फैन फिक्शंस की बैकअप वीडियोस हैं, मैं अब इस चैनल पे धीरे धीरे करके अपलोड करना शुरू करूँगी। लेकिन हाँ, अलग अलग वीडियो नहीं बल्कि पूरे फैन फिक्शन को एक ही वीडियो में मैं डालूँगी। एक वीडियो में मैं सारे पार्ट डालूंगी एक पर्टिकुलर फैन फिक्शन के। सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने माई ट्रेजर से करी है। इस वीडियो में मैंने माई ट्रेजर के सारे पार्ट डाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कल्टीवेशन वर्ल्ड कहने के लिए एक टाइम पे छोटे छोटे क्लैंस में बटा हुआ था, लेकिन आज ये कल्टीवेशन वर्ल्ड 2 मेजर क्लैंस की वॉर में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ 2 बड़े क्लैंस आपस में लड़ रहे हैं और बाकी क्लैंस इनके सपोर्ट में इस राजनीति में फंसे हुए हैं। जो बड़े क्लैन लड़ रहे हैं वो है एक तरफ वैन क्लैन और दूसरी तरफ है नी क्लैन। नी क्लैन और वैन क्लैन का वॉर बहुत साल पहले शुरू हुआ था। धीरे धीरे करते करते ये कब कई सालों में कन्वर्ट हो गया किसी को पता नहीं चला। जहाँ एक तरफ वैन क्लैन के सपोर्ट में जिन क्लैन है, वहीं दूसरी तरफ नी क्लैन के सपोर्ट में लैन क्लैन है, वहीं जियांग्स क्लैन अभी बीच में कंफ्यूजन में है कि वो किसका साथ दे। इतना ही नहीं, ऐसे ही शू क्लैन और मू क्लैन भी है जो वैसे खुल के तो नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ वो करता नी क्लैन को ही सपोर्ट है। जियांग क्लैन के लीडर यानी जियांग फैमिया चाहते तो नी क्लैन को सपोर्ट करना है, लेकिन ये क्लैन उन्हें एक कहते हैं ना दहेज में मिला है, क्योंकि असलियत में ये क्लैन तो लीड मैडम यू करती हैं। मैडम यू एक बहुत ज़्यादा कनिंग, लालची और मतलबी औरत है। वो अपने मतलब के आगे किसी को भी एक कह सकते हैं निछावर कर सकती हैं। उनकी यही थिंकिंग के कारण सब लोग जानते हैं कि कहने को अभी ये किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, मन ही मन में ये वैन क्लैन को ही सपोर्ट करते हैं। आज मैडम यू के पास में उनके एक स्पेशल सलाहकार या कह सकते हैं राजनीति सलाहकार करने वाले मिंगियाओ आए हुए हैं। मिंगियाओ पहले जिन क्लैन में ही थे, लेकिन आजकल वो जिन क्लैन से ज़्यादा जियांग्स के साथ रहते हैं। उन्हीं के कारण काफ़ी हद तक जियांग्स जिन क्लैन के सपोर्ट करते करते वैन क्लैन के सपोर्ट तक पहुंच गया है। अभी मिंगियाओ यहाँ पे बात करने आए हैं मैडम यू की बेटी और ओमेगा यानली की शादी की। अपनी राजनीति और स्ट्रॉन्ग करने के लिए या ये कह सकते हैं अपने क्लैन को और स्ट्रॉन्ग वैन क्लैन के सपोर्ट दिखाते हुए मैडम यू अपनी एक लौती बेटी यानली की शादी ज़बरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ कर रही हैं। जिन जुशान से वो यानली जिन जुशान से अभी तक कभी नहीं मिली, लेकिन जितना जिन जुशान के बारे में उसने सुना है वो एक घमंडी अकड़ू राजा है और वो नहीं चाहती कि वो उससे शादी करे। लेकिन ये संधि स्ट्रॉन्ग करने के मारे मैडम यू जबरदस्ती यानली को वहाँ भेज रही हैं। तभी एक जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एक सर्वेंट दौड़ा दौड़ा उन लोगों के पास आता है और घबरा के अपने घुटनों पे बैठ जाता है और रोने लगता है। मैडम यू गुस्से में उससे बोलती है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? वो डरता हुआ बताता है कि यानली सुबह से गायब है, उसे हर जगह ढूंढा गया लेकिन वो नहीं मिल रहा। इस समय इस रूम में सिर्फ मैडम यू और मिंगियाओ ही नहीं बल्कि जैन फैमिया, उनका बेटा जंचा और वीवूशान भी है। ये लोग भी ये बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। हाँ, ये सब जानते हैं कि यानली ये शादी अपने मन से नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये बात भी सच है कि वो इस तरीके से कहीं भाग नहीं सकती। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से अगर उस समय वो अपनी बात से मुकरे तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि वो नी क्लैन को सपोर्ट कर रहे हैं और पहले से ही नी क्लैन जियांग्स को पसंद नहीं करता है, तो एक तरीके से जियांग्स कहीं के नहीं रहेंगे। जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनको अपने अगेंस्ट मानेंगे, और जिनको वो पहले से ही खुल के अगेंस्ट है वो क्या उनका सपोर्ट। इस हॉल में खड़ा हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, घबराया हुआ है कि क्या होगा। कल सुबह तो यानली को निकलना था, इस बग्गी में बैठ के पहुंचना था जिन क्लैन। अचानक से उसका ऐसे गायब हो जाना कहीं ना कहीं सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। वहीं जंचा और वीवूशान अपनी बहन की सेफ्टी के लिए कंसर्न है। इस समय जिस तरह का कल्टीवेशन वर्ल्ड का टाइम चल रहा है, हर तरफ वॉर है, खून खराबा है, काफ़ी सारे लुटेरे पैसे लूटने के लिए, लोगों को लूटने के लिए घूमते रहते हैं। कहीं उनकी बहन कहीं गलत हाथों में ना चली जाए। है तो वो भी एक ओमेगा ही। इस डर में ये दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं।
विभूषण कहने के लिए एक ओमेगा है, लेकिन जंशा चुपचाप से अपने भाई को ट्रेन करता था, क्योंकि विभूषण बचपन से ही कल्टीवेशन स्किल की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होता था। मैडम यू तो कभी नहीं जानती कि विंग को तलवार चलानी आती है, लेकिन जंशा और जैन फेमिया मैडम यू से छुप के उसे तलवारबाजी सिखाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यानली को भी तलवारबाजी सिखाई है। तो थोड़ा सा वो मन में इस चीज़ से भी कंसर्न है कि यानली अपने आप को सेव करने लायक तो है, लेकिन वो अचानक से इन दोनों को भी बिना बताए जा सकती है, ये इन दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी एकदम से मैडम यू अब गुस्से में जो सर्वेंट था उसको जोर से अपने जो उनका वेपन है, टूल है जेडियान, उससे मारती है। उस सर्वेंट की चीख निकल जाती है और तभी जैन फेमिया बीच में आके बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, इसमें इसकी क्या गलती है, इसी की तो गलती है, ये है ना उसका सेवक, ये है ना उसका साथ हमेशा रहने वाला, इसका काम था उसका ध्यान रखना, हम तक उसकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, फिर ये अपने काम में फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, क्या करेंगे हम, कोई हमारा सपोर्ट नहीं करेगा, बिना किसी क्लैन के हमारा क्लैन चारों तरफ से नदी के बीच में घिरा हुआ है, हमारे पास खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्या करेंगे हम। गुस्से में मैडम यू चीख रही है और मैडम यू की बात में कहीं ना कहीं दम भी है। अगर इस समय ये संधि टूटी तो कहीं ना कहीं जेयांग क्लैन के खाने के लाले तो पड़ जाएंगे। इस वजह से सब लोग बड़े स्ट्रेस है। तभी मिंग्याओ अपनी कनिंग से स्माइल देते हुए आगे आता है, मेरे पास आइडिया है। तो सब लोग उसे घूर घूर के देखने लगते हैं। क्यों ना हम अगर यानली नहीं तो किसी और ओमेगा को उसकी जगह भेज दें। ये तुम क्या बोल रहे हो। हाँ, मेरे भाई ने यानली को नहीं देखा है और जब तक हम यानली को ढूंढेंगे वो ओमेगा वहाँ जाके मेरे यानली की जगह ले लेगा, तो हम किसी और ओमेगा को उसकी जगह भेज देते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे पास कोई और फीमेल ओमेगा नहीं है जो हम वहाँ भेजे। तो किसने कहा कि जिन जुशान जाते ही सबसे पहले यानली को देखेगा, उसे गले लगाएगा या देखेगा कि वो अंदर कौन है। क्यों ना किसी मेल ओमेगा को ही हम फीमेल ओमेगा के कपड़े पहना के उसका फेस एक वेल से कवर करके भेज देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब तक हम यानली को ढूंढ ही लेंगे और सही समय पे वहाँ पहुँच के उसकी शादी यानली से करवा देंगे। तुम एकदम से मतलब मिंग्याओ की बात सुन के एक बार को जैन फेमिया गुस्से में आगे आके बोलता है, तुम और उस ओमेगा का क्या होगा, अगर गलती से वो ओमेगा वहाँ पकड़ा गया तो कैसे सेव करेगा वो खुद को। मैडम यू एकदम से आगे बोलती है, अगर वो ओमेगा मर भी जाएगा तो भी क्या कर लेगा, अपने क्लैन के लिए ही तो एक सेवक का काम करेगा। और मेरे दिमाग में एक ऐसा ओमेगा है जो ऐसा कर सकता है। ये बात बोलने के बाद मैडम यू विंग की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। जंशा को ये बात देख के बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही मिंग्याओ ने एक किसी और ओमेगा को भेजने की बात करी तो सबसे पहले नाम मैडम यू के दिमाग में विंग का ही आएगा। लेकिन जिस तरीके से मैडम यू अपनी गंदी सी कनिंग सी स्माइल देते हुए विंग के सामने आ रही है, उसे बनी मन में बहुत घबराहट हो रही है अपने भाई के लिए। तभी मैडम यू एकदम से विंग के आगे आके बोलती है, क्यों, पूरी लाइफ इसने फ्री का खाया है जियांग क्लैन के लिए, हमारे टुकड़ों पे पला है, कम से कम थोड़ा सा अपने क्लैन के लिए इतना रिस्क तो ये ले ही सकता है ना। पर मैं विंग इससे आगे कुछ बोलता एकदम से मैडम यू गुस्से में उसके ऊपर बोलती है, कुछ नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से, ना ही तुम्हारी मर्जी जाननी है, ये तुम्हारे लिए एक आखिरी चांस है अपने क्लैन के लिए कुछ करने का। आखिरी लास्ट टाइम भी तुमने जिस तरीके से वी क्लैन जाके वेंचाओ के साथ बदतमीजी करी, वो उसकी वजह से हमने तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन इस बार हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अभी इसी वक्त यानली के कमरे में जाओ और यानली के कपड़े पहन के रेडी हो जाओ। हम कल ही सुबह नहीं बल्कि अभी इसे यहाँ से अलविदा करेंगे। इस बात पे जैन फेमिया आगे आके बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो, इस समय इतनी शाम को रात हो रही है, क्या होगा अगर रास्ते में लुटेरे ने इन्हें पकड़ लिया। तुम्हें पता है क्या हालत है इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड की, चारों तरफ लूट मार मची पड़ी है। इस वॉर के चक्कर में लोगों के घर उजड़ गए हैं, इसलिए उनके पास फसलें नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोगों को लूट रहे हैं और तुम ऐसे माहौल में विंग को भेज रही हो। इस बात में मैडम यू गुस्से में उनकी तरफ देख के बोलती है, अगर हमने इसे अभी भेजा या सुबह भेजा क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हम इसे अंधेरे में भेजेंगे तो ये वहाँ अंधेरे में पहुँचेगा, जिससे इसे ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे। और हमें इसी के बारे में सोच के मैं ये फैसला ले रही हूँ। सोचो अगर ये दिन की रोशनी में वहाँ जाएगा तो इसका स्वागत करने पूरा जैन क्लैन गेट पे खड़ा होगा, और जैसे ही वहाँ पे इसका किसी ने फेस देख लिया तो क्या करोगे तुम। अंधेरे में जाएगा तो कोई इसका फेस नहीं देखेगा, फ़ायदा इसी की जान बचाने के बारे में मैं
सोच रही हूँ। मैडम यू थोड़ा गुस्से में बोलती है। जैन फेमिया जो समझ रहे हैं कि हाँ इस बात में तो दम है, अगर ये सुबह पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विंग का चेहरा देख सकता है, लेकिन इस समय अगर वो जिन क्लैन जाएगा तो कोई चेहरा शायद कम चांस हो, क्योंकि आधी रात में ये जिन क्लैन पहुंचेगा। तभी जनचा जो अपने भाई को बहुत प्यार करता है वो आगे आगे कहता है, पर मदर आप क्या कर सोच रही हो, अगर मैं नहीं मिली यान सीजे तो क्या होगा, क्या विंग की शादी आप जिन जुशान से करवा दोगी? इस बात पे मैडम यू कहती है शादी तुम्हें लगता है इस सर्वेंट ओमेगा से वो शादी करेगा? उसकी मिस्ट्रेस बन के रह जाएगा। तुम चिंता मत करो, एक कॉन्क्यूबाइन बन के रह जाएगा। तुम्हारी बहन की ही शादी हम जिनजुशान से करवाएंगे। पहले तो मुझे उस लड़की को ढूंढना है, कहाँ गई वो, मुझे उस चीज़ का ज़्यादा टेंशन है, इसका तो बाद में देखेंगे। अभी के अभी जाओ, तैयार हो, बाहर जो बगी खड़ी है उसमें जाके बैठ जाओ। मैडम यू बिना किसी की बात सुने एज यूजुअल मैडम यू के आगे वैसे भी किसी की नहीं चलती, कोई कुछ नहीं कर पाता। विंग को यानली के कपड़ों में तैयार करके उसके चेहरे पे एक वेल पहना के उसे ज़बरदस्ती उस एक बग्गी में बैठा दिया जाता है, जो बग्गी अब जिन क्लैन के लिए जाएगी। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, वो अपने सामान में छुपके से अपनी सेबियान भी रख देता है जिससे वो कम से कम अपने आप को सेव कर पाए। लेकिन कहते हैं ना मिंग्याओ की नज़रों से तो कोई नहीं बच सकता। मिंग्याओ उसका सामान चेक करता है और उसकी सेबियान उसमें से निकाल देता है और कहता है ये तलवार यहाँ क्या आई, इसे कहाँ कौन सा किसी को चलाना आता है कि तुम्हें तलवार उठानी तो आती नहीं, तुम इसे लेके क्या करोगे? गुस्से में विंग के सामने ही उसकी सेबियान उससे छीन ली जाती है। विंग के पास अब उसकी सेबियान भी नहीं है, कैसे बचाएगा वो खुद को? जिन क्लैन में उसे जबरदस्ती भेजा जा रहा है। जिन क्लैन के बारे में उसने बहुत अच्छे से सुना है, उसे ये भी पता है कि जिन क्लैन में ओमेगास के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। इतना ही नहीं, अब तक जैन फेमिया और जनचा हमेशा उसे लोगों से संभाल के रखते थे, क्योंकि कहने के लिए वो एक मेल है, लेकिन खूबसूरती में उसकी कोई टक्कर नहीं दे सकता। यानली से भी कहीं ज़्यादा सुंदर है ये मेल ओमेगा वीवुशान, और वीवुशान की ब्यूटी को देख के जिन मैंग्याओ भी अच्छे से जानता है कि उसका भाई इस मतलब रिश्ते को मना नहीं कर पाएगा। इसी वजह से उसने जानबूझ के मैडम यू के दिमाग में पहले ही विंग का नाम डाल दिया था, पर असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। मिंग्याओ और मैडम यू किस चाल के साथ विंग को वहाँ भेज रही हैं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन बेचारा विंग अब इस बग्गी में बैठा हुआ है, जो घोड़ा गाड़ी होती है उस टाइप में बैठा हुआ है। कुछ सर्वेंट उसके आगे पीछे चल रहे हैं, इनमें से एक सर्वेंट है जो विंग के साथ चल रहा है, वो है शुयांग। शुयांग विंग की तरह ही एक ऑर्फन था, लेकिन उसे जन फेमिया कुछ साल पहले मिल गए थे और उसके बाद विंग ने उसे बिल्कुल अपने भाई की तरह ही संभाला हुआ है। ये शुयांग एक बीटा है, इसी वजह से वो हमेशा विंग के ध्यान रखता है और विंग के साथ रहता है। शुयांग को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं, उसे स्ट्रेस है कि क्या होगा विंग के साथ अगर वो जिन क्लैन जाएगा। जिन क्लैन बहुत ज़्यादा बदनाम है अपने व्यवहार के कारण, अपनी अश्लीलता के कारण और अपनी रंगरेजी अदाओं के कारण। उसके खुद सेक्ट लीडर यानी जिन सेक्ट लीडर खुद फेमस है, कितनी सारी कॉन्क्यूपाइन रखी हुई है, हजारों कॉन्क्यूपाइन है उसकी। इतना ही नहीं, कुछ तो उसके बिना कॉन्क्यूपाइन के साथ उसने ज़बरदस्ती करी है। अगर उसे कोई पसंद आ गया, कोई ओमेगा बीटा, और उसकी नज़र में वो खूबसूरत है, तो उसे बिल्कुल टाइम नहीं लगता उसके साथ बदतमीजी करने में, उसे अपने बेड तक पहुंचाने में। इसी कारण शुयांग और ज़्यादा घबराया हुआ है। उसे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो विंग एक सेक्स टॉय बन के रह जाए जिन क्लैन में। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, विंग के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है। ओमेगा होने के बाद भी विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी कल्टिवेशन पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बिना तलवार के तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो घबराया हुआ है। उसे बस उसकी सेबियान दूर होने का ही दुख इस समय सता रहा है। ये लोग इस अंधेरे रात में कुछ लाइट्स, कुछ गार्ड्स के साथ ही जा रहे हैं जिन क्लैन में। तभी इनके टुकड़ी के ऊपर एकदम से एक लुटेरे ने अटैक कर दिया। ये लुटेरा बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा बदतमीज टाइप लग रहा है। इसने पहले ही कुछ गार्ड्स के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, इसके पूरे के पूरे टुकड़ी आई ही जैसे यहाँ पे लूट मार करने हैं। इतना ही नहीं, जितने सजी हुई गाड़ी उन्होंने देखी हुई है, उनके दिमाग में है कि अंदर ज़रूर बहुत सारे गहने और सब कुछ ज़रूरी सामान है। पर शुयांग बिल्कुल भी अपने भाई जैसे मालिक को यानी विंग को कुछ होने नहीं दे सकता। उसने उस मतलब उस घोड़ा गाड़ी के डोर को लॉक कर दिया है और उसके आगे आके वो खड़ा हो गया है। विंग कोशिश कर रहा है कि वो बाहर निकले, लेकिन शुयांग उसे बाहर ही नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि शुयांग को पता है कि विंग बाहर आया तो पक्का वो
फाइट करेगा, और अगर गलती से फाइटिंग के समय में उसका वेल उतर गया तो ये लोग भी विंग की ब्यूटी के चक्कर में जिस तरीके से ऑलरेडी इतनी बदतमीजी कर रहे हैं गार्ड्स के साथ में, कहीं विंग के साथ में कुछ गलत ना कर दें। वो भी बेचारा घबराया हुआ अपने भाई को, अपने दोस्त को बचाने में लगा हुआ है। इस चिक्कम चिक्की शोर शराबे इस फाइट के बीच में अचानक से एक घुड़सवार आता है। इस घुड़सवार एक वाइट कलर के घोड़े पे है। इसने वाइट कलर का हानपू पहना हुआ है, सिल्वर कलर का एक सर पे क्राउन पहना हुआ है, इसके माथे पे वाइट कलर का फोरहेड रिबन है। ये एरिया बेसिकली नीकलैंड के पास से गुजरता है। शायद ये फाइटर ज़रूर नीकलैंड का ही कोई फाइटर या कुछ है, जैसा इसका ऑरा है, जैसा ये पर्सन है, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल, इतना अट्रैक्टिव, हवा में लहराते हुए इसके बाल, इसके चौड़ी छाती या ये कह सकते हैं ब्रॉड शोल्डर, इसके ये बड़ी बड़ी आँखें और उतना ही खूबसूरत इसका रूप रंग देखकर यहाँ खड़े सब लोग शॉक है। एक स्ट्रॉन्ग ऑरा इसके पास से इसके सराउंडिंग में है। कोई भी देख के बता सकता है ये एक स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा है, और ये अल्फ़ा कोई और नहीं बल्कि हंगवान जून है। हंगवान जून को हर कल्टीवेशन वर्ल्ड जानता है, क्योंकि हंगवान जून का नाम ही उनकी दमदार वॉर और कल्टीवेशन पावर की वजह से है। कहते हैं हंगवान जून की तलवार के आगे कोई नहीं बचा। एक बार अगर बेचैन अपने मयान से निकलती है तो उसके आगे आए चाहे 50 या 100 लोग आ जाएं, लेकिन वो जब तक उन सारे लोगों को मार नहीं देती मयान में वापस नहीं जाती है। आज तक हंगवान जून को कोई नहीं हरा पा रहा है। इतना ही नहीं, डार्क कल्टीवेशन या डेमोनिक कल्टीवेशन का यूज़ करने वाले वीक क्लैन के लोग भी, उनकी सेना भी हंगवान जून के आगे रुक नहीं पाती है। हंगवान जून और उनकी बीचैन और उनके गुचिन बड़े से बड़े वॉर को एक पल में ख़त्म कर सकती है। यही कारण है कि आज तक वैन क्लैन इतने पैसे डोमेनिक कल्टीवेशन के साथ देने के बावजूद, उस इन आयरन के बावजूद जीत नहीं पाया है, क्योंकि नीकलैंड के सेनापति हंगवान जून है। हंगवान जून को अचानक से यहाँ देख के वो लुटेरे भी शॉक्ड हो जाते हैं। हंगवान जून इस समय एक सूचना लेके या एक कह सकते हैं एक खबर लेके अपने अंकल लैन कुरैन से मिलने जा रहे थे। ये रूट एक तरीके से जिन क्लैन और लैन क्लैन का सेम रूट पड़ता है कुछ किलोमीटर तक, और यहीं पर विंग के मतलब घोड़ा गाड़ी पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। तो हंगवान जून का ये नॉर्मल हंगवान जून का रूट ही ये था, तो ये हंगवान जून बीच में आ जाते हैं। तभी इस चिक्कम चिक्की शोर में जो फीमेल थी जिनके साथ वो लोग बदतमीजी कर रहे थे, वो दौड़ी दौड़ी हंगवान जून के पास आके उनके पैरों को पकड़ लेती हैं। हंगवान जून जो किसी फीका टच पसंद नहीं करते, वो पहले तो हाथ पे अपना पैर छुड़ाते हैं, लेकिन वो फीमेल मौका नहीं गवाते अपने पैरों के नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, हमारे मालिक को बचा लीजिए। हम यहाँ से जिन क्लैन जा रहे थे पर इन लोगों ने हमें फंसा दिया। वहीं शुयांग भी जब देखता है कि शायद इन जो ये लुटेरे थे इनके चेहरे पे ही डर आ गया है हंगवान जून को देख के, तो उसे भी लगता है कि शायद उसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए। वो भी दौड़ा दौड़ा हंगवान जून के सामने आके घुटनों पे बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़ के कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ बचा लीजिए, हमारे मालिक को बचा लीजिए। हम नहीं चाहते कि उनके साथ कोई बदतमीजी हो। वो यहाँ से अपनी शादी के लिए जिन क्लैन जा रहे हैं। अचानक से ये बात सुन के लांग वांगजी को एक बात याद आती है। शायद वो खबर वो जो स्टॉल लेके वो जा रहा था अपने अंकल से इस बारे में डिस्कस करने, वो यही स्टॉल था। हाँ, नीकलैंड इस चीज़ के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि अगर जियांग खुल के सपोर्ट करेगा तो सारे जो रिवर रूट्स है वो जियांग क्लैन से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि वो वाटर रूट सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो वो लोग भी नहीं चाहते थे कि जियांग्स और जिन क्लैन की संधि हो, क्योंकि अगर ये तीनों एक साथ हो गए तो कहीं ना कहीं वैन क्लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और वो भी इस संधि को रुकना चाहते थे। इस बात से वांगजी के दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है और वो एक एक करके सारे लोगों के से लड़ने लगता है। वो लीडर मतलब इन गुंडों का लीडर, इन लुटेरों का लीडर सोचता है कि वो एक बार हंगवान जून को हरा देगा, लेकिन वो भूल गया था कि उसकी टक्कर बेचैन से है। वो कहाँ टिक पाता है। एक एक करके सब लोग वांगजी की बेचैन के आगे अब लाश बन के मतलब लाश बन के बिछ चुके हैं।
और ये देख के शुयांग को थोड़ी सी तसल्ली होती है। वहीं विंग जो बगी के अंदर बंद है, बस उसका दरवाज़ा ही पीट रहा है, क्योंकि इस बगी के चारों तरफ जब मोटे मोटे कपड़े टांग दिए गए थे ताकि कोई विंग को ना देख सके। क्योंकि विंग यानली की जगह विंग बन के जा रहा है ना, इस वजह से। वहीं पे वही जो स्टॉल मतलब लांगवांग जी के पास है, उस स्टॉल में भी लिखा हुआ जो नाम है वो यानली का है। वांग जी को भी नहीं पता कि अंदर विंग है, और विंग को भी नहीं पता कि बाहर उसे बचाने वाला लांगवांग जी है। वहीं शुयांग के जब देखता है कि एक तरीके से उन सारे लुटेरों को मार दिया है लांगवांग जी ने, तो उसके मन में थोड़ी सी तसल्ली, उसे थोड़ा सा चैन मिलता है कि कम से कम उसने अपने मालिक को या अपने दोस्त को बचा पाया। तभी हंगवनजुन अपनी तलवार को उठाकर अब शुयांग के गले पे रख देते हैं। शुयांग अचानक से लांगवांग जी का ये रूप देख के डर जाता है। अब लांगवांग जी उसे बोलते हैं, तुम अपने बचे हुए सर्वेंट्स के साथ अभी के अभी जियांग्स क्लैन वापस चले जाओ और उन्हें बता दो कि अब यानली की शादी जिन क्लैन में नहीं होगी। ये बात बोलने के बाद लांगवांग जी अपने घोड़े को विंग के बगी के पास लाता है। एकदम से शुयांग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि लांगवांग जी शायद अपने साथ विंग को यानली समझ के ले जाना चाह रहे हैं। वो एक तरीके से यानली को अपना बंदी बनाना चाहते हैं, ताकि जिसे वो जियांग्स को डरा के या जियांग्स को ब्लैकमेल करके उनके और जिंग क्लैन की संधि को तोड़वा सके। इस बात पे शुयांग घबराते हुए एकदम से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपना सर नीचे करके जोर जोर से बोलने लगता है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं उससे सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे क्लैन को होगी। आप अच्छे से जानते हैं हमारी संधि पहले से ही जिन क्लैन के साथ हो गई है। आप इस तरीके से राजकुमारी को अपने साथ नहीं ले जा सकते। शुयांग भी नहीं बताना चाहता कि अंदर विंग है, इस वजह से वो ऐसा कह रहा है। तभी वांग जी गुस्से में अपनी विचैन को शुयांग के गर्दन के ऑलमोस्ट पास में लाता है। शुयांग को लगता है कि आज तो उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो बिल्कुल पास में ला के रोक देता है। शुयांग घबराते हुए अब उसके चेहरे पर भी पसीना आ चुका है। अब वांग जी बोलते हैं, तुम्हें चांस दे रहा हूँ कि जाना चाहो तो चले जाओ, वरना तुम सबको मार के ही सही, लेकिन राजकुमारी तो अब मेरे साथ ही जाएंगी। ये बात बोलने के बाद शुयांग बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। वो आगे आके फिर कोशिश करता है कि वो एक बार विंग के रोक ले। वो दरवाजे के सामने आके एकदम से खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं, आप मेरी जान ले लीजिए, जान लेने के बाद ही आप यहाँ से राजकुमारी को ले जा सकते हैं। मैं राजकुमारी को आपके साथ ऐसे नहीं जाने दूंगा। तभी वो सर्वेंट जो शुयांग के साथ थे वो समझ चुके हैं कि लांगवांग जी कितना ज़्यादा खूंखार है, और लांगवांग जी का नाम भी एक हार्टलेस अल्फ़ा के नाम से ही फेमस है। वो भी किसी के ऊपर मर्सी नहीं दिखाते, वो किसी को भी मारने से पहले उनका हाथ कांपता नहीं है। तो उनके लिए एक सर्वेंट को या एक सेवक को मारना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन बाकी लोगों के लिए थी, क्योंकि शुयांग ही एक अकेला लौता ऐसा था जिसे थोड़ी बहुत फाइटिंग आती थी। और अब जिस तरीके से उन्हें ऑलरेडी एक बार लुटेरे मिल चुके हैं, तो वो फीमेल्स, वो बेचारी जो सेवक थी, दासी थी, वो चाह रही थी कि शुयांग बचा के उन्हें कम से कम जियांग्स क्लैन तक सेफली ले जाए। तो वो शुयांग को जबरदस्ती वहाँ से हटाती हैं और सर झुका के लांगवांग जी को बोलती है, आप चिंता मत कीजिए, आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमारी इज्जत और जान बचाई, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, आप राजकुमारी को अपने साथ ले जाइए। इस बात पे शुयांग कोशिश भी करता है, लेकिन सब लोगों ने अब उसे कस के पकड़ लिया है। वांग जी गुस्से में पहले वहाँ जाता है और अपनी तलवार से उस लॉक को तोड़ता है जो शुयांग ने लगाया था, और एकदम से उस गेट को खोलता है। पर जब वो सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये यानली नहीं थी, विंग थी। विंग के चेहरे का वो वेल हट चुका था। विंग के बाल इस समय काफ़ी देर से वो इधर उधर हाथ पैर पटक रहा था, तो पूरी तरह से उसके रिबन से बाहर आ चुके थे। उसके पूरे फेस पे इस समय बाल हैं। उसने एक लाइट पर्पल कलर का हानफू पहना हुआ है, जो है तो एक फीमेल वाला हानफू, लेकिन विंग उसमें इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है कि वांग जी एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाता है। विंग की वो अब बंद आँखें जो बार बार झपक झपक के वो वांग जी की तरफ देख रहा है, उसके वो लिप्स जो काफ़ी ज़्यादा एक सॉफ्ट से लग रहे हैं, उसके नीचे वो मोल, उसका वो वाइट जैसी स्किन, कहीं ना कहीं वांग जी ऑलमोस्ट अपने आप को उस ब्यूटी में लॉस्ट देखते हैं। वहीं भी इस बात का मौका का फ़ायदा देख के एकदम से उससे बाहर कूद जाता है उस रथ के, और पास में पड़ी एक शॉट को लेकर सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से में बोलता है, कौन हो तुम? एकदम से विंग को इस तरह शॉट ले हुए सामने खड़े देख के और उसकी जगह मतलब राजकुमारी की जगह उसे देख के लांगवांग जी शॉक हो जाता है, क्योंकि लांगवांग जी को तो पता था कि आज यानली यहाँ से जाने वाली थी।
तो यहाँ पे विंग क्या कर रहा है, वो शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है और विंग वांग जी की तरफ देख रहा है। वांग जी भी तुरंत अपनी बिच्छियाँ निकाल लेते हैं और सोचता है कि इसे 1 मिनट लगेगी, हरा के आराम से ले जाऊँगा। वो अब वांग जी के दिमाग में आ गया है कि चाहे ये यानली है या कोई और है, लेकिन अब अगर ये जिन क्लैन जा रहा था तो कहीं ना कहीं समझी में यही होगा, वो उसे अपने साथ ही लेके जाएगा। वहीं विंग भी पूरे मूड में है कि ये जो भी है इसे वहीं फाइट कर दिया जाएगा और अगर उसे चांस मिला है तो वो यहीं से भाग जाएगा, जियांग्स के पास नहीं बल्कि कहीं और, जहाँ वो अपनी बहन को ढूंढ सके, जहाँ वो बच सके इस सारे जो भी ये हो रहा है शादी के चक्कर से। विंग पहले शुयांग की तरफ देखता है, फिर लांगवांग जी की तरफ देखता है, फिर आसपास की पड़ी सारी डेड बॉडीज की तरफ देखता है। वो समझ गया कि शायद लुटोरो को मारने वाला यही बंदा है, क्योंकि उसे आवाज़ तो अंदर आ रही थी। उसने ये भी सुना कि लांगवांग जी ने बोला कि वो यानली को अपने साथ ले जाएगा। वो गुस्से में बोलता है, क्यों चाहते हो तुम मेरे क्लैन को बर्बाद करना? हाँ, क्यों ले जाना चाहते हो थे तुम अपने साथ राजकुमारी को? पर देखो तुम्हारा प्लान फेल हो गया, राजकुमारी तो यहाँ नहीं है और रही मेरी बात, मैं तो तुम्हारे साथ इस जन्म में नहीं जाऊँगा। ये बात बोलने के बाद विंग बड़े गुस्से में अपनी वो जो भी उसके पास इस समय शॉट थी उससे वांग जी की तरफ वार करता है। वांग जी उसे तुरंत डच करता है और वो भी वार करता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तगड़ी फाइटिंग होने लगती है। वांग जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ओमेगा इतनी अच्छी कल्टीवेशन स्किल होगी। वांग जी को अब तक कोई भी इतनी देर तक अब तलवारबाजी में टाइम नहीं दे पाया, पर ये ओमेगा बहुत देर से वांग जी के वार को बच भी रहा है और अच्छे से दोबारा अटैक भी कर रहा है। वांग जी को जो पहली ही नज़र में विंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, अब ये चीज़ देख के तो उसका मन और ज़्यादा विंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वांग जी पर कहते हैं ना, वांग जी के पास एक्सपीरियंस है जो विंग के पास इस समय नहीं है। विंग ने तो बस हाँ, विंग की कल्टीवेशन स्किल बहुत अच्छी है और वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन अभी लांगवांग जी को हराना उसके लिए उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि लांगवांग जी कई सालों से वॉर में है, बड़े बड़े वॉरियर्स के साथ लड़े हैं, तो वो विंग को आखिरकार कुछ टाइम बाद हरा ही देते हैं। अब विंग की तलवार जोर से ज़मीन पे गिरती है और लांगवांग जी की तलवार विंग के गले पे है। विंग के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हार सकता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि वो किसी को भी हरा सकता है। तो उसके लिए इस तरह से हारना एक तरह से उसको एक अशेम सा फील हो रहा है। और वांग जी तुरंत बोलते हैं, कहा था ना तुम तो मेरे साथ ही जाओगे। और ये बात बोलने के बाद वांग जी अपनी मैजिक स्पेल से अपने उस लैंड मैजिक रोप को विंग के दोनों हाथों पे और उसके मुंह पे अपना साइलेंसिंग स्पेल कर देता है, जिसे विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा है और उसके दोनों हाथों में रस्सी है। तभी पीछे से शुयांग और वो सर्वेंट जो आते हैं वो विंग की मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन वांग जी अब अपनी बीचेन को उनकी तरफ करके बोलता है, आखिरी मौका, इसी समय यहाँ से जाओ वरना अपनी मौत को देखने को तैयार रहना। वो डर के मारे सर्वेंट शुयांग को ना चाहते हुए भी खींच के अपने साथ ले जाते हैं। वहीं विंग आप यहाँ खड़ा हुआ है, जिसके दोनों हाथों को वांग जी ने अपनी मैजिक रोप से बांधा हुआ है। अब वांग जी आगे बढ़ता है और विंग को अपने कंधे पे उठा लेता है। विंग बेचारा अपने पैर ही पटकता रह जाता है और अपने घोड़े पे बैठा देता है। विंग कोशिश कर रहा है कि कुछ बोले, लेकिन उसके मुंह पे भी म्यूट कर दिया है उसे वांग जी ने, तो उसके मुंह से भी कुछ नहीं निकल रहा है। वांग जी विंग को अपने घोड़े पे जबरदस्ती बैठा के अपने साथ निकल चुका है यहाँ से दोबारा से वॉर बेस में। हाँ, वो अब कुराइन के पास नहीं बल्कि वापस घोड़ा मोड़ के जा रहा है अपने ब्रदर लान शिचैन और नी मिंजू के पास में, क्योंकि उसने बिना किसी से डिस्कस किए बहुत बड़ा कदम उठा लिया। उसने जियांग्स के वो पर्सन जिसे शादी होने वाली थी जिन क्लैन की, उस पर्सन को उठा के अपने साथ लिया है। अब क्या होगा उसे नहीं पता, लेकिन हाँ उसे लग रहा है कि इस तरीके से सही, पर वो शायद जियांग्स और जिन क्लैन की इस संधि को तोड़ सकता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब से वांग जी ने विंग को देखा है और जिस तरह से विंग ने वांग जी को टक्कर दी है, आज तक ऐसा ओमेगा वांग जी ने नहीं देखा है, तो कहीं ना कहीं उसने मन में ठान लिया कि ये ओमेगा तो अब वांग जी का है। हाँ, वांग जी ने विंग को पहली नज़र में ही अब पसंद कर लिया, अपना ओमेगा बना दिया। कहने के लिए वांग जी निकला था अपने क्लैन पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में से ही वो वापस जा रहा है। वैसे तो वॉरवेज जहाँ से वांग जी वापस मुड़ा है वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। वांग जी जानता है अगर वो पूरी रात भी घुड़सवारी करेगा तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा।
दूसरा, उसका घोड़ा सुबह से ही लगातार चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके घोड़े को भी रेस्ट चाहिए। इसी वजह से वांग जी एक लेक के पास में, जहाँ उसके घोड़े को थोड़ा पानी मिल जाए और थोड़ा सा उसको भी हाथ पैर धुलने का, क्योंकि वो भी सुबह से इसी मार धाड़ में है, तो उसके हाथ पैरों पे भी काफ़ी सारा ब्लड लग गया है उन लुटेरे का, तो इस वजह से वो भी अपने हाथ पैर साफ कर सके, वो वहाँ अपने घोड़े को एक पेड़ के नीचे बांधता है। विंग को घोड़े से उतार के उस पेड़ के पास बैठा देते हैं। विंग जो जिसके हाथ ही बंधे हैं, पैर बंधे नहीं है, वो एक बार भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वांग जी तुरंत उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। अब विंग घूर घूर के देख रहा है वांग जी ने पीछे से उसे बैक हक करा हुआ है, और वांग जी उसे कान में धीरे से बोलता है, अगर तुमने ये हरकत करी तो मैं यहीं पे तुम्हें इसी समय मार्क कर दूंगा, फिर क्या करोगे तुम। इस बात पे वांग जी विंग थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि इस समय वांग जी जब ये बोल रहा है तो उसका लिप्स विंग के सैंड ग्लैंड के ऑलमोस्ट पास में ही है। विंग थोड़ा पूरी अपनी बॉडी में एक अजीब सी शिवरिंग सी फील करते हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई उसके इतनी इंटीमेट तरीके से इतने क्लोज नहीं आया। तो ये विंग का फर्स्ट टाइम था, तो उस बेचारे के ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना घबराहट में हाथ पैर ठंडे हो जाना हो गए, वो एकदम से नीचे बैठ जाता है। विंग जो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, चुपचाप से नीचे बैठा है, लेकिन आंखों में उसे बहुत गुस्सा दिखा रहा है। वांग जी को ये क्यूट सा बनी बड़ा प्यारा लग रहा है। कभी अपना मुंह फुला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वांग जी पहले आराम से अपना ऊपर का हनफू उतारता है और वाटर में जाता है। धीरे धीरे वो अपने हाथ पैर धुल रहा है, फिर वो देखता है कि उसके इनर हनफू पे भी काफ़ी सारा ब्लड है, तो वो अपने बाकी 2 हनफू भी उतार देता है, ये सोच के वो धुल देगा। वांग जी ने सिर्फ अभी अपनी पैंट पहनी हुई है और ऊपर से वो पूरी तरह से न्यूड है और पानी में हाफ है। विंग जो पीछे ये देख रहा है, उसे वांग जी की बॉडी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रही है। उसकी नज़र ही वांग जी से नहीं हट रही। वहीं वांग जी जानबूझ के विंग के सामने नहीं अपने सारे कपड़े उतारता है, क्योंकि वो भी विंग को दिखाना चाहता है कि वो कितना अट्रैक्टिव है। कम से कम इसी तरीके से सही वो विंग का अपने ये कहते हैं ना शो ऑफ करना, अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, वो कर रहा है। तभी विंग थोड़ी देर में अपनी नज़र वांग जी जैसे पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है कि वो उसे देख रहा है, तो विंग ये देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, तो विंग थोड़ा सा शर्मा के, थोड़ा सा ब्लश करके अपना फेस उस तरफ हटा देता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। वैसे एक बात बताऊँगा, इसमें जो ना वांग जी है ना, वो ज़्यादा फ्लर्ट करेगा। ये मेरा फैन फिक्शन है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, तो आपको मज़ा आएगा, शायद अच्छा लगे। वांग जी के चेहरे पे एक हल्की सी हंसी आ जाती है। वो जानबूझ के अब वहाँ ऐसे ही अपने बिना कपड़ों के विंग के साइड आगे बढ़ा है। विंग जिसका मुंह पे ऑलमोस्ट स्पेल है, तो वो बेचारा कुछ बोल नहीं सकता है, वो बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देख रहा है। वांग जी ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल पास आ गया और धीरे धीरे से उसके ऊपर लैंड मतलब झुकने लगा है। विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा है कि वांग जी उसके बिल्कुल क्लोज आ रहा है, एकदम उसके फेस के पास आ गया। वांग जी बिल्कुल उसके पास आके बोलते हैं, तुमने एंजॉय किया? वाह विंग, आप शॉकिंगली वांग जी की तरह थे, तुम्हें अच्छा लगा जो तुमने देखा? अब विंग के इस मतलब विंग के चेहरे पे एक अजीब सा ब्लश, एक घबराहट से आ जाती है कि ये अल्फा कितना बेशर्म है, सीधा उससे आके ऐसी बातें कर रहा है। वांग जी जो काफ़ी टाइम से वॉर में है, उसे काफ़ी सारी लड़कियां अपने आसपास दिखती हैं जो उसे लुभाने की कोशिश करती हैं। ओमेगाज उसके आसपास रहते हैं, एक तरह से वॉर के बाद में अपना स्ट्रेस उतारने के लिए ओमेगाज वहाँ पे आते हैं, लेकिन कभी भी वांग जी ने कभी किसी ओमेगा को ना ही टच किया है, ना ही अपने पास आने दिया है। लेकिन क्यों? इस ओमेगा के लिए उसका वो सब करने का मन कर रहा है जो शायद बाकी सब अल्फ़ा और ओमेगास करते हैं। वो यही सोच के वहीं भी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लश है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी करके वो सिर्फ वांग जी को देखे जा रहा है। वहीं वांग जी को इस समय मन कर रहा है कि वो तुरंत विंग के इन लिप्स को कैप्चर कर ले और सक कर ले, उसे किस करे, जितना हंग्रीली कर सकता है उतना हंग्रीली। विंग का चेहरा, विंग की ये मासूमियत उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वहीं विंग के लिए किसी पर्सन को एक बार मिलना और उस पर्सन का सीधा उसके सामने ऐसे न्यूड होके आ जाना बहुत ज़्यादा अजीब है। उसने आज तक अल्फाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो अपने फेरोमोन्स को यूज़ करके ओमेगास को कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा तो कुछ अलग ही है। ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ये तो अपने कपड़े उतार के सीधा विंग के पास आ गया और उसे पूछ रहा है कि उसे कैसी लगी विंग की, मतलब विंग को कैसी लगी उसकी बॉडी। विंग के लिए थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा। वो अपना फेस उधर कर लेता है और अजीब सा मुंह बनाता है जैसे गुस्से में पाउड बना रहा हो। वांग जी को विंग और क्यूट लगता है। वांग जी थोड़ा सा आगे आके उसे गाल पे किस कर लेता है और विंग अब शॉकिंगली देखता है,
मुझे अच्छा लगा तुम्हारा रिएक्शन, मुझे वो बता दिया जो मैं सुनना चाहता हूँ। ये बात बोलने के बाद वांगी अपने कपड़े पहनने लगता है और विंग के मुंह पे वो स्पेल हटा देता है क्योंकि उसे अब विंग की आवाज़ सुननी है। विंग एकदम से जैसे ही कोशिश करता है बोलने की और देखता है कि वो बोल सकता है, उसे तुम पागल हो, ये क्या करो, मेरे सामने कपड़े उतारते हो बदलते हो, तुम्हें शर्म नहीं है, कैसे बेशर्मों वाले काम कर रहे हो, किसने तुम्हारा नाम हंगनजून रखा है, तुम्हें तो बिल्कुल भी तुम्हारा टाइटल सूट नहीं करता है। विंग गुस्से में बोलता है। तभी वांगी अब उसके पास में, उसके बेंच के पास में आके अपना सर उसके कंधे पर रखते बोलता है, वो टाइटल मुझे लोगों ने मेरी वॉर की वजह से दिया है, इन सब चीज़ों के लिए नहीं दिया है। तुम मुझे नहीं पता किसके लिए दिया है, हटो मेरे पापा से, तुम्हारे लिए मैं लंजा हूँ। अब शॉकिंगली देखता है क्योंकि वांगी ने ना ही अपना सर हटाया और ये शब्द बोले। नहीं, शॉकिंगली अपने कंधे की तरफ देख रहा है जिसपे वांगी ने अपना सर रखा हुआ है। अब वांगी अपनी नज़रें विंग की तरफ देखता है, वो देख रहा है कि विंग उसे ही देख रहा है, दोनों की नज़रें मिलती हैं। तो वांगी बोलता है, लंजा हंगनजून मैं दुनिया के लिए हूँ, तुम मुझे लंजा बोलो। विंग जो समझ रहा है कि शायद ही इसका बर्थ नेम है, वो बोलता है, मैं क्यों दूँ तुम्हारा बर्थ नेम, तुम मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा बर्थ नेम का, मैं तुम्हें हंगनजून ही नहीं बोलूँगा। अच्छा, और अगर तुमने ऐसा मुझे हंगनजून बोला तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। विंग अब शॉकिंग लेता है, क्यों, मैं क्यों करोगे तुम मुझे किस, पागल हो गए तुम, तुम्हें पता है मेरी शादी जिन क्लैन में होने वाली है, जिन क्लैन के राजकुमार से होने वाली है, वो तुम्हारी गर्दन काट देंगे अगर तुमने उनके ओमेगा के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की। विंग जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था जिनजुशान से शादी, अब वो जिनजुशान की धमकी दे रहा है ताकि वो किसी तरह से इस बेशरम अल्फा से खुद को बचा ले। तभी वांगी ये बात सुनता है तो उसे अंदर से बहुत जेलसी होती है कि उसका होने वाला ओमेगा किसी और अल्फा के बारे में बात कर रहा है, वो भी उसके आगे। वो बिना सेकंड गवाए एकदम से विंग का फेस पकड़ के उसे पैशनेटली किस करने लगता है। विंग शॉकिंगली वो देखता है और क्योंकि उसके हाथ तो बंधे हुए हैं पर वो फिर भी कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को किसी तरह से सेव करे, धक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन वांगी उसे जब तक वांगी का मन नहीं बढ़ता, जब तक वांगी को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तब तक वो ऐसी तरह से ज़बरदस्ती विंग को किस किए जा रहा है, उसे उसके होठों को सक किए जा रहा है। वांगी को तो इस समय ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट, बहुत ही ज़्यादा ऐसी हेवन वाली फील दे रहा है कि उसके पूरे दिन की वो थकान भी ऑलमोस्ट गुम हो गई है। बहुत देर बाद जब वांगी को लगता है कि शायद अब विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब वो विंग को छोड़ता है और बोलता है, ये करूँगा मैं, दोबारा से मुझे हंगनजून बोला या लंजा के अलावा कोई और नाम यूज़ करा तो चाहे कहीं भी हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, ऐसे ही किस कर लूँगा तुम्हें, तुम पागल हो। विंग गुस्से में बोलता है और अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। विंग को रियलाइज़ होता है कि वांगी ने शायद उसके हाथ की वो रोप खोल दिया, लेकिन इससे पहले विंग कुछ मूव कर पाता वांगी पीछे से इसे बैकअप करके ऐसे ही उसकी नेक में अपना सर रख के सो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, उसे समझ में नहीं आ रही है उसके साथ क्या हुआ। एक तो उसकी फर्स्ट किस में इस अल्फ़ा ने ले ली, ऊपर से ये अल्फ़ा इस तरीके से उसे पकड़ के बैकअप करके सो रहा है। क्यों ये बात विंग को परेशान कर रही है। वांगी जो सुबह से थका हुआ था और उसकी बॉडी को आदत है अपने टाइम पे सोने की, वो वैसे ही सो जाता है विंग को अपने दोनों हाथों से पकड़ के। विंग पहले कोशिश करता है सोने की, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। उसे स्ट्रेस हो रहा है अपनी सीजे का, अचानक से हुई हुई इस अजीब सी किडनैपिंग का। वो जब देखता है कि वांगी सो गया और हल्की सी उसकी पकड़ विंग से लूज़ हो गई है, विंग तुरंत मौका देख के वहाँ से भागने की सोचता है। वो वांगी को छोड़ के उसी अंधेरे में ऐसे ही निकल जाता है। वो कोशिश करता है कि वांगी की बेचैन अपने साथ ले जाए, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल टूल है तो उसे अनसील्ड से वांगी कर सकता है, तो उसको साथ ले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता है, बल्कि ऐसे ही पैदल वहाँ से जाने लगता है। वो वांगी के घोड़े की कोशिश करता है कि अपने साथ ले जाए, तो वो भी उसके साथ नहीं जाता है। तो वो बेचारा सोचता है कि पैदल ही चले जाओ। वांगी तो गहरी नींद में है, विंग को ऐसा लग रहा है वो दौड़ा वहाँ से उस जंगल से निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते हैं शायद विंग की किस्मत भी उसके साथ नहीं है, क्योंकि कुछ दूर जाने के बाद झाड़ियों के पास से उसे कुछ आवाज़ें आ रही, उसे महसूस हो रहा है ये वुल्फ की आवाज़ें हैं, यानी उसे वुल्फ के ने चारों तरफ से घेर लिया है। विंग वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, पर है अभी उसके पास कोई तलवार नहीं है, वो कैसे इन वुल्फ से लड़ेगा। लेकिन वो हार मानने वाला नहीं। वो एक लकड़ी उठा के कोशिश करता है
उन्हें उन्हें डराने की, लेकिन असलियत में तो विंग ज़्यादा डरा हुआ है क्योंकि इसे चारों तरफ से वुल्फ ने घेर लिया। विंग को तो लग रहा है कि शायद आज उसकी लाइफ का आखिरी दिन है, क्योंकि जिस तरीके से वुल्फ के मुंह से पानी टपक रहा है और वो विंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विंग को लग रहा है कि आज तो पक्का वो इनका डिनर बन के ही रहेगा। लेकिन इससे पहले वो वुल्फ कुछ करते, सडनली उसे किसी घोड़े की पैरों की आवाज़ आती है। वांग जी अपने घोड़े के साथ वहाँ पहुँच गया और अपनी शॉट के साथ वो बीचों बीच जंप लगाते थे, और जैसे ही बेचैन एज यूजुअल अपनी मैदान से निकलती है, वो 1 मिनट में ऑलमोस्ट आधे वुल्फ को डरा के अपनी बेचैन की लाइट्स और उससे भगा देते हैं। कुछ जो वुल्फ पास आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें ऑलमोस्ट मार देते हैं। विंग वांग जी की इस पावरफुल ऑरा को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। उसे वांग जी का इस तरीके से इतने बड़े बड़े वुल्फ के साथ लड़ते हुए देख के वो ऑलमोस्ट बहुत एक होता है ना मोहक हो जाना, मनमोहक वाला दृश्य, उस सीन में गुम हो जाना, ऐसा कुछ हाल है वांग जी। विंग को ऐसा लग रहा है जैसे उसके सामने कोई बहुत सुंदर सी पेंटिंग चल रही है, जिसमें एक बहुत सुंदर सा एक गॉड हेवन से उतरा हुआ जो एक इन बड़े बड़े राक्षस को मार रहा हो, ऐसी वाली उसको फील आ रही है। क्योंकि वांग जी जितने स्टाइल से, जितने उससे वो से डर रहा है, बिना घबराए, चेहरे पे बिना कोई शिकन के, इतनी पावरफुल ऑरा विंग ने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा, तो उसे तो समय वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। वांग जी ने और से कुछ वुल्फ मार दी, कुछ वुल्फ जब वहाँ से भाग गए, वांग जी अब विंग की तरफ देखता है। विंग के मतलब कपड़ों पे थोड़ी धूल थी, उसने कोशिश की थी लकड़ी से वुल्फ को पहन, तो थोड़ी बहुत उसे खरोंच भी आ गई। वांग जी विंग के पास जाते हैं, उसके हाथों पे देखते हैं जहाँ थोड़ी बहुत खरोंच आ रही। इवन उस जगह पे देखते हैं यहाँ पे उसने सुबह से रोप बांधी हुई थी, मतलब काफ़ी घंटे से रोप बांधी हुई थी, तो उसके भी मार कर गए। वो विंग के हाथों को यानी कलाइयों को अपने हाथ से प्यार से सहलाता बोलते हैं, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? विंग थोड़ा शॉक्ड है, अभी थोड़ी देर पहले इतनी बुरी तरह से इतना खौंखार रूप देखा था उसने वांग जी का, और सडनली अब ये इतना सॉफ्ट, इतना काइंड रूप। विंग को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कौन है असली वांग जी, वो जो थोड़ी देर पहले उसे दिखा था, या ये जो अब इसे इतनी केयर से, इतने प्यार से उसके हाथों को, मतलब उसकी कलाइयों को पकड़ के उन्हें उंगलियों से टच कर रहा है। विंग बोलता है नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, और अपना हाथ वांग जी के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वांग जी अब विंग के दोनों हाथ पर, तो तुम क्यों आई यहाँ पे? मुझसे जो भागना चाह रहे थे तुम? ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें शायद आइडिया नहीं है, यहाँ इंसान नहीं, सिर्फ जंगली जानवर या सिर्फ वॉरियर्स मिलेंगे। इससे अच्छा है तो मेरे साथ ही सबसे ज़्यादा सेफ हो। विंग जो खुद ये बात रियलाइज़ करता है कि उसे बिल्कुल इस जंगल का आइडिया नहीं है, क्योंकि वो कहाँ है उसे बिल्कुल पता नहीं। दूसरा, सचमुच में काफ़ी रात हो गई है और इस समय तो सिर्फ जंगली जानवर ही बाहर निकले होंगे, तो वो भी वांग जी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता और उसके साथ चला जाता है। वांग जी और विंग फिर से उसी जगह आ गया जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी फायर जलाई थी, जहाँ पे वो लोग रेस्ट कर रहे थे, और अब विंग को भी काफ़ी नींद आ रही है, तो वांग जी से थोड़ा सा गैप बना के, डिस्टेंस बना के अपनी जगह सोने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विंग थोड़े से आँख जब बंद होती है तो देखते हैं कि वांग जी ने वो सारा गैप, वो सारा डिस्टेंस जो विंग ने बनाया था उसे क्रॉस कर दिया, और वो बिल्कुल वांग जी के पास, मतलब विंग के बिल्कुल पास लेटा हुआ है, और विंग सोते हुए, मतलब आँख बंद वाले विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग ने जैसे आँखें खोली तो वांग जी की इंटेंस वो गोल्डन आइज उसे बहुत ज़्यादा घूर के देखती है। विंग बोलते हैं तुम्हें सोना नहीं क्या? मुझे क्या घूर रहे हो, सो जाओ। जिससे वांग जी अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल जो कुछ सेकंड के आके चलेगी, बोलते हैं मून की लाइट में तो तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, मुझे अब तक समझ में नहीं आया तुम कहाँ इतने दिन मुझसे कहाँ छुपे हुए थे। विंग अब शॉकिंग करते हैं, तुम कैसी बात करो, मैं तुमसे क्यों छुपूंगा, और पहली बात तुम सोना है सो जाओ, वरना मुझे डिस्टर्ब मत करो, बोल के विंग करवट लेके सो जाता है। और वांग जी पहले की तरह फिर से पीछे से विंग को हक करके सोने लगता है।
विंग थोड़ा सा अपने आप को मूव करता है, लेकिन वांग जी उसे और कस के पकड़ लेते हैं। तो विंग अब कुछ नहीं कर सकते और सीरियसली उसे इस समय सबसे ज़्यादा सेफ वांग जी के साथ ही लग रहा है। अभी जो थोड़ी देर पहले उसकी जान ऑलमोस्ट वो खुद डिनर बनने वाला था, उस सीन को याद करके उसे इस समय ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो ज़्यादा मूव नहीं करता और ऐसे वो सोने की कोशिश करता है। ये दोनों ऐसे सोते हैं मॉर्निंग में एज यूजुअल। वांग जी अपने 5 बजे वाले रूटीन के हिसाब से उठ के अपने आप को फ्रेश करता है, उसके बाद अपने घोड़े को अच्छे से साफ़ करता है, उसे पानी पिलाता है, पास में से कुछ फ्रूट्स लेके आता है और घास जो पहले अपने घोड़े को खिलाता है, और फिर अब हल्के से विंग को हिलाता है। विंग जो कभी भी जल्दी उठने वालों में से नहीं है, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ लेता है, क्यों परेशान कर रहे हो जंचा, मुझे सोने दो। जंचा नाम सुनने के बाद वांग जी को बड़े जोर से गुस्सा आता है। वो तो बोलता कौन है जंचा, उठो बताओ कौन है जंचा। विंग मतलब जो नींद में था, सडनली वांग जी के गुस्से वाली आवाज़ से एकदम से उठ के बैठ जाता है और घबराता है। क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो तुम मुझे, कौन है ये जंचा, क्यों उठाता था वो तुम्हें, तुम तो बांटो मेवा नहीं हो, फिर क्यों वो तुम्हें उठाने आता था। विंग अब उसे शॉकिंगली देखता है, कहते क्या तुमने मुझे इतनी जल्दी उठाया, ये बात पूछने के लिए, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें। अब इस बात पे वांग जी को और गुस्सा आ जाता है और वो 1 मिनट नहीं लगता, वो पहले विंग पूरी जोर से अपनी साइड खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। बताते हो या फिर से कल रात वाला सिचुएशन के बाद ही बताओगे। विंग को याद आता है कल रात कैसे वांग जी ने उसे घंटों तक किस किया था, मतलब काफ़ी देर तक किस किया था। वो मेरा ब्रदर है, अडॉप्टेड मेरा ब्रदर है। वो एकदम से घबराते हुए भी, थोड़ा काँपते हुए विंग बोलता है और ये बोलने के बाद तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने होठ कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वांग जी को बहुत क्यूट लगता है। तो तुम जियांग क्लैन लीडर की अडॉप्टेड सन हो, इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी तरफ देखते हैं, अपनी नज़रें देखते हैं। मैं हूँ, मेरा नाम विभूषण है। वहाँ पे विंग अपना नाम बता रहा है, क्योंकि कल से उसने वांग जी को अपना नाम नहीं बताया और वांग जी ने पूछा ही नहीं। तो वांग जी बोलता है बर्थ नेम। अब विंग शॉकिंगली देखता है, हाँ तुम्हारा बर्थ नेम क्या है। विंग आज से मैं तुम्हें विंग बोलूँगा, वांग जी ये बोलता है और विंग को अपनी गोद से उठा के नीचे बैठाता है और उसके हाथ में वो एप्पल दे देता है जो वो अभी लेके आया था, खा लो बस यही है मेरे पास। और ये बोलने के बाद वो अपने घोड़े के पास फिर से चला जाता है। विंग अब शॉकिंगली उस एप्पल को देख रहा है, फिर वांग जी को जाते हुए देख रहा है और फिर मन में सोच रहा है ये पागल है क्या, कभी भी कुछ भी कर देता है, कैसा भी रिएक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले तो मुझे लग रहा था मुझे मार देगा, अब इतने प्यार से एप्पल दे के चला गया कि ये अल्फा मुझे पागल कर देगा। नहीं, थोड़ा अपने आप में बड़बड़ाता है और अपना एप्पल खाने लगता है। दोनों फिर से अब घोड़े की सवारी करते हैं, पर इस बार वांग जी ने कोई ज़बरदस्ती विंग के हाथ नहीं बांधे हैं और ना ही विंग ज़्यादा नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब जहाँ उसे मतलब जहाँ वांग जी ले जाएगा अब उसे वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये जंगल बहुत खतरनाक है, दूसरा उसे बिल्कुल पता नहीं कि वो किस साइड है, क्या होगा, और तीसरा शायद वांग जी के थ्रू ही उसे अपनी सीजे के बारे में पता चलेगा। तो इस वजह से जैसा वांग जी कह रहा है वो वैसे ही कर रहे हैं। ये सारे लोग कैंप के पास पहुंचते हैं। कैंप के पास पहुंचने से पहले ही वांग जी ने बटरफ्लाई मैसेज से अपने भाई और मतलब मिंजू को बता दिया था कि वो अपने साथ एक विभूषण को लेके आ रहा है, जिसके बाद वो लोग काफ़ी शॉक्ड हुए थे, क्योंकि विभूषण कहीं से भी जियांग्स के लिए कोई एक कहते हैं ना इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं है और उन्हें थोड़ा डाउट होता है कल हुआ उस पर। यहाँ तक कि वो बटरफ्लाई मैसेज में वांग जी को भी ये बात बोल देते हैं कि उन्हें विभूषण पे डाउट है, ये विभूषण शायद जो दिखा रहा है वो ऐसा नहीं है, ये कोई तेज आदमी है। और इस वजह से लेकिन वांग जी को इस समय विभूषण क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे स्ट्रेस है कि जिस तरह से वांग जी खुद विंग को देख के ऑलमोस्ट उसकी ब्यूटी में गुम हो गया है। और मतलब वांग जी को खुद पता है कि वो आज तक बहुत सारे ओमेगा से मिला है, बहुत सारे ब्यूटीफुल लोगों से मिला है, लेकिन आज तक उसे कभी किसी की तरफ इतना अट्रैक्टिव फील नहीं हुआ। लेकिन विंग सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो उसकी तरह और भी लोग भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और वांग जी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वजह से वो अपना
एक वाइट कलर का चोगा सा, जो अधिकतर वो सर्दी में बचने के लिए अपने पास रखता है, घोड़े के उससे वो निकालता है और विंग को उसमें अच्छे से कवर कर देता है ऊपर से। लेकिन एक तो विंग और वांग जी की हाइट में बहुत अंतर था, तो उसका चोगा वैसे ही विंग को ऑलमोस्ट पूरी तरह से कवर कर चुका है। ऊपर से वांग जी ने और ज़्यादा उस चोगा का सर को नीचे कर दिया ताकि बिल्कुल भी विंग की शक्ल ना दिखे। भी थोड़ा सा जलने की कोशिश करता है पर वो लड़खड़ाने लगता है, कहता है ये तो मुझे क्या बना दिया है, मुझसे चला भी नहीं जा रहा, कैसे चलूँगा मैं। इस बात पे वांग जी उसे फिर से घोड़े पे बैठाता है और घोड़े की मतलब आगे से जो घोड़े चलाने वाले नहीं होता वो पकड़ लेता है। अब वही घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है वही वाइट कलर के चोले में जिसमें उसकी ऑलमोस्ट सारी शक्ल ढकी हुई, और वांग जी उस घोड़े को पकड़ के उसके नीचे पैदल चले जा रहे हैं। सारे वॉरियर्स सब पूरे इसमें वॉर कैंप के लोग घूर घूर के ये सीन देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो पूरे टाइम कभी नहीं हुआ है कि लांग वांग जी किसी को अपने घोड़े पे बैठने दें, और दूसरा वो किसी को इस तरह से लेके आए। सब लोग सोच रहे हैं कि ये पक्का कोई स्पेशल पर्सन है जो इतने अच्छे से हंगवान जुन उनसे ट्रीट कर रहे हैं। वांग जी विंग को अपने कैंप मतलब जो विंग वांग जी का कैंप है उसका पर्सनल कैंप वहाँ पे अपना घोड़ा रोकता है और विंग को पहले घोड़े से नीचे उतारता है और फिर उसका हाथ पकड़ के, ताकि वो गिरे ना, क्योंकि वो ऑलमोस्ट गिर रहा था, हाथ पकड़ के कैंप के अंदर ले जाता है। ये भी सबके लिए काफ़ी शॉकिंग था कि पहली बार किसी ओमेगा को पर्सनल कैंप में लेके गया लांग वांग जी। अब सोच रहे हैं कि शायद ही लांग वांग जी का ओमेगा है या कोई ऐसा स्पेशल पर्सन है जिसे लांग वांग जी ने स्पेशली सबसे अलग अपने पास ही रखा है। थोड़ी देर में शिचैन और नीमिंजू वहाँ पहुँच जाते हैं लांग वांग जी के पास। वांग जी विंग अभी तक विंग ने वो चोला पहन रखा है, जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तुरंत बोलते हैं तो ये है विभूषण। अब विंग अपना फेस से वो चोला हटाता है, क्योंकि अब उसे लांग वांग जी ने इशारा भी कर दिया कि हटा सकते हैं। जैसे ही उसके फेस से चोला हटता है तो एक बार के लिए शिचैन और मिंजू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सचमुच में ये पर्सन जो भी है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव है। अब मिंजू बोलते हैं तो तुम क्यों जा रहे थे जिन के लिए? इस बात में विंग थोड़ा शॉकिंगली देखता है और वो समझ आता है शायद वांग जी ने ऑलरेडी बता दिया। फिर वो बोलता है पर मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं आपको नहीं जानता, और मैं अपनी क्लैन की कोई भी बात आप लोगों से क्यों बताऊँ। इस बात पे वांग जी थोड़ा गुस्से में विंग की तरफ देखते बोलते जैसा दगा और गगा तुमसे पूछ रहे हैं वैसा जवाब दो, मैं वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी जो मतलब विंग को पता है कि वांग जी एक नंबर का बेशरम अल्फा है। हो सकता है जैसे उसने बोला तो किसी के आगे भी किस कर सकता है, कभी यहाँ किस ना कर दे। वो थोड़ा पीछे होता है, वो बोलता है ठीक है बता रहा हूँ मैं, और आराम से अब फिर शिचैन जो जानते हैं कि नीमिन जो भी गुस्सा है और वांग जी भी गुस्सा है, ये बेचारा ओमेगा जो एज में ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, कम एज का ही लग रहा है, वो घबरा जाएगा। वो आगे आते हैं अपने चेहरे पे स्माइल लेते कहते हैं तुम बिल्कुल मत घबराओ, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, और जो हम पूछ रहे हैं उसका बड़े आराम से जवाब दो, अगर तुम नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। शिचैन बहुत प्यार से वांग जी से मतलब विंग से बात करते हैं। विंग को भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो इनमें से कोई एक तो है जो थोड़ा प्यार से बात करता है। बोलता है ठीक है गगा आप मुझसे पूछिए। अब शिचैन बात करनी शुरू करते हैं। देखो हम जानते हैं कि जियांग्स और जिन क्लैन के बीच में एक संधि होने वाली थी, जिसके अकॉर्डिंग तुम्हारे ही क्लैन की राजकुमारी की शादी जिन क्लैन में होने वाली थी, तो तुम उस घोड़ा गाड़ी में क्या कर रहे थे? अभी थोड़ा सा डरते हुए बोलता है एक्चुअली मैं उसमें जानबूझकर नहीं बैठा था, मुझे ज़बरदस्ती मैडम यू ने बैठाया था। अभी थोड़ा सा घबराते हुए जो भी हुआ वो सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि उसे मैडम यू पे बहुत गुस्सा है। मैडम यू ने किस तरीके से उसे धमका के डांट लगा के उस गाड़ी में बैठा दिया, बिना ये सोचे कि क्या होता अगर जिन क्लैन वो पहुँचता, किस तरह से जिन क्लैन उसको साथ ट्रीट करता। इस बात पर एकदम से पीछे से मी हुसैन एंटर करता है और बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें ज़बरदस्ती ही बैठाया गया होगा, क्योंकि वो यही करना चाह रहे थे और उनका आइडिया ऑलमोस्ट सक्सेसफुल भी हो गया। एकदम से ये बात सुनने के बाद सब तीनों नी हुसैन की तरफ देखते हैं। अब नी हुसैन आगे आता है और नी हुसैन के पीछे शुयांग आता है। शुयांग को नी हुसैन के साथ देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी शुयांग वांग जी मतलब विंग को वहाँ देख के दौड़ा विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता तुम ठीक हो ना, मैं रात भर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, कहाँ रह गए थे तुम? एकदम से शुयांग को वहाँ देख के शॉकिंगली पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
तुम जियांग्स क्लैन नहीं गए? एकदम से पीछे से न्यू सैन बोलता, क्योंकि इसे तुम्हारी टेंशन थी, इसे लग रहा था कहीं हम तुम्हें मार ना दें, इस वजह से ये पागल रात में ही दौड़ा दौड़ा हमारे पास आया, बहुत लेट आया था, इसलिए ये मुझसे मिला और मुझे तभी सब कुछ समझ आ गया। अब सब लोग शॉकिंगली न्यू सैन की तरफ देख रहे हैं और शुयांग की तरफ देख रहे हैं। शुयांग अब अपनी बात करना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वांग जी पिंग को वहाँ से ले गया था तो वो जियांग्स क्लैन पहुँचा था, लेकिन वो जब उन सर्वेंट के पास से मैडम यू और जैन फेमिया के पास पहुँचने वाला था तो उसने मैडम यू और जैन फेमिया से पहले बात सुन ली मैडम यू और मिंगियाओ की। मिंगियाओ बड़ी कैनिंग स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ, आपका प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है ना मैडम यू। अब इसमें यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक है, या एक तरह से इनका प्लान बता देती हूँ। मिंगियाओ पहले से जानता था कि यानली और को किसी न किसी तरीके से ये लोग रोक सकते हैं, या फिर अगर यानली जिन क्लैन पहुँच भी गए तो वहाँ पे इन दोनों की शादी नहीं होगी, कोई ना कोई अड़ंगा जरूर करेगा नी क्लैन और लैन क्लैन। इस वजह से उसने ये मास्टर स्ट्रोक कर चला। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे ही जब वो यहाँ आया था तो उसने विंग को देखा था तो वो ऑलमोस्ट उसकी ब्यूटी में गुम हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि विंग सबसे अच्छा तरीका है किसी को भी डिस्ट्रैक्ट करने का। उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि वो यानली की गाड़ी में विंग को बैठा के भेज देंगे ताकि जो भी लैन क्लैन या न्यू क्लैन वाले यानली को रोकने या ना यानली के पास आएंगे तो वो विंग को ले जाएंगे अपने साथ, और वो दूसरी साइड से मतलब पानी की साइड से, पानी के रूट से जिन क्लैन भेज देंगे यानली को। यानली कोई भागी नहीं थी, बल्कि उसकी मदर ने और मिंगियाओ ने बिना उसके भाइयों और पापा को पता किया ज़बरदस्ती उसे पहले ही वाटर रूट से भेज दिया था जिन क्लैन। इसी वजह और बाकी सबको गुमराह करने के लिए जान पूछ के उन्होंने विंग को इस जगह भेजा। और लांग वांग जी जैसे पत्र लेने जा रहा था वो अटैक भी एक तरीके से मैडम यू का ही चाल थी। इस बात पे विंग को बहुत गुस्सा था और खड़े थे, क्या ये चाल थी? उन्होंने एक बार भी सोचा अगर वहाँ लांग वांग जी नहीं आता तो क्या वो हम लुटेरे हम लोगों के साथ क्या करते? एकदम से जो एक्साइटमेंट में बोल बैठा है, गुस्से में बोल बैठा है लांग वांग जी, उसे एकदम से लंजा घूर के देखता है और बोलता है लंजा, जिस पे विंग को याद आता है कि ओह, अगर लंजा ने लांग वांग जी ने उसे लंजा बोलने के लिए बोला तो एकदम से हाँ आई मीन लंजा हमें नहीं बजाता तो हम क्या करते? एकदम से शिचैन लांग वांग जी का इस रूप देख के थोड़ा खुश होते हैं पर बोलते हैं तुमने सही कहा, वो मिंगियाओ बहुत तेज़ है, हम भी उसकी बातों में एक बार फंस चुके हैं और बहुत बड़ा लॉस कर चुके हैं। इस बात में एकदम से लान शिचैन को और नी मिंजू को याद आता है कि किस तरह से मिंगियाओ पहले इनका दोस्त बन गया था और इनके सारे सीक्रेट बैंक क्लैन को तक पहुंचा देते हैं। इसी वजह से वो लोग भी मिंगियाओ को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। अब न्यू सैन बोलता है और वो अपनी चाल में कामयाब भी रहे, क्योंकि दगा अब हमें पता चला है कि शायद कल परसों में यानली की शादी और जिन जुशान की शादी हो जाएगी। इस बात पे भी थोड़ा उदास होके पीछे जगह थी वहाँ बैठ जाता है और मेरी सीजे के बिना मर्जी के उन लोगों ने उनकी शादी कर ही दी, बोलता है। विंग देख रहा है कि इस समय मतलब वांग जी देख रहा है कि विंग इस समय कितना ज़्यादा परेशान है और उसे ये चीज़ कुछ अच्छी भी नहीं लग रही। तभी एकदम से शिचैन बोलता है अगर उन्हें लग रहा है कि वो जियांग्स क्लैन के साथ रख के जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अब सब लोग देखने लगते हैं शिचैन की तरफ। शिचैन आगे आते हैं और बोलते हैं क्योंकि अब कोई है जो हमारी मदद कर रहा है और बहुत जल्दी बैंक क्लैन से हमें खबर पहुंचाएगा। इस बात में सब लोग इधर से उधर देखते हैं और तभी एक पर्सन जो काफ़ी देर से ये सब चीज़ सुन रहा था, एक शैडो जो पीछे खड़ी थी, वो आगे आती है और जैसे ही शैडो सब लोग देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस शैडो ने रेड रंग के वैन क्लैन के कपड़े पहने हुए हैं और सब लोग इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये पर्सन कोई और नहीं बैंकिंग है, यानी वैन रोहान के भाई की मतलब छोटे भाई की बेटी
वैंकिंग वैंकिंग खुद अपने अंकल के अगेंस्ट आगे आके अब मदद कर रहेगी नी क्लैन की, क्योंकि उसने देखा है कि उसके अंकल वॉर जीतने के चक्कर में पूरे वैन क्लैन को ऑलमोस्ट बर्बाद कर चुके हैं। कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली खो चुके हैं, जिनकी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। इस वॉर को कई साल हो गए, पर उनकी अंकल की अकड़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। वो ये भी नहीं सोच रहे कि जो लोग जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं इस वॉर के बीच में, कैसे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड एक वॉर के अंदर बर्बाद होता जा रहा है। अब वो भी चाहती है ये वॉर जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। वैन क्लैन जिस तरीके से अपने प्रजा को ट्रीट करता है, वो जानती है अगर वैन क्लैन जीत गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड वैसे भी दुख में चला जाएगा। इसलिए वो भी चाहती है कि नी क्लैन जीत जाए, क्योंकि नी मिंजो एक राइटफुल, एक सही कैंडिडेट है इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को लीड करने के लिए। इस वजह से वो भी अब आगे आई है इन लोगों की मदद करने। वैंकिंग को वहाँ देख के वांग जी काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक वैन क्लैन का पर्सन भी आकर इन लोगों की मदद कर सकता है। तब वैंकिंग आगे आती है और विंग की तरफ जाती है और तुरंत बोलती है, विंग कैसे हो तुम, अब कैसा है तुम्हारा घाव। ये बात सुनने के बाद वांग जी थोड़ा शॉकिंगली वैंकिंग की साइड देखता है, फिर विंग की साइड देखता है। विंग सीजे अब मैं ठीक हूँ, हाँ अब वो मार्क अब काफ़ी हद तक रिकवर भी कर गया है, अब उसमें कोई पेन भी नहीं होता। एकदम से वैंकिंग बोलती है, काश उस दिन मैं तुम्हारा सपोर्ट कर लेती तो तुम्हारी बॉडी पे ये मार्क नहीं आता। विंग बड़े प्यार से वैंकिंग की तरफ देखते हुए स्माइल करते बोलता है, सीजी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, आपने मेरी बहुत हेल्प की, तभी मैं वहाँ से सही सलामत अपने क्लैन तक पहुँच पाया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। आप बहुत अच्छे हैं, आप इस तरीके से मेरी चोट का स्ट्रेस अपने ऊपर मत लो। विंग कोशिश कर रहा है अपनी बहन को थोड़ा सा समझाने का। तभी वैंकिंग अब उस बाकी लोगों की तरफ देखती है और बोलती है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, आपने मुझसे कहा था कि आपके पास कोई ऐसा है जो एक बार में जो भी वैन क्लैन कर रहा है, ये डिमोनिक कल्टीवेशन जो यूज़ कर रहा है, ये इन आयरन जो यूज़ कर रहा है, उसे हरा सकता है। तो आप अपने उस वेपन को यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इतनी लोगों को मरने दे रहे हैं। वैंकिंग एक कंसर्न शो करते हुए लान शिचैन और नी मिंजे से बोलती है। नी मिंजे और लान शिचैन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ये बात उन्हें वैंकिंग के आगे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि जिस तरीके से वैंकिंग उनसे मतलब वैन क्लैन के सारे सीक्रेट शेयर कर रही है, तो वो उनमें वो कॉन्फिडेंस दिखा रही है, तो वो भी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि ये लोग भी उसमें वो कॉन्फिडेंस दिखाएं। तो इसलिए लान शिचैन आगे आके बोलते हैं, असलियत ये है कि वो वेपन कोई और नहीं, मेरा ब्रदर लांग वांग जी है। अब वहाँ पे खड़े सब लोग लांग वांग जी को घूर घूर के देखने लगते हैं कि वेपन लांग वांग जी कैसे हो सकता है। शिचैन अपनी बात पूरी करते हैं, मेरा ब्रदर एक ब्लू ड्रैगन है। हाँ, बर्थ के टाइम पे ही हमें ये बात पता चल गई थी कि मेरा भाई एक नॉर्मल अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। इस पर दुख की बात यह है कि वो अपनी वो पावर अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया, ये कह सकते हैं एक्टिव नहीं कर पाया। बचपन से अंकल ने और फादर ने बहुत कोशिश की थी वांग जी के इस ड्रैगन फॉर्म को किस तरीके से लाते हैं, जानने की, सिखाने की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ। अब तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन वो इसी वांग जी का ही हमारा वो सीक्रेट वेपन है। इस बात पे वैंकिंग थोड़ा सा गुस्सा करते बोलती है, ऐसा वेपन जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते, आप ये क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आपका भाई एक ड्रैगन है, लेकिन वो अपने ड्रैगन फॉर्म में नहीं आ सकता, तो किस तरह का ड्रैगन है ये। और एक चीज़ मुझे बताइए, आप सिर्फ वांग जी के उस बात पे जो आपके बर्थ के टाइम पे लोगों ने बोल दिया, उस बात पे यकीन करते हैं। क्या पता वांग जी ड्रैगन हो ही ना, क्या पता लांग वांग जी एक नॉर्मल अल्फ़ा हो। आप कुछ गलत तो सोच रहे हो। इस बात पे वांग जी थोड़ा सा अपनी जगह से आगे आता है और अपने एक अल्फ़ा फेरोमोन्स जो होता है उसे थोड़ा सा एक्टिव कर देता है, जिससे वैंकिंग और वहाँ खड़ा हर कोई जो अल्फ़ा भी है वो भी सफोकेशन सा फील करने लगता है। इस बात पे शिचैन एकदम से वांग जी के पास आता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हैं। वांग जी तुम गुस्सा मत करो। वांग जी ऐसे ही हैं, वो बोलता नहीं है, लेकिन उसके फॉर्मेट से लोग समझ रहे हैं वो गुस्सा है, खुश है। वरना वांग जी जल्दी से मुंह से कुछ ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, तो वो एकदम से बोलता है, मतलब उनके इस रिएक्शन पे शिचैन एकदम से आके बोलते हैं, वांग जी
हम मुझे देखो, तुम्हारा इस समय गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कहूँगा कि तुम और विंग जाकर रेस्ट कर लो। वांग जी अब अपने भाई को घूर घूर के देखने लगता है, क्योंकि आए तो वो लोग हैं उसके कैंप में, तो वो रेस्ट कैसे करेगा। तो सिचैन समझ जाते हैं कि वांग जी क्या कह रहा है, तो वो सब लोगों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। सिचैन जैसे ही कैंप के बाहर आते हैं तो वो वैंकिंग से बोलते हैं, मेरा भाई ड्रैगन है, मेरी मदर ड्रैगन थी, और ये बात उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखी थी। उन्होंने अपना वो फॉर्म खुद लॉक किया था। उनको वो बहुत बड़ी कल्टीवेटर थी, लेकिन जब फादर से उनकी शादी हो गई तो उन्हें लगा कि मेरे फादर ने उनसे सिर्फ इसी वजह से शादी की, क्योंकि वो एक ड्रैगन थी। इसी वजह से उन्होंने अपने इस फॉर्म को हमेशा के लिए लॉक्ड कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जब वांग जी भी बर्थ लिया तो इस बात उसका असर वांग जी पे भी हुआ। इसी वजह से वांग जी वो एक्टिव नहीं कर सकता। लेकिन कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इस चीज़ का। हम अब तक कब तक वेट करते रहेंगे वांग जी के इस ड्रैगन फॉर्म में आने का। क्या पता वांग जी के ये फॉर्म आए ही ना और सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड ही बर्बाद हो जाए, फिर क्या होगा। वैंकिंग बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि उसने अपनी आंखों के आगे लोगों को मरते हुए देखा है। उसने वैंकलैंड के पास के जितने भी गांव हैं उन्हें बर्बाद होते हुए देखा है। उसने लोगों की चीख, पूरे परिवार उजड़ते हुए देखा है। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी है। वो चाहती है कि किसी भी तरह से ये वॉर जितनी जल्दी हो सके एंड हो, ताकि लोग अपनी हैप्पीनेस वाली साइड जाएँ, लोग अपनी लाइफ में नॉर्मलिटी की तरफ जाएँ। इस वॉर के चक्कर में जो लोग नॉर्मल लोग सफ़र कर रहे हैं वो कम हो, जो ये सोल्जर की फैमिली सफ़र कर रही है वो ना हो। वो बेचारी ये सोच रही है। सिचैन भी वैंकिंग की आंखों में ये कंसर्न लोगों के प्रति वो देख के मन में खुश तो हैं, लेकिन वो भी बेचारे अब कुछ नहीं कर सकते। तभी नहीं मुझे बोलते हैं इसका सोल्यूशन भी हम ढूंढ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें पता चले। जब ये सारी बातें हो रही थी तो शुयांग पीछे खड़ा था। शुयांग एक ऐसे क्लैन से आता था जो क्लैन अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन उसको बहुत सारे सीक्रेट्स और एक तरीके से कह सकते हैं सुपरनैचुरल पावर्स और इस टाइप की सुपरनैचुरल पावर्स जो लोग कैरी करते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसी वजह से वो थोड़ा सा शांति से खड़ा हुआ है। वो भी जिस तरीके से लोग मर रहे हैं और जिस तरीके से वो भी वैंकिंग को बहुत अच्छे से जानता भी है। जब वैंकलैंड में विंग गया था तो वैंकिंग शुयांग भी विंग के साथ ही था, तो वैंकिंग ने ही उन दोनों की मदद की थी। तो वो वैंकिंग की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। वो बेचारा सोचता है कि क्यों ना वो अपनी जो भी थोड़ी बहुत उसे नॉलेज है वो आगे आके बोलता है। क्या मैं आपके बीच में बोल सकता हूँ? एकदम से सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। वो अपना आगे आके थोड़ा सर झुका के बोलता है, कहने के लिए मैं विंग का एक दोस्त या सर्वेंट हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आप चाहें तो मैं बोल सकता हूँ। न्यूसैन जो पीछे खड़ा था वो तुरंत बोलता है, हाँ बोलो। वैसे मुझे पता है तुम कोई स्पेशल इंसान हो। इस बात पे सब लोग फिर उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उस जगह से कैंप में आना घोड़े के साथ भी इतना आसान नहीं है, और तुम बिना किसी सवारी के इतनी जल्दी इस कैंप में आ गए थे। मुझे रात में ही तुम पे शक था कि हो ना हो तुम्हें कल्टीवेशन पावर के बारे में डिटेल नॉलेज है या तुम्हारे पास भी कोई पावर है। इस बात पे सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि न्यूसैन ऐसा ही है। न्यूसैन छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, लेकिन हाँ वो सबके सामने बोलता नहीं है, लेकिन ऑब्जर्व करता है। इस बात पे शुयांग के चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। मानना पड़ेगा, आपके बारे में जो सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं न्यूसैन। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक ह्यूमन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अलग टाइप के पावर्स भी कैरी करता हूँ। मैं अपने रूप को भी कभी कभी बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अपना रूप बदल के सिर्फ वुल्फ फॉर्म में ही आ सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं अपना रूप नहीं बदल सकता। तो तुम एक वेयरवुल्फ हो? एकदम से सब लोग बोलते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं उस टाइप का वेयरवुल्फ नहीं हूँ जो इंसानों को हंट करे या वो करे। मैं एक नॉर्मल वेयरवुल्फ हूँ, जैसे अल्फाज और ओमेगाज वाले होते हैं वो। लेकिन मैं जानता हूँ अब आप लोग अपने फॉर्म्स में चेंज नहीं हो सकते, लेकिन मेरे क्लैन में अब तक ये चीज़ें होती थी। मेरे क्लैन में लोगों को अभी भी पावर थी कि वो अपने आप को वुल्फ फॉर्म में चेंज कर सके। तुम्हारा क्लैन, तुम किस क्लैन से हो? एकदम से न्यूमन जो बीच में बोलते हैं, मैं शू क्लैन से हूँ। आप लोगों में से कम लोग इस क्लैन के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेरे क्लैन के स्पेशल पावर्स और सुपरनैचुरल पावर्स सेव करने का काम दिया गया था, जिस वजह से बुरे लोगों ने उन्हें धीरे धीरे करके मारना शुरू कर दिया। हमारा क्लैन इसी तरह टुकड़ों में बट गया था। कुछ लोग कहीं, कुछ लोग कहीं थे। मेरे मदर और फादर भी उनमें से एक थे।
मेरे मदर फादर ने मुझे सेव कर रहा था और कुछ टाइम पहले उनकी भी इस इन आयरन को बचाने के चक्कर में ब्लू माउंटेन में डेथ हो गई थी। इस बात पे सब लोगों को मन में दुखी होते हैं क्योंकि सचमुच में ये वॉर पिछले 20-22 साल से चल रही है। पहले वांग जी के पेरेंट्स थे इसमें इन्वॉल्व, अब वांग जी और उसका भाई इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन कितने लोग उनके और कितनी फैमिलीज बर्बाद हुई हैं इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो वो समझ चुके हैं कि इस वॉर के चक्कर में शायद इचुयांग भी एक फैमिली थी जो बर्बाद हो गई है। तो वो अपना कंसर्न शो करते रहे। हमें बहुत दुख हुआ ये सुन के, लेकिन तुम हमें क्या बताना चाहते हो बता सकते हो, हम समझ चुके हैं तुम कोई हमारे लिए खतरा नहीं हो। अगर तुम्हारे पास स्पेशल पावर थी उसके बाद भी तुम यहाँ आके हम लोगों की मदद करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम हर किसी को शक की नज़रों से नहीं देखते। हाँ, हमने गलती करी है कुछ लोगों पे गलत विश्वास करके, लेकिन अच्छे और बुरे की समझ अब हमें काफ़ी है। एकदम से नहीं मिंजे अपनी बात पूरी करते हैं। तभी शुयांग बोलता है, अगर मैं जो आप बोल रहे हैं तो ये एक पुरानी भविष्यवाणी है। आज से कई साल पहले मेरी मदर ने भी बताया था कि एक ड्रैगन थी जो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में रह गई थी, लेकिन किसी कारण उन्होंने अपने आप को लॉक कर दिया था। उन्होंने अपनी पावर ये सोच के लॉक कर दी थी कि उनका ट्रू लव नहीं मिला, और जब वो पावर लॉक की थी तो यही बोल के लॉक की थी कि सिर्फ एक ट्रू लव ही उस पावर को अनलॉक कर सकता है। हो सकता है लांगवांग जी की लाइफ में उनका ट्रू लव नहीं आया, क्या पता उनकी लाइफ में उनका सोलमेट या उनका ट्रू लव आ जाए तो उनकी पावर भी एक्टिव हो जाए। इस बात पे सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ वॉर की बात हो रही है और ये बेवकूफ़ इंसान ट्रू लव सोलमेट की बातें कर रहा है। इस समय लोगों की जान की बात हो रही है। अब प्यार ऐसी सिचुएशन में प्यार ढूंढना कैसे बचकानी सी बात लग रही है यहाँ खड़े हुए सब लोगों को लग रही है। तभी एकदम से नी हुसैन बोल रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कैसे पता चलेगा लांगवांग जी के ट्रू लव के बारे में या सोलमेट के बारे में? ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि अगर आप अपने अंकल यानी जो आप बोल रहे हैं कि उनको काफ़ी नॉलेज है, उनसे बात कीजिए कि क्या वांग जी का कोई सोलमेट हो सकता है या वांग जी के सोलमेट को सर्च करने का कोई तरीका हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो शायद वो अपने ड्रैगन फॉर्म में जल्दी आ जाए। और इतना ही नहीं, क्या पता ये वॉर तुरंत ही ख़त्म हो जाए। इस बात पर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। शिचैन जो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं शुयांग की बातों में दम है, क्योंकि उसकी मदर ने करा तो इसी वजह से लॉक था कि उसे लग रहा था उसके फादर ने सिर्फ उसको ड्रैगन फॉर्म की वजह से शादी करी, प्यार की वजह से नहीं। तो उसकी मदर ऐसा कुछ मतलब इस टाइप की भविष्यवाणी हो सकती है। तो वो तुरंत आगे आके बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी के अभी अपने अंकल से संदेश भिजवाता हूँ, और अगर वो उनका संदेश वहाँ से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो मैं तुरंत अंकल से मिलने भी जाऊँगा। इस बात पे नी मिंजू भी अग्री होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंप के अंदर यानी लांगवांग जी के कैंप के अंदर वांग जी और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया है ये सुनने के बाद कि ये अल्फ़ा कोई नॉर्मल अल्फ़ा नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। उसे अब और ज़्यादा डर लग रहा है वांग जी से। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है ये सुन के कि विंग एक बार वीक लैंड गया था और वहाँ पर उसके साथ कुछ हुआ है। वो अपने कंसर्न शो करते हुए विंग से पूछते हैं, क्या हुआ था तुम्हारे साथ वीक लैंड में? एकदम से विंग पहले अपने आपको देख मतलब थोड़ा सा नॉर्मल करता कुछ नहीं हुआ था। नहीं, मुझे जानना है, बताओ क्या हुआ था वहाँ पे। एकदम से विंग अब अपनी बात करें। मैं मैडम यू का एक मैसेज लेके गया था, तो वेंचौर ने मेरे साथ थोड़ी बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो मैंने उसको अपनी शॉट से घायल कर दिया था। तो गुस्से में उसने मुझे पनिशमेंट दी थी। क्या पनिशमेंट दी थी? विंग से वांग जी दोबारा पूछता है। उसने मुझे अपने उस आयरन मार्क से बर्न किया था विंग को, वांग जी को। ये सुन के बहुत मन में दुख होता है, उसे बुरा लगता है कि उसके विंग को किसी ने ऐसे किया। अभी तो मतलब अब तो विंग उसी का हो गया, उसको ऐसा लगता है। वो बोलता है, मुझे देखना है। विंग अब खूब बड़ी बड़ी आंखें खोल के बोलता है, क्या? मुझे वो मार्क देखना है, मुझे देखना है। अब दोबारा से विंग बोलता है, मतलब वांग जी बोलता है, विंग अपनी जगह से थोड़ा सा पीछे होता है। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपको नहीं दिखा सकता। मैंने कहा मुझे देखना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं खुद अपने आप देख लूँगा। ये कह के वांग जी विंग के काफ़ी क्लोज आ चुका है। इतना ही नहीं, उसका एक हाथ विंग की उस हनफू की बेल्ट पे है जिससे उसका हनफू बंधा हुआ है। इस बात पे वांग जी थोड़ा घबरा सा जाता है और मतलब पीछे की तरफ होता है वांग जी से विंग, और एकदम से बोलता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्यों देखना है? मैंने कहा ना अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अब वांग जी अब बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करके वो वाली बेल्ट जोर से खींचता है, जिससे ऑलमोस्ट वो हानफुक का ऊपर अब जो ऊपर वाली लेयर थी वो पूरी तरह से खुल जाती है, आगे से अब खुल जाती है, जिसे विंग अब बहुत ज़्यादा कंसर्न डर गया है, अब पीछे की तरफ हो रहा है। लेकिन उसे पता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और अगर वांग जी ने बोला वो देखेगा तो वो देखेगा ज़रूर, क्योंकि इतनी देर में विंग की ये समझ चुका है कि ये अल्फ़ा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। विंग ठीक है दिखाता हूँ। ये बात बोलने के बाद हल्का सा अपने बाकी 2 लेयर को आगे से ओपन करता है और अपनी चेस्ट के पास एक मार्क दिखाता है, जहाँ पे उस वैन क्लैन का वो सिंबल, सन वाला सिंबल विंग की चेस्ट पे बन चुका है। साफ दिख रहा है कि इसे उस आयरन सिंबल से जलाया गया है। वांग जी को ये देखिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। वहीं विंग वांग जी को देख रहे हैं कि वो उसे इतनी कंसर्न के साथ क्यों देख रहा है। उसके माँ बाप के बाद ये कंसर्न तो उसने सिर्फ जंचा या अपनी सीजे की आंखों में देखा है अपने लिए, ये इसने कंसर्न से क्यों देख रहा है। मैडम यू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था विंग की चोट से, तो इस इंसान को, इस स्ट्रेंजर को क्यों पड़ रहा है विंग की चोट पे। वांग जी अपने हाथों से विंग की उस चोट को टच करता है, जिससे विंग की पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ता है। वो अपने एकदम से वांग जी से अपना का हाथ हटा के पीछे होता है और अपने आप को कवर करके बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ देखने के लिए कहा था। अब वांग जी विंग को हाथ मतलब एकदम से पकड़ के अपनी साइड खींच लेते हैं। एक हाथ उसने विंग के कमर पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से फिर से वो हल्का सा हानफू हटा के उस जगह को दोबारा से टच करने लगता है। तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा है ना। अब विंग आप दोबारा वांग जी की तरफ देख रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं उस वेंचाओ को अपने हाथों से मारूंगा। अब विंग मतलब विंग के लिए आज तक कभी किसी ने ये चीज़ नहीं करी। उसकी चोट पे ऐसे कंसर्न दिखाना शायद उसकी सीजे ने कभी करा होगा या जंचा करता होगा। अंकल फैमिया पे इतना टाइम नहीं होता था, पर अब वांग जी उससे एक कमिटमेंट कर रहे हैं, वेंचाओ को मारने की कमिटमेंट। शायद ये कमिटमेंट उस समय विंग चाहता था कोई उसके लिए करे, क्योंकि सचमुच में विंग को बहुत दर्द हुआ था। विंग को बहुत बुरा लगा था कि बिना उसकी गलती के सब लोगों ने उसे पकड़ के उसे सजा दे दी, उसके हाथ पैर पकड़ के ज़बरदस्ती उसको जला दिया। अब तब वो चाहता था कि कोई उसके लिए ये करे, कोई उस वेंचाओ को उसके लिए मारे, बट अब तब किसी ने उसको इसके लिए कमिटमेंट नहीं की थी, किसी ने उसके लिए ये कंसर्न शो नहीं किया था। ये स्ट्रेंजर जिसे वो शायद अभी 24 घंटे पहले भी मिला होगा, वो इतना ज़्यादा कंसर्न शो कर रहा है, ये स्टेटमेंट दे रहा है जो शायद कोई अपना ही किसी के लिए कर सकता है। वांग जी अब विंग की तरफ देख रहा है और विंग वांग जी की तरफ। विंग जब थोड़ा होश में आता है तो अपने हाथ को वांग जी से हट छुड़ाता है, अपने आप को वांग जी से थोड़ा दूर करता है और अपना हाथ ठीक करने लगता है। विंग बोलता है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप वेंचाओ को मारना चाहते हैं तो ज़रूर मारिए, क्योंकि वो उस लायक है, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी बात मत करिए। विंग बिल्कुल भी नहीं चाहता कोई उसे झूठा, कोई फेक मीठी मीठी बातें करे, इसलिए वो क्लियर कट वांग जी से ये बात बोल रहा है। पर वांग जी जो सचमुच में ये विंग के लिए कर रहा है, वो बोलता है, हाँ मैं वेंचाओ को मारना चाहता था, लेकिन अब मैं वेंचाओ को बुरी तरह से जला के मारूंगा। उसे भी पता चले कि जलते समय कितना दर्द होता है, उसे उसकी बॉडी को इतनी बुरी तरह से जलाऊंगा कि उस दर्द का तुम्हारे दर्द से 10 गुना ज़्यादा असर होगा। इस बात पे विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तभी तो किसी के बाहर से नॉक की आवाज़ आती। ये शुयांग था जो कुछ हॉट वाटर लेकर वांग जी और विंग के लिए वहाँ आया था, और अंदर आते हुए पूछता है। वांग जी देखता है कि शुयांग वहाँ आया है, वो बोलता है, तुम कौन हो। शुयांग अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो विंग का एक दोस्त है और अब वो भी आप लोगों की हेल्प करेगा इस वॉर में। तो वांग जी जो जल्दी किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करता, वो शुयांग को बोलता है, वो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम ये पानी अंदर ले जाओ। और फिर वो दोबारा से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम फ्रेश हो जाओ। और ये बात बोलने के बाद वो रूम से बाहर मतलब अपने उस कैंप से बाहर चला जाता है। वहाँ विंग जो कुछ उसके साथ कल से अब तक हुआ वो सब शुयांग को बोलता है। तभी शुयांग एक चीज़ नोटिस करता है, अभी थोड़ी देर पहले इस कैंप में मतलब इसी कैंप में वांग जी ने अपने जब गुस्से वाले फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे तो सबको बहुत फ़र्क पड़ा था। इतना ही नहीं, अल्फ़ा नी मिंज, अल्फ़ा वैंकिंग और अल्फ़ा लान शिचैन को भी बहुत फ़र्क पड़ा था, लेकिन विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि वो तो एक ओमेगा है। उसकी हालत तो इस समय जैसे नी हुसैन की हो गई है। नी हुसैन को तुरंत हीट का फ़र्क पड़ गया, उसे तुरंत लेके गए हैं उसके कैंप में और उसे मतलब दवाइयाँ दी जा रही है।
विंग के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो तो कंसर्न के मारे दौड़ा दौड़ा आया था कि कहीं उसके विंग के साथ ऐसा तो नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब शुयांग थोड़ा सा नर्वस है, उसे लग रहा है कि कहीं वो ओमेगा जो वांग जी का सोलमेट होगा, कहीं वो विंग तो नहीं। शुयांग के दिमाग में तुरंत आता है और वो इस चीज़ को अभी किसी से शेयर ना करने की सोचता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसके एक छोटे से इसकी वजह से विंग यहाँ फंस जाए, क्योंकि वो विंग को यहाँ इस वॉर में रखना नहीं चाहता है। वो विंग को बहुत प्यार करता है, प्यार इन द सेंस कि छोटे भाई वाला प्यार, क्योंकि विंग उसे एज में छोटा है, विंग उसे एज में 2 साल 3 साल छोटा है, इस वजह से उसका और ज़्यादा केयर और ध्यान रखता है। इस वजह से शुयांग अभी ये बात किसी से ना शेयर करने की सोचता है। शुयांग बोलता है तो तुम इसी कैब में रहोगे क्या? कंसर्न शो करते बोलता है मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अभी सल्फा के पास नहीं रहना। ये मुझे पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है मतलब मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। बस मैं इसके साथ रहता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है और मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। तुम प्लीज़ मेरी तरफ से सीजे से बात करो, तुम जाओ वैंकिंग सीजे के पास और उनसे बात करो कि वो मेरे को अपने कैंप में या किसी और कैंप में भेजे, मैं इस कैंप में नहीं रह सकता। विंग बेचारा अपने टेंशन के मारे बोल रहा है, क्योंकि जब भी वांग जी उसके साथ होता है कभी उसे हक कर लेता है, कभी उसे स्मेल करने लगता है। आज उसको चेस्ट को टच करने लग गया था, तो बेचारा विंग का डरना तो जायज़ है, तो वो बेचारा बोल रहा है। तो इस बात पे शुयांग बोलता है मैं ज़रूर बात करूँगा वैंकिंग से, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? मुझे अजीब सा क्यों लगेगा? अभी थोड़ी देर पहले हंगन यू ने इस पूरे कैंप में अपने फेरोमोन्स रिलीज़ किए थे, सबको इतना अनकंफर्टेबल लग रहा है, तुम्हें कुछ नहीं लगा? अब विंग शॉकिंगली देखता है और महसूस करता है कि हाँ थोड़ी देर पहले कुछ स्मेल तो उसे आई थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल तो उसे फील नहीं करवा रही थी। इतना ही नहीं, वो स्मेल तो विंग को बहुत अच्छी लगी थी, एक सैंडलवुड स्मेल। विंग बोलता है, मतलब वो बात बोलता नहीं, मन में सोचता है और फिर बोलता है पर सच कहूँ मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। अब शुयांग ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अब वो बोलता है कि तुम जल्दी से नहा धो के तैयार हो जाओ। वहीं दूसरी तरफ अब सब लोग बैठे हुए हैं, विंग को उसके कैब में छोड़ के बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। नी मिंगजुए, लान शिचेन, लान वांग जी बैठे हुए हैं। न्यूज़ैन की तबीयत बिगड़ गई है तो वो यहाँ नहीं है, और रैंकिंग अभी इस जगह नहीं है। ये तीनों आपस में डिस्कस करते हैं जो शुयांग ने बोला उस बारे में, जिसमें वांग जी बोलता है और आपको लगता है ये बात सच है गगा? हाँ मुझे लग रहा है, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि मदर के साथ इस श्राप इस पावर को लॉक करने का कारण कहीं ना कहीं उनका फादर के प्यार पे भरोसा ना करना था, इसी कारण ये हुआ था। तो आपको लगता है कि इस सोलमेट, इस ट्रू लव वाले से सचमुच में मेरी ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट हो सकती है? हमें इस बार में वेट करना चाहिए। मैंने अंकल को मैसेज भेज दिया है, शायद अंकल का कोई रिप्लाई आए इस बात पे। वांग जी बोलता है मैं आपको एक बात बोल देता हूँ। एकदम से वांग जी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता, और अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि अब मैं किसी और को ढूंढना नहीं चाहता, क्योंकि जो मेरा सोलमेट है या जो मुझे मेरा हो सकता है वो मेरा मुझे मिल गया है। इस बात पे नी मिंजे और शिचेन घूर घूर के वांग जी को देखने लगते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो अभी वांग जी की लाइफ में कोई था ही नहीं, तो सडनली ये कहाँ से कोई आ गया। शिचेन जो वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि अगर वांग जी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो सचमुच में उसे कोई ज़रूर अच्छा लगा होगा। किसकी बात कर रहे हो तुम? गगा मैं विंग की बात कर रहा हूँ। विंग मेरा ओमेगा है और मैं विंग को बहुत जल्दी कोड भी करूँगा और मार्क भी करूँगा। मैं बस आपको यही बताऊँगा, इसके अलावा मैं किसी और ओमेगा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर ये सोलमेट और ट्रू लव वाली बातें हैं, मैं इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता। मैं आपको बस यही बोलूँगा। इस बात पे सब लोग बाकी दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या रिएक्ट करें। अभी तो उन्हें लगा था कि उन्हें एक सॉल्यूशन मिल गया, और अब एक नया बम कि वांग जी को कोई पसंद आ गया। उन्हें लगा था कि वांग जी को तो अभी तो कोई पसंद ही नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इस सोलमेट वाली चीज़ वर्क कर सकती है। लेकिन अब जब वो विंग को पसंद कर रहा है तो फिर उसका सोलमेट ढूंढना या कौन है उसका सोलमेट ढूंढना, ये भी बड़ा स्ट्रेसफुल बात रहेगी। वांग जी ये बोल के वहाँ से चला जाता है और उसे मन में बहुत स्ट्रेस हो रहा है ये सोच के कि अगर सचमुच में ये सोलमेट वाली बात है तो क्या उसे विंग के अलावा कोई और पर्सन मिलेगा, या उसके मन में आ रहा है कि कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं।
और ऐसा ही कुछ दिमाग में एकदम से शिचैन के भी आया। शिचैन नीमिंजो की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं। नीमिंजो शिचैन की तरफ देख के एकदम से बोलते हैं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? देखो ना, आज तक वांग जी के आसपास कितने ओमेगास थे, कितने सारे लोग थे, लेकिन वांग जी कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन विंग से की तरफ एक दिन में ही उसने कमिटमेंट कर दी कि वो विंग के अलावा किसी और को मतलब अपना सोलमेट नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं वो सोलमेट विंग ही तो नहीं। अब दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये कंफ्यूजन क्या हो गई है इन्हें समझ नहीं आ रहा। कोई और सोलमेट है तो वो कौन है और उसे कैसे ढूंढे, और अगर विंग ही वो सोलमेट है तो कैसे पता करें कि सही मतलब विंग ही वो सोलमेट है या नहीं है। इस कंफ्यूजन में ये दोनों बहुत परेशान हो रहे हैं। वहीं वांग जी जो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गया ये सोच के कि कोई और ओमेगा ना उसके अंकल या और उसके ब्रदर उसके ऊपर थोप दे, वो दौड़ा दौड़ा अपने रूम में जाता है। तो वो देखता है कि शुयांग वहाँ नहीं है और विंग अंदर बात ले रहा है। ये एक कैंप है, कोई रूम नहीं है, तो इसलिए इस कैंप को और के वॉशरूम और मेन बेडरूम में सिर्फ एक कपड़े की डिवाइडेशन, एक पर्दा है, उसी से वो डिवाइड हुआ है। तो एक तरीके से उस तरफ वाले इंसान की परछाई आराम से दिख सकती है। इस पूरे प्रोसेस में सुबह से लोग आए मिले, ये लोग वहाँ पहुँचे, ऑलमोस्ट शाम सी हो गई है। तो इस समय ऑलमोस्ट शाम का टाइम है। तो विंग अंदर कैंडल जला के आराम से अपनी बात ले रहा है और वांग जी को क्लियरली विंग की पूरी बॉडी विजिबल हो रही है। उसे दिख रहा है कि विंग अभी बाथटब से उठा है, उसने अपनी पहली रोप वेयर की है। विंग की वो बॉडी जो उसे अभी विजिबल हो रही है, उसके बाद उसका अपने ऑलमोस्ट एक कहते हैं ना सैनिटरी लूज़ करना, वो हाल हो गया है। उसे वो द ग्रेट हंगवंजुन वाली फीलिंग नहीं आ रही। उसका मन कर रहा है कि वो तुरंत विंग को अपने पास खींचे, उसे हग करे, उसकी बॉडी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करे, हर चीज़ टच करे। इस समय उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऊपर से उसे ये स्ट्रेस है कि कहीं कोई और ओमेगा ना आ जाए उसका सोलमेट बन के। तो वो बिना विंग की परमिशन के, विंग जो अभी सिर्फ अपने इनर रोप पे है, वो पर्दा हटा देता है। विंग एकदम से शॉक हो जाता है सडनली किसी के एकदम से आने का, और इस तरह से पर्दा हटा के वहाँ पे लांगवांग जी का आने का। वो शॉकिंगली अपनी दूसरी रोप को उठा के अपने आप को आगे से कवर करते होता है, क्योंकि विंग ऑलरेडी बस एक इनर रोप में है और वो भी ऑलमोस्ट गिली है, तो उसकी बॉडी पूरी तरह से विजिबल है। तो वो काफ़ी डरा हुआ है और एकदम से बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरीके से अंदर कैसे आ सकते हैं? आपको कुछ शर्म है या नहीं? बेचारा विंग थोड़ा सा कांपता हुआ घबराता हुआ बोल रहा है। उसके शब्द भी सही से मुंह से निकल नहीं पा रहे। वो इतना डरा हुआ है, उसे डर लग रहा है। जिस तरह से वांग जी उसे नॉन स्टॉप घूर रहा है। वांग जी ऑलमोस्ट अपने दिमाग में विंग को आज ही अपना बनाने के मूड में है। उसे ये नहीं पता कि वो क्या करे, पर उसे डर लग रहा है कि कहीं कल कुछ ऐसा ना हो जाए कि उससे का विंग दूर कर दिया जाए, क्योंकि अब इसे इस ओमेगा की तरफ जो अट्रैक्शन हो रही है आज तक कभी नहीं हुई। इस ओमेगा को टच करना, इस ओमेगा को मतलब अपने हक करना, उसकी स्मेल इनहेल करना वांग जी को बहुत अच्छी लग रही है। और ये चीज़ उसे कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वांग जी कि बड़े बड़े ओमेगा उसके ऊपर अपनी स्मेल छोड़ने की कोशिश करते हैं। वॉर में ये सब चीज़ें करते हैं ना कि ले अब पटाना ताकि कुछ पता कर सके, सब करा है। लेकिन वांग जी आज तक कभी किसी ओमेगा के सामने इतना वीक नहीं फील कर पाया जितना वो इस समय विंग को देख के कर रहा है। क्या वो विंग की सिर्फ ब्यूटी है या क्या है उसे नहीं पता, लेकिन बस उसका मन इस समय विंग को किसी भी तरह से अपना बनाने का कर रहा है। वो धीरे धीरे करके अपने कदम आगे बढ़ा रहा है और वहीं विंग का बुरी तरह से मन घबरा रहा है, क्योंकि एक अभी उसके पास ना कोई वेपन है, वो इस कैंप पे हैं अकेले सबसे दूर। शुयांग भी इसके पास नहीं है और इस समय जो उसने कपड़े पहने हुए हैं जनरली अगर वो हानपू अपने ऊपर से हटाएगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही दिखे जाएगा। तो बेचारा डरा हुआ है। वहीं वांग जी धीरे धीरे करके अब आगे बढ़े जा रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा घबराता हुआ पीछे उड़े जा रहा है। वांग जी धीरे धीरे अपनी पहली रोप दूसरी रोप उतार देता है। अब वो भी सिर्फ एक ही रोप में है। अब विंग सोच रहा है कि आज तो भाई साहब उसके साथ वो होने वाला है जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वांग जी बिल्कुल उसके पास आके उसके कान में धीरे से बोलता है, मेरी मदद करो बात लेने में। विंग शॉकिंगली उसे देखता होता है, क्या मेरी हेल्प करो? ये बात बोलने के बाद वांग जी वो अपनी लास्ट रोप भी रिमूव करके आराम से उस बाथटब में बैठ जाता है और विंग को ये हाथ में एक कमर साफ करने वाला होता है ना स्पंज, वो दे देता है। मेरी बैग क्लीन करो। अब विंग बोलता है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम? क्योंकि मैं कह रहा हूँ
काफ़ी दिन हो गए मैं सही से बात नहीं ली, आज मेरा मन कर रहा है अच्छे से बात लेने का, हेल्प करो मेरी। वांगी अब शॉकिंगली पहले उस हाथ को देख रहा है जिसमें उसने वो रखा हुआ है, सोप टाइप रखी हुई है, और फिर वांगी को देख रहा है। उसका मन कर रहा है कि ज़ल्फा का अभी गर्दन को दबा दें, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए वो कुछ ना करके वो बची हुई, क्योंकि अब वांगी का फेस दूसरी साइड है, वो तुरंत अपनी वो दूसरी रोप पहनता है और ना चाहते हुए वांगी की हेल्प करने लगता है। बात नहीं, वांगी को बहुत अच्छा लग रहा है विंग का ऐसे शर्माते हुए घबराते हुए उसकी हेल्प करना। और वहीं विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हो क्या रहा है उसके साथ, क्यों कर रहा है ये अल्फ़ा ऐसा। कभी उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कता है, कभी एकदम नॉर्मली उसे ऐसे काम बता देता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा, वो बेचारा यही सोच रहा है, वो नहीं जानता कि वो वांगी उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वांगी की तरफ वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहा है। आज तक इतने अल्फा ने उसे रुझाने की और बहुत सारी चीज़ें करी उसे पर वो एक मिनट नहीं लगाता था। उन्हें लात मारना, उन पर गुस्सा करना, एक तरीके से कह सकते हैं उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना। लेकिन वांगी की वो ना करते हुए भी हर बात करता है। इतना ही नहीं, वो उसे अभी भी वांगी की इस तरह से पीठ साफ करते हुए भी वांगी की बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। वांगी की बॉडी पे बहुत सारे कट्स हैं, क्योंकि वो एक वॉरियर है तो उसने बहुत सारे लड़ी हैं, तो उसकी पूरी बॉडी पे हल्के बहुत मार्क हैं। उस बॉडी मतलब उस मार्क भी विंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं वांगी की तरफ। उसे नहीं पता ये अंदर क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसे भी कहीं ना कहीं वांगी बहुत अच्छा लगने लग गया है। वांगी जिस तरीके से उसे कभी उन वुल्फ से बचाता है, कभी वेंचाओ को मारने की कमिटमेंट कर देता है, कंसर्न दिखाता है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं विंग को भी वांगी की तरफ अट्रैक्ट कर रही। लान कुरैन हमेशा से सोने से पहले अपने दोनों भतीजों की लेटर या चिट्ठी का वेट करते हैं। इनका बटरफ्लाई मैसेज हमेशा उनके पास आता है पूरे दिन की अपडेट के लिए। वो दोनों ठीक हैं इस मैसेज के साथ, और लान कुरैन उसी को सुनने के, उस बटरफ्लाई मैसेज को सुनने के बाद ही सोते हैं। आज भी वही रूटीन चल रहा था। आज भी लान कुरैन वेट कर रहे थे इस बटरफ्लाई मैसेज का, लेकिन आज का बटरफ्लाई मैसेज उनका होश उड़ा देता है, क्योंकि आज के बटरफ्लाई मैसेज में शिचैन ने बताया है वांगी के ड्रैगन फॉर्म को एक्टिव होने की बात का। इतना ही नहीं, इस भविष्यवाणी के बारे में कुरैन जो पहले भी शायद इस भविष्यवाणी के बारे में सुना था, लेकिन उस पर यकीन नहीं करते थे, उन्हें दोबारा से इस भविष्यवाणी की बात जब याद आती है तो दौड़े दौड़े अपने क्लैन के सबसे बुजुर्ग इंसान के पास जाते हैं। इन्हें सब लोग मास्टर लैंड या ग्रेट मास्टर लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट मास्टर लैंड लान कुरैन की तरफ देखते हैं तो लान कुरैन अपना कंसर्न शो करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से शिचैन के बटरफ्लाई मैसेज आया और एक भविष्यवाणी की बात हुई है। इस बात पे ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत समझ जाते हैं कि वो सही टाइम शायद आ ही गया है। वो तुरंत अपनी जगह से उठते हैं और अपने कुछ पुराने स्टॉल्स के बीच में से एक स्टॉल निकालते हैं और आगे रख देते हैं। इस पे कुरैन उस पहले मतलब उनको देखते हैं, फिर उस स्टॉल को देखते हैं और फिर बोलते हैं ये आप मुझे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये वो है जो शायद हम लोगों ने देखकर भी अनदेखा किया, लेकिन आखिरकार यही सही सॉल्यूशन था। अब समझ में आ गया है। आप कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि हाँ, लान वांगी की मदर ही थी जिन्होंने वांगी की जो ये ड्रैगन फॉर्म है उसे लॉक किया था, और वही हैं जो इसको सोल्यूशन हमें दे के गई थी। आप कहना क्या चाहते हैं? वांगी का सोलमेट मतलब लान वांगी की मदर ने बहुत पहले ही ढूंढ लिया था, और ये उस सोलमेट की इन्फॉर्मेशन है। तुरंत ये इन्फॉर्मेशन हमें शिचैन के पास भेज देनी चाहिए ताकि शिचैन जल्द से जल्द इस इंसान को ढूंढ सके। इस बात पे कुरैन तुरंत उस स्टॉल को लेते हैं और खोल के देखते हैं, और उनकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं और बोलते हैं क्या आपको लगता है यही है वांगी का सोलमेट? हाँ, यही है वांगी का सोलमेट, लेकिन मुझे डाउट है। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगता है अब ये जिंदा नहीं है। इस बात पे वो ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत कुरैन की तरफ देखते हैं और शॉकिंगली बोलते हैं क्या तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसके मदर और फादर के बारे में मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर मुझे आखिरी में यही पता चला कि वो दोनों मर गए हैं। इतना ही नहीं, ये कहाँ है अभी किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इसके मदर और फादर के साथ शायद ये भी मर गया था। क्या किसी ने इसकी डेड बॉडी देखी है? एकदम से ग्रेट मास्टर लैंड तुरंत बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर ये वांगी का सोलमेट है तो ये नहीं मर सकता, क्योंकि वांगी का ये सोल बॉन्ड कोई आसान सोल बॉन्ड नहीं है। ये इनके बर्थ से पहले ही बना हुआ एक सोल बॉन्ड है जिसे खुद हेवन ने डिसाइड किया है।
तो इस तरीके से इनका सोलमेट बॉन्ड टूटता तो वांगजी को वो चीज़ फील ज़रूर होती, और अगर वांगजी को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जिंदा है, बस हमें इसे ढूंढना है। इस बात पे कुरैन तुरंत उस स्टॉल को लेते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। वो रात में ही वॉर कैंप की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वो ये स्टॉल आप खुद अपने हाथों से देना चाहते हैं अपने दोनों बच्चों को। और जो इस स्टॉल में है, अगर वो सच है तो ये इस वॉर के एंड होने का एक सुनहरा टाइम है, और वो इस चीज़ का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वांगजी बात लेके विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ ही सुलाता है। उस दिन की तरह आज भी उसने विंग को बैकअप करा हुआ है, उसकी सर विंग के नेक के पास में है और वो इसी तरीके से सो रहा है। वहीं विंग कल की तरह बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है। आज उसे ये चीज़ बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है। उसे नहीं पता क्यों वांगजी की ये सैंडलवुड स्मेल उसे बहुत काम, बहुत एडिक्टेड, एक को कहते हैं ना एडिक्शन सी लगती है। उसका मन नहीं कर रहा कि वो भी माता वांगजी को जो वो कर रहा है उसे करने से रोके, इसलिए वो रोक भी नहीं रहा है, बस नखरे दिखा रहा है झूठे मूठे के कर करके कि ताकि वांगजी को ये ना लगे कि वो बिल्कुल उसके चक्कर में फंस गया है, इस वजह से। वहीं दूसरी तरफ इनकी ऐसे ही रात थी। सुबह का समय है, सूरज आसमान में आ गया है और सूरज के साथ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ भी आ गई है। जिन क्लैन से जिन जुशान और जैन यानली की शादी हो रही है आज, और उन लोगों ने एक तरीके से इनविटेशन कार्ड भेजा है चिढ़ाने के लिए नी क्लैन और लैन क्लैन को, क्योंकि क्लैन के अंदर अगर उन्हें इनविटेशन भेजना था तो क्लैन के अंदर भेजते नहीं, पर उन्होंने तो यहाँ कैंप में भेजा है उन्हें चिढ़ाने के लिए, ताकि वो लोग समझें कि अब ऑलमोस्ट वो हार की कगार पे हैं, क्योंकि अब उनके वाटर रूट्स ये लोग बंद कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि दूसरी तरफ से एक और संदेश आ रहा है, और वो संदेश खुद लान कुरैन आ रहे हैं अपने कुछ सेवक और डिसिप्लिनरी के साथ में। और जैसे ही लान कुरैन वहाँ पहुँचते हैं तो सब लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग अभी यही चीज़ सोच रहे थे कि वो लान कुरैन को बटरफ्लाई मैसेज भेजते हैं कि किसी तरीके से कि वो यहाँ इस शादी में जाए या ना जाए। लेकिन लान कुरैन को वहाँ देख के उनके मन में थोड़ी सी खुशी होती है कि चलो अब उनसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। लान कुरैन तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और सबको तुरंत एक कैंप में मिलने को बुलाते हैं, जहाँ वांगजी विंग के साथ बिजी था, विंग को तंग करने में, विंग के आगे पीछे घूमने में, ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ घुमाने में। इतना ही नहीं, वांगजी ने विंग के लिए कुछ कपड़े रोब भी चेंज कर दिए। जो रोब विंग की मतलब शुयांग से पूछ के कि विंग को किस टाइप की रोब पसंद है, उस टाइप की रोब किसी और मतलब विंग की हाइट के किसी और ओमेगा की रोब में थोड़े से बदलाव करके वो विंग के लिए रेडी करवा दिए। तो विंग अब उन्हीं रोब में है। विंग को अपने कैंप में छोड़ के वांगजी का बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि वो यहाँ से जाए, लेकिन वो क्या करे, अब उसके अंकल बुला रहे हैं तो उसे जाना पड़ेगा। वो विंग को वहीं कैंप में छोड़ के बेमन से पर शुयांग को कैंप के पास खड़ा करके कि कोई उसके कैंप पे ना आए, इस वजह से वहाँ पे जा रहा है अंकल के पास। अंकल जब देखते हैं कि सब लोग आ गए अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो तुरंत उस स्टॉल को आगे रखते हैं और बोलते हैं, शिचैन मुझे तुम्हारा मैसेज कल मिला और मैं तुरंत यहाँ के लिए निकल गया। हाँ अंकल, आप इतनी जल्दी यहाँ पे आ गए, हम कुछ घबराने की बात तो नहीं है, हमें आपको यहाँ देख के बहुत खुश हुई, लेकिन मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। आप एकदम से यहाँ कैसे? शिचैन अपनी बात बोलते हैं, मैं यहाँ एक अच्छी खबर लेके आया हूँ। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि चलो कुछ तो अच्छी खबर मिले, वरना इन्हें तो बुरी पे बुरी खबरें मिलती रहती है। क्या अच्छी खबर है? एकदम से अनी मुझे बोलते हैं, हमें तुम्हारे जो बटरफ्लाई मैसेज मिला उसके बाद मैंने ग्रेट मास्टर लैंड से बात करी और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी मदर एक स्टॉल छोड़ के गई थी वांगजी के लिए। तब वांगजी बहुत छोटा था तो वो स्टॉल हमने वांगजी को नहीं दिया था, बल्कि तुम्हारे फादर के पास था, और तुम्हारे फादर की डेथ के बाद वो तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने ले लिया था। उस स्टॉल में वांगजी के सोलमेट के बारे में तुम्हारी मदर ने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। इस बात पे सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और वांगजी को तो एकदम से शॉक लग जाता है। कहाँ वो भी इतना प्यारा सा क्वालिटी टाइम अपने विंग के साथ स्पेंड कर रहा था, उसे तंग कर रहा था, उसके बालों से छेड़छाड़ कर रहा था, उसे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। सडनली ये क्या बम फूट गया उसके ऊपर। वो एकदम से बोलता है, पर मुझे ये स्टॉल नहीं पढ़ना, ये तुम्हारी कोई चॉइस नहीं है वांगजी, ये पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की बात है। तुम्हारे कुछ फैसले तुम्हारे हाथ में नहीं है, बल्कि ये खुद हेवन ने तुम्हारे लिए डिसाइड किए हैं। तुम्हारे बर्थ से पहले ही तुम्हारा सोलमेट बन गया था और ये उसी सोलमेट के बारे में एक कुछ इन्फॉर्मेशन है।
मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसे तुम मिले नहीं, कभी जाना नहीं, वो तुम्हारा सोलमेट कैसे बन सकता है। लेकिन ये तुम्हारे लिए खुद हेवन ने डिसाइड किया है, तो तुम इसे डिनाई नहीं कर सकते। अब वांग जी थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे कोई और पसंद है तो क्या होगा? तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एकदम से वैंकिंग भी थोड़ा गुस्से में बोलती है, क्योंकि वैंकिंग भी चाहती है कि वॉर ख़त्म हो। उसको तो बहुत जल्दी है कि जितनी जल्दी वॉर ख़त्म होगी उतनी जल्दी शांति हो जाएगी। वो बोलती है तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे लोगों को मरते हुए देखना चाहोगे? एक बार आइए स्टॉल खोल के पढ़ लो, क्या पता इस स्टॉल में कुछ ऐसा हो जो तुम्हारी मदद ही कर दे। लांशी चैन भी थोड़ा सा वांग जी के कंधे पे हाथ रखे उसे नॉर्मल करते हैं। वांग जी बिना पढ़े कोई फैसला मत लो, एक बार हमें ये पढ़ना चाहिए। अंकल क्या है इस स्टॉल में? उसके बाद शिचैन बोलता है अब कुरैन वो स्टॉल सबके बीच में पढ़ने लगते हैं। अब नी हुसैन भी वहाँ पर है, नी मुंजो भी वहाँ पे है, वैंकिंग भी वहाँ पे है, लांशी चैन भी वहाँ पे और वांग जी भी वहाँ पे। वहाँ अगर कोई नहीं है तो सिर्फ विंग और शुयांग नहीं है। अंकल अब बढ़ते हैं। मैंने जब ये अपनी पावर लॉक की थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेरे बच्चे के अंदर भी चली जाएगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि वांग जी को मेरा रूप तो मिला, यानी मेरा ड्रैगन फॉर्म तो मिला, लेकिन मेरा साथ में मेरा जो मैंने कर्ज खुद को कर दिया था वो कर्ज भी उसको मिल गया। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी थी और मन में खुद को कोसती थी। तब मुझे एक ड्रीम आया था। मेरे उस ड्रीम में लैनी आई थी, क्लैन की स्थापना करने वाली। उन्होंने मुझे बताया था वांग जी का सोलमेट ने बर्थ ले लिया और वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड बॉर्शा शरण का ग्रैंडसन है। वो ओमेगा बहुत अलग है। उन्होंने मुझे बताया कि वो ओमेगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर होगा। इतना ही नहीं, वो कुछ स्पेशल पावर भी कैरी करेगा जैसे वांग जी के पास है। ये बात मतलब ये बात मैडम लैन ने एक लेटर के थ्रू लिखी हुई है। तो अब तक इतना लेटर पढ़ चुकी है। सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इमोर्टल बॉर्शा शरण का ग्रैंडसन। अब सब लोग एक दूसरे को ये देख के थोड़ा शॉक है। फिर एकदम से वो लेटर दोबारा से शुरू होते हैं। उस ड्रीम में मैंने उस छोटे से बच्चे को भी देखा और सचमुच में वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बच्चा था। मैं जान सकती हूँ कि जो वांग जी का ओमेगा होगा वो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा होगा। वो ओमेगा इस समय कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से इतना हमें पता चल गया है कि हम वांग जी के लिए इस कर्ज को, या ये कह सकते हैं जिस तरीके से मैंने उसकी पावर लॉक की है उसे हम अनलॉक कर सकते हैं इस ओमेगा के थ्रू। जिस दिन वांग जी और वो ओमेगा बॉन्डेड हो जाएंगे उसी दिन वांग जी का ये कर्ज टूट जाएगा। उस लेटर में मेंशन था। ये बात जानने के बाद सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। वहीं मतलब लान कुरैन भी अब वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी बहुत शॉकिंगली खड़ा है कि ये क्या बात हुई। उसे तो विंग पसंद है, वो इस ओमेगा से नहीं शादी कर सकता, ना ही उस ओमेगा के मीटिंग बॉन्ड बना सकता है। उसे तो विंग पसंद है, उसे विंग को मार्क करना है, विंग के साथ अपना बॉन्ड बनाना है। वो मन में ये सोच रहा है, लेकिन अभी वो किसी के आगे बोलता नहीं। तभी कुरैन बोलते हैं मैंने कुछ साल पहले उस ओमेगा को ढूंढने की कोशिश की थी, पर मुझे कोई खबर नहीं मिली। अब सब लोग शॉकिंगली देखते हैं अंकल ये आप क्या बोल रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसका क्लैन अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और उसकी मदर और फादर को मैंने बहुत जगह ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन एंड में यही पता चला कि उसके मदर और फादर अब इस दुनिया में नहीं है। वो इस समय कहाँ है किसी को नहीं पता। अब सब लोग शॉकिंग लिखते हैं आप क्या बोल रहे हैं? वो इतने बड़े कल्टीवेटर बॉर्शा शरण का ग्रैंडसन है, तो आपको लगता है कि वो इस तरीके से किसी को नहीं मिल रहा होगा? कहीं ना कहीं तो वो होगा, कोई तो उसे ढूंढ रहा होगा। हाँ हम सब ने उसे ढूंढा था, मैं नहीं, तुम्हारे फादर ने, लेकिन हमें वो नहीं मिला क्योंकि वो तुम्हारी मदर की दोस्त का बेटा था, चायशा सरन का। चायशा सरन हम सब की दोस्त थी और उसका हस्बैंड वी चांद से बहुत अच्छा दोस्त था जैन फैमिया का। इस बात पे एकदम से नी मिंजू बोलते हैं तो फिर आप जैन फैमिया से बात क्यों नहीं करते? कैसे करता तुम्हें अच्छे से पता है। लैन क्लैन और जेम्स क्लैन ने आपस में कितने सालों से बातें नहीं की। तुम्हारे फादर की डेथ के बाद मैं कभी तुम्हारे जैन फैमिली से मिला नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे बात करता? लेकिन अब हमें करनी चाहिए, ये बात पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की है। एकदम से वैंकिंग बोलती है
हमें अभी अभी लेटर मिला है जिन क्लैन की तरफ से, आपको वहाँ जाना चाहिए और उस अगर मौका देख के जैन फेमिया से इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्या पता उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि वो ओमेगा इस समय कहाँ हो सकता है। इस बात पे मतलब नी मिंजू भी एग्री करते हैं। हाँ अंकल, आपको जाना चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं हम सब आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब आपको अंकल इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। आपको हम सब के लिए ये काम करना चाहिए। इस बात पे शीचैन और लांगवांगी तो नहीं, पर वो दोनों मतलब वैंकिंग और नीमिंजू जिस तरह से जिद कर रहे हैं तो कुरैन बोलते हैं ठीक है मैं चलूँगा और मेरे साथ तुम भी चलोगे, ठीक है नीमिंजू, और बाकी सब लोग यहीं रहेंगे, तुम और मैं वहाँ जाएंगे, उन सब ये फंक्शन भी अटेंड करेंगे और हाँ मैं जैन फैमिली से बात भी करूँगा। पर आपको लगता है कि जैन फैमिली से आप डायरेक्ट बात करोगे तो आपको सच बता देगा? एकदम से नी हुसैन बीच में बोलते हैं। जैन फैमिली मैडम यू की तरह नहीं है, मैं जानता हूँ जंग्स क्लैन बर्बाद डी की तरफ जो बढ़ रहा है उसका पीछे मैडम यू है। जैन फैमिली का उससे कोई मतलब नहीं है। जैन फैमिली हमेशा से एक समझदार इंसान रहा था, बस उसने अपनी लाइफ में एक ही गलती करी, उस मैडम यू से शादी करके, वरना उसे इतना सारा सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। पर कोई नहीं, मैं एक बार ज़रूर उससे बात करूँगा, लान कुरैन बोलता है अपनी दाढ़ी पे हाथ फिराते हुए। वहाँ पे खड़े हुए शीचैन वांगी के चेहरे को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं तब से ये लेटर पढ़ा हुआ है, उसका फेस पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता किसी और ओमेगा से इस समय मिलना। उसे तो विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, उसे तो विंग के साथ ही रहना था। वो तो कल बोल के भी बोला भी था उसने अपने ब्रदर के सामने कि वो विंग के साथ कोट करना चाहता है, उसे मार्क करना चाहता है। तो फिर ये सब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं वो परेशान है और ये चीज़ शीचैन और उसकी आंखों में देख सकते हैं। इसलिए शीचैन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही सब लोग वहाँ से चले जाते हैं शीचैन तुरंत वांगी से बात करनी शुरू करते हैं। तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल मत घबराओ, मुझे पक्का यकीन है कि वो ओमेगा शायद सर्वाइव नहीं कर पाया, वरना ऐसा हो नहीं हो सकता कि बाओशेसान का ग्रैंडसन हो और कल्टिवेशन वर्ल्ड को उसके बारे में पता ना हो। वो बाओशेसान का ग्रैंडसन है। अगर ये बात जैसे लोगों को पता चलती वो उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते क्योंकि बाओशेसान एक अल्टीमेट कल्टिवेटर थी और उनका ग्रैंडसन ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा कल्टिवेटर होता। तो सब लोग उसे अपनी क्लैन में या अपनी सेना में जोड़ने की कोशिश करते और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया होगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ मर गया होगा। तुम इस फिक्र मत करो, पता नहीं क्यों उसके मरने की खुशी क्यों हो रही है शीचैन और वांगी को ये नहीं जानते, लेकिन वो पक्का यही चाहते हैं कि अब वो जो भी है ना आए क्योंकि शीचैन ने देखा है कि इतने साल बाद पहली बार वांगी के चेहरे पे एक हल्की सी खुशी आई थी। जब से वो पैदा हुआ है वो अपने माँ बाप की डेथ के बाद खुद को ही जिम्मेदार मानता है कि वो अगर वो उस समय ड्रैगन फॉर्म में होता तो शायद वो अपने फादर को बचा लेता, अपनी मदर को बचा लेता। लेकिन आज उस पछतावे से बाहर निकल के उसे अपनी नई लाइफ जीने का, किसी को अपने साथ रखने का मन कर रहा है तो उसका भाई चाहता है कि वो ऐसा हो। इस वजह से वो चाहते हैं कि ये ओमेगा ना ही मिले या मरा हुआ डिक्लेयर हो जाए तो ये लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसा ही मन में सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुरैन और नी मिंजू जो निकल चुके हैं जिन क्लैन के लिए, वो आपस में और भी बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि हाँ आज इस समझी के बाद उनके पास वाटर रूट अब बंद हो गया है तो उन्हें किसी भी हालत में ये ओमेगा ढूंढना ही पड़ेगा, वरना वो ये वॉर हार जाएंगे। वो इस सोच में है। वांगी और शीचैन सेल्फिश नहीं है, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने सब कुछ गवा दिया इस वॉर में। वो जब से होश में आए हैं तब से इस वॉर के अंदर है। उनके फादर के मरने के बाद कुरैन ने उन दोनों को काफ़ी टाइम तक वॉर से दूर रखने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जैसे ये दोनों अपनी एक 16 साल 15 साल के हुए, ये दोनों वॉर के अंदर आ गए और तब से ये कई सालों तक इसी वॉर के अंदर है। इन दोनों का इस समय एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है और अब इस वॉर में कौन जीते कौन हारे, अगर ये दोनों जीतने के बाद भी दुखी रहेंगे तो फिर शीचैन के लिए वो जीत भी हार है। इस वजह से शीचैन ऐसा सोच रहे हैं। वांगी अब अपने कैंप में वापस जाता है तो वो देखते हैं कि विंग और शुयांग एक साथ बैठे हुए हैं टेबल पे और कुछ बातें कर रहे हैं। कुछ बातों में ऐसी बात चल रही है जैसे विंग के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आई हुई है। ये स्माइल लेके तो वांगी और ज़्यादा मन में श्योर हो जाता है कि वो विंग के अलावा अब किसी और को कब अपना ओमेगा नहीं बनाएगा।
वो विंग और शुयांग के पास आता है। वहाँ पे वांग जी को आते देख विंग और शुयांग चुप हो जाते हैं, खड़े होकर उसे बो करते हैं। विंग देखते हैं कि वांग जी उसे कंटिन्यूसली देख रहे हैं और आज उसकी आंखों में कुछ कंसर्न सा है, कुछ परेशानी सी है। विंग को ये परेशानी देख के मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसे नहीं पता क्या परेशानी है, पर हाँ उसे ये परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है वांग जी के मुँह पे। इसलिए वो एकदम से शुयांग को वहाँ से जाने का इशारा करते हैं और वांग जी से बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें आज, तुम कुछ परेशान क्यों लग रहे हो? वांग जी दोबारा से उसकी तरफ देखते हैं, तुम्हें मेरी आंखों से ही पता चल गया मैं परेशान हूँ। अभी थोड़ा सा पाउडर निकलता है, तुमसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और इसमें भी तुम फ्लर्ट कर रहे हो, बताओ ना क्या हुआ, कुछ वॉर में बड़ा हुआ है क्या? अब विंग अपनी बात वांग जी अपनी बात करते हैं, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है जिन क्लैन में आज ही। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली वांग जी कहते हैं, क्या? तुम्हें तो पता चल ही गया, तुम्हारी मदर ने पहले ही तुम जानली को वहाँ भेज दिया था। आज उन दोनों की शादी है, उसका इनविटेशन आया था। मेरे अंकल और नी मिंजो निकल चुके हैं शादी के लिए। अब विंग अपसेट हो जाता है, तो उन्होंने सीजे की शादी ज़बरदस्ती करवाई दी। और ये बात बोलने के बाद विंग वांग से थोड़ा दूर होकर उस बेड के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है। विंग अब अपसेट होके नीचे की तरफ अपने हाथों से खेल रहा है और थोड़ा सा मन में सोच रहा है कि सिर्फ एक उसकी सीजे तो थी जो उसे प्यार करती थी, जो उसका ख्याल रखती थी, उसे ध्यान रखती थी। अब उसकी सीजे की भी शादी उनकी मर्ज़ी के खिलाफ हो गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो मन में ये सोच रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है कि वो एक कल्टीवेटर होने के बाद भी अपनी तलवार नहीं उठा सकता, क्योंकि वो उसे मैडम यू ने परमिशन नहीं दी। आज वो यहाँ इस वॉर में है, तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहा, अपनी बहन के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। उसे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील हो रहा है कि और जैसे ही वो ये कर रहा है एकदम से उसकी आंखों के आंसू जो बह रहे थे उनमें हल्की सी शाइन आने लगती है। इतना ही नहीं, उसे तुरंत एक फ्लैशबैक दिखता है, एक फ्लैशबैक कुछ वॉर के बीच में वो खड़ा हुआ है, चारों तरफ वॉर हो रही है, एक बड़ा सा बादल बिल्कुल काले हुए हैं और एक बड़ा सा वो ब्लू कलर का ड्रैगन बादल के बीच में से निकल के आ रहा है और फायर से चारों तरफ आग लगा रहा है। वो एक डिवाइनिंग कल्टीवेशन के थ्रू यूज़ करी हुई जो क्रॉप्स आगे बढ़ बढ़ के लोगों को जो मार रही थी उन्हें उसने एक बार में मार दिया। इतना ही नहीं, दो उसकी सीजे खड़ी हुई हैं, उनकी सीजे के साथ में एक पर्सन है जो उनकी सीजे को सेव कर रहा है, उनके सामने तलवार लेके खड़ा हुआ है और वो कोई भी जो उसकी सीजे के पास में आ रहा है उसे मार रहा है। ये पर्सन उसकी सीजे को बहुत अच्छे से सेव कर रहा है और ऐसे अपनी उसकी सीजे को के चारों तरफ कोई भी आने की कोशिश कर रहा है तो उसे मार रहा है। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है और उसने एक गोल्डन कलर की रोब पहनी हुई है। ये विजन एकदम से विंग को आता है। आज से पहले कभी विंग को कोई विज़न नहीं आया, आज से पहले विंग ने कभी इस टाइप की ड्रीम नहीं देखी, लेकिन सडनली आज विंग को ये विज़न आया और विंग एकदम से घबरा के अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि बैठे बैठे खुली आंखों से ये इसने क्या देखा, क्या हुआ एकदम से। वहीं वांग एकदम से विंग को पहले इतनी पूरी तरह से कहीं गुम हुए हुए देखे और एकदम से घबरा के खड़े होते देख उसकी तरफ दौड़ता बात है और उसे उसके अपने दोनों हाथों से उसके कंधे को पकड़ते हुए, क्या हुआ तुम्हें? एकदम से विंग अब बड़ी आंखों से शॉकिंगली जो उसने देखा वो समझ नहीं पा रहा क्या हुआ। अब वो वांग जी की तरफ देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए, फिर भी वो वांग जी की तरफ देख रहा है। अब मैंने एक ड्रीम देखा। वांग जी शॉकिंगली उसी तरफ देखता है, ड्रीम इस समय? अब विंग बोलता है, मैंने अपनी खुली आंखों से एक विजन देखा। और ये बात बोलने के बाद वो प्रणाम करके वांग जी के गोदी में गिर जाता है। वो डर गया, शायद इसलिए बेहोश हो गया, या ये जो पहली बार उसकी बॉडी ने उसको एक अजीब सा विजन दिखाया वो कारण था, उसे नहीं पता, पर वो तुरंत बेहोश हो गया। वांग जी भी एकदम से घबरा के उसे गोदी में उठा के बेड पे लेटा देता है और जो शुयांग को आवाज़ लगाने लगता है। शुयांग दौड़ के अंदर आता है तो दिखता है विंग बेहोश है और बोलता है, वांग जी बोलता है, आप ही जाओ और वेंकिंग को बुला के लाओ। जी शुयांग भी वहाँ से दौड़ा जाता है वेंकिंग को बुलाने। वेंकिंग इस समय लान शिचैन के साथ ही थी और नियो सैन की, तो वो दोनों भी साथ में आ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि विंग वहाँ बेहोश पड़ा है तो वो लोग भी नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ, विंग को एकदम से बेहोश कैसे हुआ। वेंकिंग विंग को चेक करते हुए बताती है कि कोई परेशानी की बात नहीं, विंग को कोई ऐसा सिम्टम नहीं, ये खुद ही बेहोश हुआ। अब ये होश में आएगा तब समझ में आएगा कि हुआ क्या था कि एकदम से ये बेहोश हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब
ये मतलब यहाँ बेहोश है, कई घंटों से वो बेहोश है। वहीं दूसरी तरफ हमारे लान कुरैन और नी मिंजू पहुँच चुके हैं जिन क्लैन में। जिन क्लैन में उनके स्वागत बड़े धूमधाम से करा गया है, इन्हें जलाने के मारे या वो अपनी दिखाने के लिए कि भैया आज वहाँ शादी है। नी क्लैन में नी क्लैन लीडर आए हैं तो वो खुश, उनकी तारीफ कोई मतलब स्वागत तो करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुरैन का नज़र इस समय सिर्फ जैन फैमिया को ढूंढ रही है। वो इधर उधर जैन फैमिया को देख रहे हैं और उन्हें वो दिखते भी हैं मैडम यू के साथ खड़े हुए। वो वहाँ पे जाके मैडम यू और जैन फैमिया से मिलते हैं तो मैडम यू बोलती हैं आखिरकार द ग्रेट लान कुरैन को मौका मिल ही गया हम लोगों से बात करने का, वरना आप तो हमें जहाँ देखते हैं इग्नोर ही मार देते हैं। आज क्या हुआ, हमारे से बात करने आप खुद आए हैं क्या? ये इसका कारण ये शादी है या फिर कुछ और? एकदम से मैडम जी थोड़ा टोंट मारते हुए बोलती हैं। वहीं जानवी भैया को मैडम जी की ये बकवास भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो बेचारे अब एक कठपुतली बन के रहेंगे अपनी बीवी की, तो वो भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। पीछे तभी लान कुरैन बीच में बोलते हैं, पहले तो मैं आप दोनों को कंग्रेचुलेशन करना चाहता था, बधाई हो, इतने बड़े क्लैन से आपकी क्लैन जुड़ गया। आखिरकार आपका वो सपना जो आप कई सालों से देख रही थी मैडम, पूरा हो गया। आखिरकार आपको मौका मिल ही गया किसी बड़े क्लैन से जुड़ने का, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आप जिस तरीके से अपने क्लैन को संभाल रही हैं वो क्लैन ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर नहीं सकता था, इसलिए उसे किसी न किसी के कंधे की ज़रूरत तो थी ही। इस बात पे मैडम यू को जवाब देते हैं। मैडम यू को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सब जानते हैं कि जियांग क्लैन अगर जब तक जैन फैमिया संभाल रहे थे तब तक वो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से मैडम यू ने इसे संभालना शुरू किया तो कई चीज़ें बिगड़ने ज़्यादा शुरू हो गई हैं। एकदम से मैडम यू कुछ और बोलती तो वहाँ पे शादी के लिए यानली और जिन जुशान की एंट्री होती है। यानली को उसका ब्रदर जंचा लेके आ रहा है। जंचा और यानली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्हें विंग नहीं मिल रहा है, शादी की वजह से नहीं, क्योंकि जब यानली यहाँ आई थी तो उसे जिन जुशान मिला था और जिन जुशान बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा उसका फादर है। ये इतना ही नहीं, जिन जुशान को भी यानली बहुत अच्छी लगी थी। उसने यानली से वादा किया कि वो अपने फादर की तरह ही सिवाय यानली के किसी और को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा, कोई और ओमेगा या बीटा को वो कॉन्क्यूपाइन नहीं बनाएगा, उसकी लाइफ में सिर्फ यानली रहेगी। और उस वादे के बाद यानली को और मन में खुशी होती है। तो यानली शादी को लेकर जो स्ट्रेस थी वो तो उसके दिमाग से निकल गई, लेकिन हाँ ये दोनों विंग को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि विंग कहाँ है अब इन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि शुयांग ने पूरी बात वहाँ तक पहुँचने नहीं दी। शुयांग बीच में उनकी आधी बात सुन के वहाँ से भाग गया था। वो जियांग क्लैन आया, किसी को ये पता भी क्यों नहीं चला। वो सर्वेंट जो जियांग क्लैन पहुँचे थे उन्होंने ही बताया था कि विंग को हंगवनजून अपने साथ ले गए। तो वो बस इतना ही जानते हैं, वो ये नहीं जानते कि विंग माँ कैसा है। उन्हें नहीं पता कि ऑब्वियसली अगर वॉर चल रही है और कोई किसी को बंदी बना ले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार तो कर नहीं सकता। सब लोग यही सोचते हैं, तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि वो विंग के साथ पता नहीं कैसा व्यवहार करेंगे। और इस शादी के बाद तो उनके लिए विंग यूज़फुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि विंग को किडनैप शायद इसी वजह से किया था कि ये शादी रुक जाए और वो कहीं विंग के मार ना दे या कुछ ना कर दे विंग के साथ। ये बात सोच रही हैं दोनों, इससे इन दोनों का मन बहुत घबरा गया है विंग को लेके। ऐसे ही हाल कुछ जैन फैमिया का भी है, क्योंकि जैन फैमिया को जब बाद में पता चला था कि मैडम जी ने ये चाल के थ्रू किया, उन्होंने चाल के थ्रू विंग को वहाँ भेजा ताकि अगर कुछ नी क्लैन के लोग करें भी तो वो गलत विंग के साथ करें, यानी आराम से जिन क्लैन पहुँच जाए। तो उन्हें और गुस्सा आया था, लेकिन वो भी अभी वो कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो उनके हाथ में अभी कुछ है भी नहीं। वहीं अब यानी तो एंट्री करते देख मैडम जी तुरंत वहाँ से हट के दौड़ के वहाँ चली जाती हैं जहाँ मैडम जी खड़ी हैं उनके पास। इन दोनों की आराम से शादी होती है। शादी के बीच में लान कुरैन कोई बात नहीं करते, लेकिन जब शादी संपन्न हो जाती है तो लान कुरैन सबसे पहले जैन फैमिया को अकेले में लेके जाते हैं। अब बोलते हैं देखो फैमिया, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेरी दोस्ती एक टाइम पे बहुत अच्छी थी, लेकिन तुम्हारे कुछ गलत फैसलों के कारण वो टूट गई। लेकिन आज मैं तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ आखिरी बार अपनी दोस्ती साबित करने का। इस पर फैमिया बोलते हैं मैं जानता हूँ मैंने भी अपनी जवानी में बहुत गलत कदम उठा लिए, लालच में, फ्रेम में, एक क्लाइंट का लीडर बनने के लालच में मैंने अपने दोस्तों को भी हट किया है। मुझे उस चीज़ का पछतावा है, शायद उसी चीज़ की सज़ा मिल रही है कि नाम का ही क्लाइंट लीडर हूँ मैं, कोई पावर तो मेरे पास है नहीं। तभी कुरैन बोलते हैं उन बातों में मत जाओ, पहले ये जो हम कर सकते हैं उस बारे में बात करते हैं। तुम्हें अच्छे से पता है पूरा कल्टीवेशन वर्ड किस तरीके से इस वॉर में जूझ रहा है। वैंग क्लैन अगर जीत गया तो पूरा कल्टीवेशन वर्ड बर्बाद हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता, इसलिए एक मौका मिल रहा है उसे बचाने का। अच्छा तो
क्या करना चाहिए हमें, एकदम से फाहमिया पूछते हैं। कुरैन बोलते हैं तुम्हें वी चांद से और के बारे में कुछ पता है? एकदम से फाहमिया घूर घूर के कुरैन को देखने लगते हैं। बोलते क्यों जानना है तुम्हें वी चांद से के बारे में? क्योंकि वी चांद से का बेटा वो ओमेगा, मुझे वो ओमेगा चाहिए, वो ओमेगा ही है जो ये वॉर रुकवा सकता है। अब फहमिया शॉकिंगली देखने लगते हैं, एक ओमेगा कैसे वॉर रुकवा सकता है? देखो अब मैं तुम्हें डिटेल में अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उसका हमें आगे पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इस वॉर के लिए। अब फहमिया अपनी बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ मैं उस ओमेगा को जानता भी हूँ और वो ओमेगा मेरे ही साथ था, तो मैं क्या तुम यकीन करोगे? कुरैन बोलते हैं हाँ करूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो तुम ही हो जो शायद मुझे उस ओमेगा के बारे में कुछ बता सकते हो। क्योंकि जब मैंने वहाँ के लोगों के बारे में पता किया था तो उन्होंने बताया था कि एक पर्पल लोग में एक बंदा आया था जो आखिरी बार उस जगह आया था, तो मुझे यकीन था वो तुम ही थे। बताओ, तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। एकदम से फहमिया बोलना शुरू कर दी। जब मुझे पता चला था कि चांद से कि परिवार पे भी हमला हुआ है, तो मैं दौड़ा गया था कोशिश करने, उसकी मदद करने, क्योंकि इस हमले में कहीं ना कहीं मेरी बीवी भी शामिल थी। उसकी वाइफ से जलना कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। उसके मन में हमेशा से जलन थी चैन से सैन को लेके, और वो अपनी जलन में इतनी पागल हो गई थी कि उसने वैन क्लेन की मदद करी थी, उनका घर का एड्रेस बता के, जिसकी वजह से उन लोगों वो कहाँ है एग्जैक्ट वैन क्लेन को पता चल गया था। वैन क्लेन ने उन पर हमला कर दिया था। मैं जब तक गया था तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका क्लैन, उसके लोग, उसका परिवार मर चुका था। लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल से मैंने उसके बेटे को बचा लिया था। मैं उसे बचा के ले आया था। लेकिन हाँ, मैंने आज तक यूँ को कभी पता नहीं करने दिया कि वो ये चांसे का बेटा है। मैंने यही बोला था कि एक बच्चा मुझे हमारे क्लैन के गेट पर मिल गया था, तो मैंने इसे गोदी ले लिया। मैंने कभी भी उसे अपने अडॉप्टेड सन वाली रिस्पेक्ट भी नहीं दे पाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यू की नज़र पहले से उस पर पड़े। यू पहले से ही उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यू को लगता था कि उसकी खूबसूरती कहीं यानली की लाइफ में आगे जाके कोई हार्डर पत्थर का काम ना करे, इसलिए वो हमेशा से विंग से चिढ़ती थी। और अब तो उसने विंग की लाइफ को ऑलमोस्ट बर्बाद कर ही दिया। पता नहीं विंग कहाँ है। उसने ज़बरदस्ती विंग को एक घोड़ा गाड़ी में बैठा के भेज दिया था, जिसे हंगवंजुन नाम के किसी वॉरियर ने उठा के ले गया है। इस बात पे कुरैन थोड़ा शॉक्ड होते हैं, क्योंकि अभी जैन फैमिया को ये नहीं पता कि हंगवंजुन ही लांग वांगजी है, क्योंकि सर्वेंट ने वॉर नेम लिया था और लांग वांगजी नाम यूज़ ही नहीं किया था, वरना वो बोल देता कि तुम्हारा नेफ्यू, तो इस मारे वो हंगवंजुन नहीं बोल रहा है। इस पर कुरैन बहुत खुश होते हैं कि इसका मतलब वांगजी के ऑलरेडी उस ओमेगा को जानता है या उस ओमेगा की वांगजी के पास है। लेकिन अभी तक उनकी क्योंकि इतनी डिटेल में बात नहीं, तो उन्हें पता नहीं कि वो विंगी है। तो बोलते हैं तो वो हंगवंजुन के पास है, यानी वो मेरे वांगजी के पास है। इस बात पे जैन फैमिली शॉकिंगली लेते हैं, क्या? हाँ, हंगवंजुन वांगजी का ही वॉर नेम है। सब लोग उसे उस नाम से टाइटल करते हैं और वांगजी के पास है। इसका मतलब डेस्टिनी ने पहले ही उन दोनों को एक दूसरे से मिला ही दिया। अब जैन फैमिली बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास है हमारा विंग? कैसा है वो? मैं तो उसे कभी प्यार ही नहीं कर पाया, उसे कभी वो इज्जत, वो सम्मान ही नहीं दिलवा पाया जिसके वो काबिल था। लेकिन उसके बावजूद उस बच्चे ने हमेशा मुझे बराबर प्यार किया। यहाँ तक कि उसने तो इस मैडम यू को भी कभी भी सम्मान में कमी नहीं करी। लेकिन वो यू ही है जिसके दिमाग कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकता। इस बात पर जनफे में बोलते हैं, कुरान बोलते हैं, अब मैं यहाँ से तुरंत जाना पड़ेगा, पर हाँ तुम चिंता मत करो, वो ओमेगा बहुत सही रहेगा और अब वो अपनी सही हकदार जो है वहाँ रहेगा। जानते मैं फिर भी बोलते हैं, बता दो मुझे क्या बात है जो तुम विंग को ढूंढ रहे हो? मैं विंग को इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि विंग का सोलमेट उसका वेट कर रहा है, और विंग का सोलमेट और वो मिलकर ही इस वॉर को रोक सकते हैं। एकदम से जानते मैं बोलते हैं, विंग का सोलमेट? हाँ, विंग मेरे नेफ्यू लांग वांगजी का सोलमेट है और वो दोनों ही इस वॉर को रोक सकते हैं। इसी वजह से मैं उसे ढूंढ रहा था। उनका ये बॉन्ड ही है जो इस वॉर को रोक सके। और कुरैन वहाँ से निकल रहे हैं। नीमंजे कुरैन से पूछते हैं, ये दोनों इस समय घोड़े पे हैं, इनके साथ कुछ सैनिक हैं जो आगे पीछे चल रहे हैं, कुछ सैनिक ज़मीन पे चल रहे हैं बड़ी बड़ी लालटेन हाथ में लेके, कुछ मतलब एक पूरा ग्रुप है जो इस समय वापस जा रहा है कैंप पे।
तभी कुरैन से नी मिंजे चलते चलते पूछते हैं, अंकल आपको पता चल गया उस ओमेगा के बारे में? क्या वो ठीक है? क्या वो अभी भी जिंदा है? हाँ मुझे पता चल गया, और खुशी की बात यह है कि वो हम लोगों के पास ही है, हमें उसे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। नी मिंजे बड़े शौक से बोलते हैं, क्या वो हमारे पास है? किस ओमेगा की बात कर रहे हैं आप? अभी हाल ही में क्या कोई जियांग्स की तरफ से तुम लोग किसी को अपने कैंप में लाए हो? उसी ओमेगा की बात कर रहा हूँ मैं। इस बात पे नी मिंजे को तुरंत विंग की याद आती है। वो समझ गए, इसका मतलब विंग ही वो ओमेगा है। उन्हें और शिचैन को पहले ही विंग पे डाउट था, क्योंकि जिस तरीके से लांगवांग जी पहली बार किसी ओमेगा के लिए इतना सीरियस हुआ, उसने इंटरेस्ट शो किया, तो उन्हें डाउट तो हो रहा था कि विंग कुछ अलग है। लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि विंग इसलिए अलग है क्योंकि वो दोनों हैं ही सोलमेट। विंग और वांग जी बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इसी कारण वांग जी को पहली नज़र में विंग इतना अट्रैक्टिव लगा, और इतना ही नहीं, उसने विंग को पहली नज़र में ही अपना ओमेगा डिक्लेयर कर दिया। नी मिंजे मैंने बड़े खुश हैं इस बात को सोचते हुए। ये दोनों बड़े आराम से जा रहे हैं, बड़ी खुशी खुशी से वापस जा रहे हैं। लेकिन इन्हें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इन्हें बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ी चाल चली थी। मिंगयाओ ने जानबूझ के इन लोगों को इनविटेशन कार्ड भेजा था, क्योंकि जो भी यहाँ आएगा वो हथियार लेके तो कोई किसी की शादी में नहीं आता है। हाँ थोड़ा बहुत सिक्योरिटी के लिए गार्ड वार्ड साथ में लाए हैं और अपनी वेपन तो अपने साथ ही रखते हैं, लेकिन एक बड़ी सी कहते हैं ना टुकड़ी लेके या सोल्जर्स लेके नहीं आए होंगे। और वो आए भी नहीं थे, वो भी यही सोच के आए थे कि वो एक हैप्पी वाले मोमेंट में, मतलब एक किसी की शादी में जा रहे हैं, खुशियों में जा रहे हैं, तो इतने सारे वो ऐसे सोल्जर वोल्जर लेके नहीं गए थे। लेकिन मिंगयाओ ने बहुत सोच के उन्हें इस तरह से बुलाया था, क्योंकि वैन क्लैन से वैन ज़ूलियो अपनी पूरी एक सेना की टुकड़ी के साथ उन लोगों पे अटैक कर देता है। शुरुआत में कुरैन और नी मिंजे समझ नहीं पाते हैं ये क्या हुआ, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये कई वैन क्लैन वालों की एक गंदी चाल थी। वैन क्लैन कभी सीधे एक सही जो युद्ध नीति होती है वो फॉलो नहीं करता, हमेशा कुछ गलत काम, पीछे से वार करना, गलत चाल चलना, नए डार्क कल्टीवेशन यूज़ करना, ये सब चीज़ें करता है। तो वो आज भी वही कर रहा है, वो आज भी एज़ यूजुअल अपनी गलत इरादे वाली चाल चल रहा है। मतलब नी मिंजे और कुरैन भी एक बहुत बड़े वॉरियर हैं। लान कुरैन तो पहले इसी पूरे सेनापति थे, अब उनकी जगह जो वांग जी ने ले ली है, तो वो भी बहुत अच्छे फाइटर हैं। वो भी तुरंत अपने घोड़े से उतर जाते हैं। ये दोनों तब बड़ी एक तरीके से स्ट्रांगली लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये लोग के पास एक छोटी टुकड़ी है, या ये कह सकते हैं कुछ ही नाम के सैनिक हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे सोल्जर हैं, तो ज़्यादा देर तक ऐसे लड़ नहीं पाएंगे। वहीं जब ये लोग इस लड़ाई में लड़ने में बिजी थे, तो एक झूठी खबर मैसेंजर के थ्रू भिजवा दी गई है वहाँ उस वॉर बेस में। जो हाँ ये खबर भिजवाने वाला जो इंसान है वो आया नी क्लैन के कपड़ों में है, वो वैन क्लैन का सोल्जर, वो नी क्लैन के कपड़ों में है और काफ़ी घायल स्थिति में वॉर बेस के कैंप के पास आके गिरता है और बताता है कि वैन ज़ूलियो ने अटैक कर दिया था लान कुरैन और नी मिंजे के ऊपर। इतना ही नहीं, नी मिंजे बहुत ज़्यादा घायल है और उन लोगों ने लान कुरैन को बंदी बना लिया। ये झूठी खबर नी के वॉर बेस पे दी गई है। ये बात सुनने के बाद लान शिचैन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या हो गया। वो तुरंत वहाँ से अपने कुछ बहुत सारे सोल्जर्स के साथ निकल जाते हैं। तभी जैसे ही वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, सडनली लान वांग जी के दिमाग में कुछ आता है और वो वहाँ रुक जाता है। वो बोलता है, अंकल इतनी अपनी खबर खुद बटरफ्लाई मैसेज से ना भेज के इस सैनिक के साथ क्यों भिजवाई है। वो अपने ब्रदर को बोलते हैं, ब्रदर आप जाइए नी मिंजे और अंकल की मदद करने, मैं यहीं रहूँगा वॉर वेस में। इस तरह से चैन भी थोड़ा गुस्से में होके वांग जी से बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है हमारे लिए नी मिंजे और अंकल की जान कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर नी मिंजे को कुछ हो गया तो हम वॉर पहले ही हार जाएंगे। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे? ब्रदर
मेरा मन कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज़ आप जाइए। शिचैन जो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपने भाई से और आर्ग्यूमेंट करके, क्योंकि उसे उन्हें बहुत टेंशन है नी मिंजे की और एक तरीके से अपने अंकल की, वो उन सारे सोल्जर्स के साथ निकल जाते हैं। एक तरीके से अब वॉर बेस पे जो सारे सोल्जर हैं वो उसे छोड़ के जा चुके हैं। यहाँ बचे हैं तो कुछ डॉक्टर्स, कुछ जो घायल सिपाही हैं वो, और ओमेगाज, बीटाज या जो खाना बनाने वाले होते हैं वॉर बेस में, और उनकी कुछ फैमिली जो सोल्जर गए वो बचे हैं। कोई बड़ा सोल्जर या वो नहीं है, क्योंकि एक तरीके से एक तरीका मतलब उन्होंने इस पूरे वॉर बेस में जो खास स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे वो दौड़े दौड़े चले गए हैं अपने लीडर को यानी नी मिंजो को बचाने। इस बात का फ़ायदा उठा के वेंजू और वेंचाओ अपनी पूरी टीम के साथ उस वॉर बेस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं था कि कोई है अभी भी इस वॉर बेस में जो उन लोगों को टक्कर दे सकता है। अब वो था हमारे विभूषण वहीं पे रह गया था यानी, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। ये बात कोई नहीं जानता, इतना वो लोग ये भी नहीं जानते कि यहाँ पे वेंचिंग भी है। तो वो लोग आराम से ये सोच के कि वो आज इस वॉर बेस को बर्बाद कर देंगे, इस वॉर बेस को ख़त्म कर देंगे, जला देंगे, जिससे एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा नी क्लैन पे। एक तरीके से उनकी रूट्स भी बंद हो गए हैं और ये भी जल जाएगा, तो वो बहुत वीक हो जाएंगे। और जो लोग अगर घायल भी होंगे तो वो कहाँ इलाज के लिए अपने घर थोड़ी वापस जाएंगे। तो वॉर बेस में आते थे। वॉर बेस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सारे वॉर की ज़रूरत की चीज़ें एक ग्रुप बना के या एक जगह बना के, जो कि जैसे कि एक होता है राजक वाली जगह जहाँ पे पूरी प्रजा रहती है, उससे दूर जहाँ पे वॉर हो रही होती है उस एरिया के पास में एक टुकड़ी सी बना के एक जगह बना देते हैं जहाँ पे बहुत सारे खाने का सामान होता है, बहुत सारा मेडिकल का सामान होता है, हथियार होते हैं, जिनको उन्हें बार बार वापस ना जाना पड़े दूर ट्रैवल करके अपने राज्य में, बल्कि वहीं पास में रह के उन्हें वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो चाहिए वो वहीं से उसे यूज़ कर सके। वो एक वॉर बेस होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करके बता रही थी। तो इस वॉर बेस में जब अब कोई है नहीं तो वो ये सोच रहे हैं कि वो इसे बर्बाद कर देंगे, तो फिर नी क्लैन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अपने राज्य से यहाँ तक अपनी सारी चीज़ें पहुँचाना। और अब जब वाटर रूट बंद हो गया है तो एक तरीके से और ज़्यादा हार्ड होगा, क्योंकि लैंड रूट से उन्हें और टाइम लगेगा, 2-2 3-3 दिन लगा करेंगी खाना लाने में, दवाई मेडिकल के सामान लाने में। तो वो ये सोच के ये प्लान करा है वैन क्लैन ने नी क्लैन के अगेंस्ट में, और वो उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो वॉर करने मतलब उस पर अटैक कर दिया है वॉर बेस पे। जब अभी सब लोग जो बेचारे रह गए थे वो अपने पहले ही फैमिली के लिए और अपने लीडर के लिए यानी नी मिंजे के लिए स्ट्रेस में थे। सडनली उन्हें महसूस होता है कि उन पे हथियारों से हमला होने लगा। उनके कुछ तीर में आग लगा के उनकी साइड भेज दी है विंग, जो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उसे क्या हो रहा है। जब वो लोगों की चीखने की आवाज़ सुनता है तो वो भी घबरा जाता है। इतना ही नहीं, शुयांग और वैंकिंग और नी हुसैन ये चारों हाई अलर्ट हो जाते हैं। ये अपने अपने हथियार लेके बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि किस तरीके से वैन क्लाइन की सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। इस समय रात के समय इस तरीके से एक वॉर बेस पे अटैक करना कहीं भी युद्ध नीति के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये एक इन लोगों की गंदी चाल है जो वो लोग चल रहे हैं। अब जो लोग रह गए हैं वो बेचारे जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ लोग खाने के सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल के सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो थोड़ी बहुत यहाँ पे ओमेगाज या कुछ फैमिलीज़ हैं जो बेचारी आती हैं, फैमिली जिनके सोल्जर घायल हैं, वो अपने घायल सोल्जर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से क्रियोस मचा पड़ा है, एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा पड़ा है। तभी नी हुसैन अपने वो भी एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर है, अपनी तलवार लेके आगे आते हैं। जो शुयांग और रैंकिंग और विंग के पास आते हैं वो बोलते हैं अभी यहाँ कोई नहीं है तो हमें ये काम करना पड़ेगा। हमें इसी वक्त इसे क्लैन जो भी हमारे पास हथियार है, जो भी हमारे पास सैनिक है, उनके साथ इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। तभी शुयांग बोलता है और मुझे लगता है कि आपको किसी तरह से खबर पहुंचा देनी चाहिए उन लोगों के पास। लेकिन हम खबर पहुंचाएंगे कहाँ, हमें तो ये भी नहीं पता। पहली चीज़ वो लोग रास्ते में होंगे, हम कौन सा रूट वो फॉलो कर रहे हैं हमें भी नहीं पता, तो हम कैसे खबर पहुंचाएंगे। विंग तुरंत बोलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपनी जान लगा देंगे, पर जो लोग यहाँ हैं उनमें से किसी की जान को खतरा नहीं होगा। जितना हो सके उतना नुकसान रोकने की कोशिश करेंगे। सब ये चारों फुल फॉर्म में, मतलब एक कहते हैं
पूरे जोश में हैं इस वॉर को लड़ने के लिए। चारों अपनी अपनी वेपन निकाल के, अपनी तलवारें निकाल के लड़ने शुरू कर देते हैं। विंग भी, जो एक किसी सिपाही की तलवार को लेके लड़ाई के मैदान में उतर गया। वैन क्लैन ने भी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चारों वॉरियर वहाँ होंगे। इन चारों के सामने भी वहाँ पे खड़े हुए सोल्जर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। ये चारों, ये कोई बीटा है तो 2 ओमेगा हैं, एक ही अल्फा है, लेकिन इनका स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन की ये चारों भी किसी अल्फा से कम नहीं है। ये पूरे जोश से लड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे वैन क्लैन के सोल्जर, जो ज़्यादा नहीं थे क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि मतलब बाकी सोल्जर वहाँ पर है ना लड़ने के लिए बाकी टीम से, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा सोल्जर नहीं थे, लेकिन हाँ बहुत कम भी नहीं है, अच्छे खासे हैं। उनके भी धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। अब वैंशु को बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो एक छोटा सा मलाई वाला काम होगा, जाएगा लोगों को मारेगा और सब कुछ जला के आ जाएगा, लेकिन यहाँ ये चारों इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर उसको टक्कर देंगे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन चारों ने कई घंटे लगा दिए हैं वैंजू और वैन चाओ को रोकने में। इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए हैं। विंग भी काफ़ी घायल है, नी हुसैन भी घायल है। इतना ही नहीं, वैंकिंग भी घायल है। लेकिन हाँ, यह इन चारों ने एक तरीके से इन्हें अभी तक वॉरवेज के अंदर एंट्री नहीं करने दी है। ये वॉरवेज के बाहर खड़े होकर पूरी तरह से लड़ाई कर रहे हैं। आधी वैन क्लैन सेना खत्म हो चुकी है। विंग को देखे वैन चाओ को एकदम से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये विंग वही विंग ओमेगा है जिसने एक बार वैन चाओ को अपनी तलवार, अपनी मतलब शॉर्ट स्किल के कारण हराया था। विंग की आज भी, चाहे वो उसकी खुद की तलवार नहीं किसी और सोल्जर की तलवार है, लेकिन जो उसके लड़ने का तरीका अभी भी अल्टीमेट है। वो इतनी स्ट्रांगली उन्हें रोक रहा है, लड़ रहा है। एक वैंसू को और वैनजाओ को बहुत जेलसी हो रही है विंग को देख के। एक पहले से ही उन लोग दोनों की नीयत विंग के ऊपर गंदी थी, दूसरा विंग एक ओमेगा होके इतने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर और सोल्जर की गर्दन काट रहा है, उसे बहुत चिढ़ हो रही है। इतना ही नहीं, उसने अब सोच लिया है कि वो आज इस वॉरवेज को तो जलाएगा ही, साथ में विंग को अपने साथ दोबारा ले जाएगा। जो वो लास्ट टाइम नहीं कर पाया था, अब वो विंग के साथ वो करेगा। ये वैनचाओ के दिमाग में चल रहा है और अपनी इसी गंदी चाल के कारण वो अपनी पॉकेट से अपना इनलाइनर का एक छोटा सा टुकड़ा निकालता है। वैनचाओ ने अपने फादर से छुप के ये इन आयरन का टुकड़ा अपने पास लेके आया था। वो एक बहुत ही डरपोक टाइप का सोल्जर है। वो उसे डर लगता है कि बिना वैन जूलियो के वो कभी किसी वॉर में जाएगा तो हार ही जाएगा। इसी कारण वो जब भी कभी वैन जूलियो के बिना कहीं जाता है तो वो अपने फादर का ये स्पिरिचुअल वेपन कह दो या इन आयरन का ये टुकड़ा कह दो अपने साथ लेके चलता है, ताकि इसकी पावर से वो वॉर पक्का जीत जाएगा। वो उसी चीज़ का यूज़ करता है। वो तुरंत अपने इन आयरन के टुकड़े को एक्टिव करता है, जिससे जो सोल्जर अभी वैनचाओ के इन लोगों ने मारे थे वो धीरे धीरे करके दोबारा से खड़े होने लगते हैं। और ये देख के नी हुसैन और विंग और वैंकिंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सुयांग का भी यही हाल है। ये चारों अब समझ नहीं पा रहे कि इतनी मेहनत से इन्होंने इतने सारे सोल्जर्स को मारा था, अब फिर से ये सोल्जर खड़े हो गए तो अब ये क्या करेंगे। लेकिन ये मन में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस शॉट के साथ लड़ाई करते रहते हैं। धीरे धीरे ये सेना ख़त्म होने की जगह बढ़ती जा रही है और ये जिस भी सोल्जर को छू रही है वो भी इसी तरह से कन्वर्ट हो रहा है। ये देख के विंग बहुत घबरा रहा है। विंग ने ये चीज़ पहली बार अपनी आंखों से देखी थी और उसने कभी इस टाइप की डेड क्रॉप्स देखी नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। लेकिन वो अपनी घबराहट को अपने इस समय शो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इस समय घबरा गया तो वो जानता है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, यहाँ पे बहुत नुकसान हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता। इसलिए वो अपनी घबराहट छुपा के लगातार लड़ रहा है। वहीं वांग जी जो आधे रास्ते से वापस आया है, वो भी ऑलमोस्ट वहाँ उस जगह पहुँचने वाला है। तभी एक कुछ क्रॉप्स ने विंग को चारों तरफ से घेर लिया है और वहीं विंग अपनी चारों से अलग होके एक तरफ एक एरिया में घिर गया है। वहाँ वैनचाओ बड़ी कनिंग स्माइल के साथ आता है। विंग डर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर गलती से इन क्रॉप ने विंग को छू लिया तो विंग भी एक क्रॉप बन जाएगा, जो कि वो नहीं चाहता। और वैनचाओ ये उस विंग के चेहरे के डर से पहचान रहा है। विंग से तलवारबाजी में तो ये लोग नहीं जीत सकते थे, लेकिन हाँ अपनी गंदी चाल से वैनचाओ ने थोड़ा सा तो विंग को डरा दिया है। विंग अभी भी कोशिश कर रहा है कि इसी तरह से कि वो उसे टच ना कर पाए और तलवार से वो उसके पास ना पाए। वैनचाओ पीछे से हंसते हुए गंदी सी स्माइल देते हुए विंग की तरफ बढ़ते हुए कहते, आखिरकार इस ओमेगा के चेहरे पे मुझे वो डर दिख ही गया जिस डर को मैं उस दिन देखना चाहता था। पर कोई नहीं,
आज ही सही, पर मुझे वो डर दिख ही गया। इस बात पे विंग और गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें अपनी गंदे तरीके से ही लोगों को डराना है पसंद है। यही तरीका है ना तुम्हारा, धोखे से किसी की जगह घुस जाना, इस तरीके से अपनी इस आयरन का यूज़ करके लोगों को डराना। हिम्मत है तो बिना इसके तलवारबाजी में आओ मेरे सामने, तब देखूंगा कि किसकी आंखों में डर है, मेरी या तुम्हारी। विंग गुस्से में बोलता है। इस बात पे वेंचो को और गुस्सा आता है। तरीका कोई भी हो, लेकिन अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। रेडी रहो मुझे आज रात सर्व करने के लिए। उस दिन भी मुझे तुम्हारे रूप को देख के मन तो करा था कि मैं वहीं सबके बीच में तुम्हें मार्क कर दूँ, तुम्हें अपना बनाऊँ, लेकिन तब भी तुम्हारी इस तलवारबाजी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं ऐसा करूँगा, अपनी पूरी की पूरी सेना के सामने ऐसा करूँगा, सबके बीच में तुम्हें टेस्ट करूँगा। वेंचाओ बड़ी गंदी तरीके से ये चीज़ बोल रहा है विंग को। ये बहुत गुस्सा आ रहा है। विंग का मन कर रहा है कि वो अभी वेंचाओ की गर्दन काट दे, लेकिन जैसे ही विंग वेंचाओ की तरफ आगे बढ़ता है तो कुछ क्रॉप्स फिर विंग को घेर लेती हैं। विंग दोबारा से उन क्रॉप्स से लड़ने लगता है। वेंचाओ जब ये बोल रहा था तो उसे पता नहीं था कि पीछे कोई आ गया है, या ये बोल दो पीछे उसकी मौत आ गई है, क्योंकि वांगजी ने ये सब सुना भी और देखा भी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है, उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई हैं। आज वांगजी का रूप कुछ अलग ही लग रहा है। वांगजी के ऑरा बिल्कुल अलग है। वांगजी के सराउंडिंग में एक ब्लू कलर की लाइट घूम रही हैं। वांगजी की आंखों जो ऑलरेडी गोल्डन कलर की है वो और ज़्यादा गोल्डन चमक रही हैं। इतना ही नहीं, वांगजी का जो घोड़ा जिस पे वो बैठा हुआ है उसे वांगजी का वेट नहीं संभाला जा रहा है। वो भी अब एक तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान साउंड कर रहा है और बहुत ज़ोर ज़ोर से उछलना और आवाज़ें निकाल रहा है, जैसे वांगजी का वेट कितना बढ़ गया हो। वांगजी अपने घोड़े से तुरंत उतरता है और वांगजी जैसे ही कदम जमीन पर रखता है तो एकदम से एक अर्थक्वेक वाली फीलिंग आती है, जैसे कितना कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन ने धरती पे कदम रखा हो। वांगजी को पीछे जैसे ही वेंचाओ कुछ कोई आया है महसूस करता है और मुड़ता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है, क्योंकि वांगजी बिल्कुल ही अलग लग रहा है। वांगजी की बॉडी शाइन कर रही है ब्लू कलर में, आंखें गोल्डन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। चारों सराउंडिंग में एक स्मेल आ रही है जो वांगजी के शायद अल्फ़ा की है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आज तक कभी वांगजी के सराउंडिंग में कभी नहीं हुई जो अब आ रही हैं। वांगजी की आंखें एक तरीके से पूरी तरह से इस समय वेंचाओ को अपनी आंखों से ही मार दे, इतना गुस्से में है। धीरे धीरे वांगजी जब आगे बढ़ रहा है तो विंग को मन में बहुत खुशी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि ये क्रॉप्स जिससे वो डर रहा था अब वो इनसे मार देगा, और विंग को भी बड़ा कॉन्फिडेंस सा फील हो रहा है। वांगजी के सामने आके उसे एकदम से इन क्रॉप से भी डर नहीं लग रहा है। उसे लग रहा है वो भी इन क्रॉप से लड़ लेगा। ये दोनों यानी विंग और वांगजी इस नए कॉन्फिडेंट रूप को देख के वेंचाओ बहुत ज़्यादा डर गया, लेकिन वो अपनी गंदी चाल से बाज नहीं आता। तुरंत अपने पॉकेट से वो इन आयरन निकालता है और उसके एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है वांगजी के ऊपर, जिससे विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत जोर से चीखता है लंजा, और दौड़ के वांगजी की तरफ दौड़ता है। वो एकदम से वांगजी के आगे आगे खड़ा हो जाता है। वो इतनी फास्ट था कि अपनी नॉर्मल स्पीड, एक ह्यूमन स्पीड से बहुत तेज। वांगजी भी काफ़ी शॉक्ड है कि विंग की इतनी तेज़ी से उसके आगे आगे खड़ा हो गया। वो इन आयरन का फोर्स जैसे ही विंग के सामने आता है, एक बहुत बड़ी रेड रंग की ट्रांसपेरेंट वॉल से बीच में खड़ी हो जाती है, जिससे वो जो इन आयरन का अटैक किया था वेंचाओ ने वो रुक जाता है। और वॉल के पीछे विंग और वांगजी शॉक खड़े हैं, क्योंकि वांगजी को भी नहीं पता था कि विंग के पास ये कोई सुपर पावर है कि वो इस तरीके से एक शील्ड बना सकता है। और विंग को भी नहीं पता था, क्योंकि आज तक विंग ने कभी ये सब चीज़ नहीं कर पाई। अगर उसे पता होता कि उसके पास कोई ऐसी पावर है जिससे वो चीज़ें रोक सकता है, एक शील्ड बना सकता है, तो क्यों मैडम भी उसे बिना बात के उनके जेडियान से वार सहता, क्यों वो अपने बॉडी पे ये वेंचाओ का मार्ग सहता। उसी के लिए भी ये पहली बार था। यह सच कहें ये वांगजी के लिए ही उठाई हुई उसका प्यार है या कंसर्न है जिससे ये वॉल आई है, क्योंकि आज से पहले तो ये वॉल वो कभी नहीं बना पाया था। ये दोनों शौक खड़े हैं और उससे ज़्यादा शौक खड़ा है वेंचाओ को ले तो जैसे उसकी ज़मीन निकल गई हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से कुछ होगा। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसके पीछे पीछे उसके सारे क्रॉप और वो सब लोग भी पहुँच जाते हैं। जब वेंसू देखता है कि उसका ब्रदर कहीं से दौड़ा घबराया हुआ भागा हुआ आ रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भाग लेता है। इन शॉर्ट ये सारे वहाँ से भाग जाते हैं डर के मारे। वांगजी और विंग अभी भी बिल्कुल उसी पोजीशन से
से खड़े हैं। विंग आगे की तरफ फेस करके खड़ा है और वांग जी बिल्कुल उसके पीछे। अचानक से जैसे ही विंग और वांग जी एक दूसरे से की तरफ देख के सीधा देखते हैं तो वो शील्ड अब गायब हो गई है। विंग और वांग जी समझ नहीं पाई ये क्या हुआ, लेकिन वांग जी तुरंत विंग को अपने गले से लगा लेते हैं और विंग भी वांग जी देख रहा है कि विंग के कुछ चोटें लगी हुई हैं, जैसे उसके कुछ कंधे पे कुछ वॉर करते समय जैसे निशान तलवार से थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, ज़्यादा नहीं पर हल्की बहुत उसे खरोच चोट लगी हुई है। और वांग जी बड़े प्यार से पहले विंग के फेस पे फिर उसके कंधे के पास की उस जगह को टच करते कहते हैं, तुम ठीक हो ना, कुछ करा तो नहीं ना उन्होंने। विंग अब कंसर्न से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं तुम ठीक हो। वांग जी उसे देख रहा है और जो अभी उसका गुस्से वाला औरा था वो एकदम से कहीं गायब हो गया है। वो बोलता है, नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ ही थे। तभी पीछे से दौड़ा न्यू सैन, शुयांग और वैंकिंग आते हैं जो बताते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं। वांग जी तुरंत बोलता है, तो मेरा शक सही था, मैंने जो सोचा था वो सही था, ये जानबूझ के हमें छोटी खबर फैलाई गई थी। पर अंकल और कहाँ हैं ब्रदर, एकदम से न्यू सैन पीछे से बोलता है। तो वांग जी बोलता है, शिचेंगा गए हैं, साथ में बहुत सारे लोग भी गए हैं, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है ये चाल थी हमारे वॉर बेस को जलाने की, बर्बाद करने की। ये लोग इतना गिर सकते हैं, इस तरीके की चाल चल सकते हैं, एकदम से शुयांग बोलता है। तभी वैंकिंग अपनी स्माइल करते हुए शुयांग को बोलती है, तुम्हें अभी वैन प्लान के बारे में पता क्या है, ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं और इससे कहीं ज़्यादा गिरे हुए काम कर सकते हैं। वो तो शुक्र था कि हम लोग यहाँ थे, वरना पता नहीं क्या होता। और सही रहा हंगवंजुन, आपने अपना दिमाग लगा के आप वापस आ गए, हमसे भी उन क्रॉप्स को संभालना मुश्किल हो रहा था। विंग जो बिल्कुल शॉक्ड है, उसके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है और वांग जी ये देख सकता है विंग शॉक्ड है, वो भी शॉक्ड है जो विंग के साथ और उसके साथ अभी हुआ। लेकिन वो तुरंत विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। विंग भी वांग जी का हाथ पकड़े हुए पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसे फिर से अपने कैंप में लाता है, उसके पहला हांगफू की फर्स्ट लेयर उतारता है और फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी पे जहाँ भी मार्क लगा है वहाँ पे दवाई लगाने लगता है। विंग ने अब एक पतला सा सिर्फ एक इनर हांगफू पहना हुआ है, जिसके और जहाँ जहाँ उसके कट्स है वहाँ वांग जी उसके दवाई लगा रहा है। अब विंग को आज पता नहीं वो शर्म जो उसे पहली बार आई थी वांग जी के सामने इनर हार्मफुल में, आज नहीं आ रही, बल्कि वो इस समय बहुत ज़्यादा डरा हुआ और शॉक्ड है। उसने आज ये कैसे करा, ये क्या पावर थी, उसे कुछ पता नहीं। पहले वो उस वजह से शॉक था कि उसे इस तरह के व्यूज़ यानी ड्रीम आ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं जो फ्यूचर देख सकता है, क्या देखा था उसने पहले बेहोश होने से पहले, और अब ये चीज़ वो पहले से बहुत ज़्यादा डरा हुआ घबराया हुआ है। अब वांग जी ये देख सकता है। वांग जी उसके सारी दवाई लगाने के बाद उसके अपने दोनों हाथों से विंग का फेस पकड़ता है। अब विंग थोड़ा कंसर्न से वांग जी को देख रहा है, उसकी यहाँ बड़ी बड़ी आंखें बार बार झपका झपका के वांग जी को देख रहा है। वांग जी को विंग इस समय बहुत क्यूट लग रहा है। वांग जी तुरंत उसके माथे पे एक किस करता है, जिसे विंग थोड़ा सा डरता और थोड़ा सा मन में खुश होता है। उसे वांग जी का इस समय ये प्यार करना, ये किस करना बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी अब धीरे से बोलता है, तुम क्यों घबरा रहे हो, मैंने अभी ये क्या किया। एकदम से विंग बोलता है, मुझे नहीं पता, मैंने ये कभी पहले नहीं किया, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे किया। बेचारा विंग थोड़ा सा घबराता हुआ, थोड़ा कांपता हुआ बोल रहा है। वांग जी दोबारा से उसके फेस को प्यार से पकड़ के अपना माथा और उसका माथा जोड़ लेता है और धीरे से बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें भी नहीं पता है। देखो यहाँ ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, जैसे कि मैं एक ड्रैगन हूँ, तुम्हारा दोस्त शुयांग एक ह्यूमन नहीं है बल्कि एक वुल्फ फॉर्म में भी आ सकता है। इस बात पे विंग थोड़ा सा और दूर होकर बोलता, क्या? हाँ, हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। ये पावर्स हम लोगों के पास पहले थी, जो हम लोगों के पास इतनी नेगेटिविटी नहीं थी। सब लोग अच्छा सोचते थे, अच्छी पॉजिटिव कल्टीवेशन करते थे। लेकिन एक डार्क कल्टीवेशन जैसे जैसे हमारे कल्टीवेशन में वर्ल्ड में बढ़ने लगी तो बहुत सारी पावर्स धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी या ब्लॉक कर दी गई। अब उनमें से कुछ पावर्स हैं जो हम लोगों के पास हैं, लेकिन हम उन्हें अब यूज़ नहीं कर सकते, या ये कह दें हमारा कल्टीवेशन लेवल उतना अच्छा नहीं है कि हम उसे यूज़ ना कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जिनके पास जो पावर हैं वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्योर सोल होते हैं, जैसे कि तुम। ये ज़रूर तुम्हारी मदर या फादर की दी हुई कोई पावर है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, अंकल आएंगे तो मैं उन्हें इस बारे में पूछूंगा और तुम्हारी भी मदद करूंगा। विंग को वांग जी का ये प्यार से उसे समझाना, उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड में नॉर्मल चीज़ें होती थी। हो सकता है ये उसके पेरेंट्स की दी हुई कोई पावर हो तो उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है।
अपने ऊपर, उसे लगता है कि उसमें कोई कमी नहीं है या वो कोई गलत चीज़ नहीं, उसको उसके साथ कोई गलत मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में सोच के बहुत खुश होता है। तभी एकदम से नी हुसैन और शुयांग उन लोगों के बैंड के पास आते हैं। उन लोगों ने भी अपने आप को जो कटफट थे वो उनका इलाज कर लिया है और वो बताते हैं कि शिचैन, नी मिंजो और अंकल कुरैन आ गए हैं। जब वो लोग की आने की खबर सुन के वांग जी भी दौड़ा दौड़ा वहाँ जाता है। इतना ही नहीं, विंग भी तुरंत जाता है क्योंकि विंग को भी वांग जी के अंकल से मिलना है, जानना है कि अपने बारे में जो वो आज कल महसूस कर रहा है वो डिस्कस करना है। वो ये सोच के जा रहा है। वहीं अंकल कुरैन और नी मिंजो को कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थे। इतना ही नहीं, इतना शिचैन वहाँ पहुँचे इतना तो वो उन्होंने उन लोगों को मार भी दिया था। और वैन जूलियो तो आया ही सिर्फ इसी वजह से था कि वो सिर्फ ध्यान भटका सके, वो पहले ही निकल गया था। तो एक तरीके से वहाँ शिचैन का पहुँचना भी बेकार ही रहा। तभी वो सब लोग अब उस वॉरबेस के उस मतलब नी मिंजो के कैंप में हैं। जब कुरैन वहाँ बैठे हैं तो देखते हैं कि वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। कुरैन तुरंत विंग को देख के पहचान जाते हैं क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा शक्ल उसकी मिलती है उसकी मदर से। अब जो लोग जिनने मतलब विंग की मदर को उनकी जवानी में, उनकी यूथ में देखा है तो वो पहचान सकते हैं कि विंग और उनका फीचर्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैडम यू हैं जो सिर्फ उन्हें मिली ही तब जब उनकी शादी वादी हो गई, तो वो शायद इतनी वो पहचान नहीं पाती थी कि विंग की मदर फादर कौन है। इवन विंग को भी अपने मदर फादर के बारे में ज़्यादा कुछ अभी तक नहीं पता है। जेनफेमिया ने उसे भी नहीं बताया था, उसकी ही सेफ्टी के लिए। वो लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो कुरैन अपनी जगह से उठ के विंग और वांग जी की तरफ बढ़ के आते हैं। विंग और अब पहले वांग जी को देख रहा है, फिर कुरैन को देख रहा है क्योंकि कुरैन बिल्कुल उसके पास आके खड़े हो गए और उसके पास बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ फिराते हुए कहते हैं, तो विंग तुम आखिरकार मुझे मिल ही गए। एकदम से सब लोग वहाँ जितने भी खड़े थे वो शॉकिंगली देख रहे हैं, सिवाय नी मिंजो को छोड़ के कि कुरैन क्या बोल रहे हैं। बट कुरैन अपनी बात पूरी कर रहे हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे मदर फादर की डेथ के बाद मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी तुम कहाँ हो जान सकूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जेनफेमिया चाहते ही नहीं थे कि कोई जान सके तुम जिंदा हो। इस बात पर विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता हुआ बोलता, आप मेरे पेरेंट्स को जानते थे? अंकल फेमिया ऐसा क्यों करेंगे? एकदम से विंग बोलता है। तभी कुरैन बोलते हैं, क्योंकि वो तुम्हें मैडम यू से सेव करना चाहते थे। मैडम यू को अगर पता चल जाता कि तुम भी चांसर और चांसर के बेटे हो तो वो पक्का तुम्हें जीन क्लैन या वैन क्लैन के हवाले कर देती, ताकि वो तुम्हारी कल्टीवेशन पावर का यूज़ करके नी क्लैन को या लैन क्लैन को बर्बाद कर दे। इस बात पे वांग जी और सब लोग थोड़ा शॉक हैं कि विंग की कल्टीवेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है क्या? अब विंग बोलता है, मेरे पेरेंट्स भी कल्टीवेटर थे। एकदम से विंग को, जो आज तक जानता ही नहीं उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ, वो जानने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। इतना ही नहीं, वो हमारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कपल थे। कल्टीवेशन के मामले में उनके टक्कर कोई नहीं दे सकता। तुम्हारी मदर के पास तो बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। वो बादशाह शरण की बेटी थी, कैसे नहीं होते उसके पास वो पावर। अब वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि वांग जी ने भी थोड़ी देर पहले उससे यही बात कही थी कि सुपर नेचुरल पावर इस वर्ल्ड में है। तो वो बोलता है, कैसी पावर? जैसे तुम्हारी मदर फ्यूचर देख सकती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर के पास तो एक शील्ड की पावर थी जिससे वो बड़े से बड़े कितनी भी किसी का अटैक हो उसे रोक सकती है। ये शील्ड पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। एकदम से विंग बोलता है, हाँ, और आज मैंने वो देखा भी। एकदम से वांग जी भी बोलते हैं, हाँ अंकल, आज हमने वो पावर देखी। अब वांग जी और विंग की बात सुन के सब लोग एक दूसरे को शॉकिंगली देखते हैं। तो विंग ने जो आज करा, वांग जी उसके बारे में अपने अंकल और सबको बताता है। ये सब देखने के बाद सब लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं। अब अंकल मतलब कुरैन अपनी बात बताते हैं जो उन्हें जेनफेमिया ने बताई। विंग, तुम्हारे पेरेंट्स को मारने वाली भी वो मैडम यू ही थी। उन्हें तुम्हारी मदर से बहुत ज़्यादा जेलसी थी क्योंकि तुम्हारी मदर के पास मैडम यू की तरह कोई स्पिरिचुअल वेपन लाइक जेडियान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे जो मैडम यू को कभी नहीं मिली, इसलिए वो जलती थी तुम्हारी मदर से। इसी कारण उसने रैन क्लैन को जानबूझ के तुम्हारे मदर फादर के छोटे से उस क्लैन की उस छोटी सी जगह की जहाँ वो लोग रहते थे उस का एड्रेस दिया, जिससे रैन क्लैन ने धोखे से वहाँ पे अटैक करके तुम्हारे मदर और फादर को मार दिया था। लेकिन फेमिया तुम्हें वहाँ से बचा के ले आए थे। मैडम यू को कभी पता ना चले कि तुम्हारे मदर फादर कौन थे, इसलिए उन्होंने ना तुम्हें या किसी को भी बताया कि तुम्हारे असली पेरेंट्स के बारे में।
इस बात पे विंग की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसने तो मैडम यू को बहुत रिस्पेक्ट करी, हमेशा मैडम यू की बात सुनी थी। वो मैडम यू उसी के पेरेंट्स की डेथ का एक पीछे थी। उस ये बात जानने के बाद विंग को बहुत बुरा लगता है। अब कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। तुम्हें पता है तुम और वांग जी एक दूसरे के सोलमेट हो, तुम्हें तो कब से मैं ढूंढ रहा था। इस बात पे वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। अब अंकल कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। वांग जी, ये वही है बादशाह सरेन का ग्रैंडसन जिसे तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए लिखे हुए लेटर में लिखा था। इस बात पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके मन में तो लड्डू फूट जाता है। फाइनली उसका सोलमेट कोई और नहीं विंग है। ये बात जानने के बाद तो उसे इतनी खुशी मिलती है कि उसे किसी और ओमेगा के साथ मतलब बॉन्ड नहीं होना पड़ेगा, या किसी और कोई और ओमेगा को अपनी लाइफ में लाएगा। उसका लाइफ पार्टनर उसका विंग ही है। ये सुन के तो उसे बहुत खुशी होती है। इतना ही नहीं, शिचैन को, पीछे खड़े सब लोगों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को लिए बने हैं। ये जान के हर किसी को बहुत खुशी होती है। दूसरा, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो कहीं ना कहीं वॉर रुक सकती है। इस चीज़ की भी इन लोगों को बहुत खुशी होती है। विंग थोड़ा शॉकिंगली अब कुरैन की तरफ देखता है और पूछता है, सोलमेट कुरैन अब उसे सब कुछ बताते हैं कि वांग जी एक ड्रैगन था। उसकी मदर ने अपनी पावर लॉक करी थी, जो एक तरह का कर्ज खुद को दिया था, जो कहीं ना कहीं वांग जी के बर्थ के समय वांग जी के साथ ड्रैगन, क्योंकि वो ड्रैगन था तो उसमें चला गया। और तब हेवन ने और मतलब हेवन और अर्थ ने मिलकर एक भविष्यवाणी की थी कि उसे एक सोलमेट बॉन्ड तोड़ सकता है, और ये ही दोनों मिलकर दोबारा से कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक शांति लाएंगे, जो अब हो सकता है जब वांग जी का ड्रैगन फॉर्म एक्टिव होगा और ये वॉर रुक जाएगी। विंग एकदम से बोलता है, शायद इसी कारण मुझे अब ये पावर्स के बारे में पता चल रहा है। वांग जी भी आगे आके उसकी तरफ देखते बोलता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे हैं। तभी एकदम से वैंकिंग, जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वॉर ख़त्म होने के लिए, वो कूद के बोलती है, तो कैसे होगा ये, चलो जो करना है जल्दी से करो ताकि हम जल्दी से इस वॉर को ख़त्म कर सके। इस बात पे वहाँ खड़े आधे लोग बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे हैं। वहीं कुरैन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सोलमेट होने का मतलब यह है कि दोनों मेटिंग करेंगे, एक दूसरे को मार्क करेंगे, तभी वो सोलमेट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस बात पर वांग जी को मन में बड़ी खुशी होती है कि ये एक तरीके से उसके तो जो वो 2 दिन से चाह रहा है वो हो जाएगा वाली चीज़। तो एकदम से कुरैन गुस्से में बोलते हैं, तुम पागल हो गई हो, तुम क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोला करो। एकदम से मतलब अपने अंकल को गुस्सा करते देख कुरैन का गुस्सा वैंकिंग पे करते देख एकदम से लान शिचैन बीच में आके बोलते हैं, अंकल इन्हें अभी सही से नहीं पता, मैं इन्हें समझा दूंगा, आप चाहिए रेस्ट कर लीजिए, आज पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक रहा आपके लिए, चलिए। अब इस बात पे कुरैन, जो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहते, गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी धीरे धीरे करके उस कैंप को छोड़ के जाने लगते हैं, जहाँ वांग जी और विंग भी उनमें से एक है। वांग जी और विंग जैसे ही कैंप में वापस आते हैं तो विंग और वांग जी पहले एक दूसरे को देखते हैं। तभी विंग धीरे से बोलते हैं, तो तुम मेरे सोलमेट हो। वांग जी अब धीरे से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और बोलता है अब विंग फिर से अपना एक कदम पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हें कब से ये बात पता थी। अब वांग जी एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, शायद जब से तुमसे पहली बार मिला था। पर कैसे, मुझे तो नहीं पता चला, पर मुझे तो लग रहा था जैसे ही मैं तुम्हें मिला था कि तुम मेरे हो। और ये बात बोलते बोलते वांग जी और विंग तब बैठ के बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए। विंग और वांग जी को पता नहीं चलता। विंग जैसे ही और एक कदम पीछे करता है तो वो बेड से टकरा के पीछे की तरफ गिर जाता है। अब वांग जी तुरंत मौके का फ़ायदा उठा के उसके ऊपर आ जाता है और विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी विंग की तरफ, विंग की साफ दिख रहा है कि वांग जी की आंखों में कुछ और है। आज वांग जी की आंखों में बहुत ज़्यादा प्यार और एक तरीके से विंग उसी का है, ये बात जानने की खुशी है। विंग धीरे से बोलते हैं, क्या करना होगा हमें सोलमेट बॉन्ड के लिए। वांग जी अपना सर नीचे करके विंग की गर्दन के पास आके वहाँ पे प्यार धीरे से बोलता है। वो जब बोलता है तो एक तरीके उसकी ब्रेथ विंग की बॉडी पे उसकी नेक के पास फील होती है। विंग को एकदम से शिवरी सा फील होता है कि उस वांग जी की ये सांसें जो उसकी बॉडी पे पड़ रही हैं उसे एकदम से बहुत चिल फील करता है। वांग जी अब जहाँ पे वो है यानी उसके सैंडलैंड के पास में सक करने लगा है, जोर जोर से किस करने लगा है। और वांग जी का ये करना विंग को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। वांग जी
विंग को अब बहुत ज़्यादा पैशनेटली उस एरिया को और ज़्यादा सक कर रहा है। वही विंग को डर है कि कहीं वांग जी से माफ ना कर दे, इसलिए वो तुरंत थोड़ा सा वांग जी को रोकते हुए कहता है, लंजा लंजा रुको। लेकिन वांग जी अब थोड़ा सा ऊपर होके विंग की आंखों में देखने लगते हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और वांग जी अब धीरे से बोलते हैं, क्यों रोकना चाह रहे हो आप तुम मुझे? अब तो तुम भी समझ गए हो कि तुम मेरे लिए ही बने हो और मैं तुम्हारे लिए, तो फिर आज क्यों रोकना चाह रहे हो? विंग थोड़ा घबराते बोलता है, पर हम दोनों मैरिड नहीं हैं। इस बात पे वांग जी अपना फेस बिल्कुल विंग के फेस के पास, उसके लिप्स के एकदम पास आके धीरे से बोलता है, पर हम दोनों एक दूसरे के ही हैं। और वो ये बात बोलने के बाद विंग के लिप्स को कैप्चर करके उन्हें किस करने लगा। विंग आज से पहले वांग जी ने उसे एक बार और किस किया था, जो विंग का फर्स्ट किस था, लेकिन तब विंग को वो किस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन आज की किस में विंग 1 मिनट में मेल्ट हो जाता है। वो भी अब उतने ही हंग्री, उतने ही पैशन के साथ वांग जी के किस को उल्टा रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी जब महसूस करता है कि विंग भी उसके किस का उतने ही तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो बिना टाइम लगाए अब विंग के ऊपर अपनी बॉडी प्रेस करने लगा और धीरे धीरे एक हाथ से विंग का हैंडफुल खोलने लगा। विंग भी अपने दोनों हाथों से वांग जी की नेक को रैप कर लेता है और अब ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। विंग वांग जी की इस किस में इतनी बुरी तरह से मेल्ट हो गया कि उसे पता भी नहीं चला कि कब वांग जी ने उसके ऑलमोस्ट सारे कपड़े उतार दिए हैं। अब विंग सिर्फ अपने लोअर मतलब गारमेंट में है और वांग जी ने उसे पूरी तरह से न्यूड कर दिया। विंग जब ये महसूस करता है तो थोड़ा सा शर्माते हुए अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। वांग जी तुरंत उसके दोनों हाथों को अब उसके सर के ऊपर एक हाथ से पकड़ लेता है और दोबारा से किस करते हुए बीच में बोलता है, यू आर माइन, दिस बॉडी इज़ माइन एंड अब मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात विंग महसूस कर रहा है किस तरह से वांग जी उसे कितने पैशन से, कितने लस्ट से इस समय देख रहा है। विंग भी वैसा ही कुछ फील कर रहा है वांग जी के लिए। वो भी जब देखता है कि वांग जी उसके साथ वो सब करना चाहता है, तो वो भी उसका मन भी इस समय उसका ओमेगा भी इस अल्फ़ा को, अपने अल्फ़ा को चाहता है। तो वो भी अपने हाथ को थोड़ा सा मूव करते हुए धीरे से बोलता है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी, जिसे वांग जी समझ रहे हैं कि विंग क्या चाह रहा है। इसलिए वांग जी अब अपने एक बचे हुए दूसरे हाथ से अपने कपड़े खुद ही रिमूव कर रहे हैं। विंग को ये नज़ारा कि जिस तरह से वांग जी खुद के कपड़े उतार रहा है, एक एक हनफू उतार रहा है, विंग को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से इस जो उसके सामने गॉड ब्यूटी भगवान ने बनाई हुई इतनी सुंदर चीज़ दिख रही है, वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करें। ये दोनों अब पूरी तरह से न्यूड है। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ पैशनेटली किस कर रहे हैं, एक दूसरे की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी एक दूसरे की नेक पे, चेस्ट पे, निपल्स पे, हर जगह एक सक और किस और बाइट कर रहे हैं। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा हंगर है विंग की बॉडी के लिए। वहीं विंग ऑलमोस्ट हीट में आ चुका है। कब वांग जी के फॉर्मेंस उसे हीट के में ले आए उसे पता ही नहीं चलता। विंग भी अब उतनी ही हंग्रीली हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है। वांग जी धीरे धीरे विंग की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है, उसके साथ खेल रहा है, या ये कह सके उसे पूरी तरह से टेस्ट कर रहा है। वहीं विंग भी वांग जी की इस हर मोमेंट के साथ फुल एक्साइटेड हो रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ वो एवरीडे मीन्स एवरीडे करने लगते हैं। जब फर्स्ट टाइम वांग जी विंग की बॉडी में एंटर हुआ था, तो विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था, क्योंकि विंग का वो फर्स्ट टाइम था, सेम वांग जी के साथ था, क्योंकि वांग जी का भी ये फर्स्ट टाइम है। आज से पहले इन दोनों ने कभी किसी के साथ कुछ इस टाइप का ना ही सोचा है ना ही करा है। तो ये दोनों क्या ये फर्स्ट टाइम ही था? दोनों फर्स्ट टाइम में एक दूसरे के साथ जो ये कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों एक दूसरे से पहले नहीं मिले। विंग के लिए ये बहुत ज़्यादा हैवनिंग वाली फील ले रहा है। तो उसका वो पेन कब एकदम से उसकी एक कहते हैं खुशी या इस एक्साइटमेंट में बदल गया, उसे पता ही नहीं चला। अभी वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। इन दोनों की इस एक्साइटमेंट और इस लव मेकिंग की नॉइज़ बाहर तक अच्छे से आ रही है। जब फर्स्ट नॉइज़ विंग की आई थी, तभी लान कुरैन का तो फेस रेड हो गया था और लान शेचैन तुरंत दौड़े दौड़े इनके कैंप के पास आए थे, इनके कैंप के चारों तरफ साइलेंट स्पेल लगाने के लिए। अब इनके कैंप से ताकि बाहर तक आवाज़ ना आए। लेकिन हाँ, यहाँ खड़ा हर पर्सन समझ चुका है कि शायद इन दोनों बॉन्ड सोलमेट ने एक दूसरे को
मार्क कर दिया है। वांग जी ने विंग से भी रिक्वेस्ट की कि वो भी उसे मार्क करे। उसने विंग को फर्स्ट टाइम में ही जब वो दोनों हुए थे एवरीडे कर रहे थे, तब एवरीडे मीन्स एवरीडे कर रहे थे तभी मार्क कर दिया था। वहीं ये इस जैसे आज हेवन भी बहुत खुश है कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए ये सोलमेट एक दूसरे से मिल चुके हैं। इसी वजह से वो पेड़ जो काफ़ी टाइम से मुरझाए हुए थे, आज उन पे हल्की हल्की छोटी छोटी सी कलियाँ फ्लावर्स आ रही हैं। यानी गॉड भी समझ चुका है कि ये सोलमेट ये दोनों जो इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में फिर से शांति कर सकते हैं वो अब एक दूसरे के हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नीमिंज भी और वैंकिंग भी बहुत खुश है कि शायद अब जल्दी से वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाएगा और जल्दी ये वॉर हमेशा के लिए एंड हो जाएगी। वहीं वैन चौ घबराया हुआ अपने वहाँ कैंप में पहुँचता है और वो अपने फादर वैन रोहान को बताता है कि किस तरीके से इस इन आयरन को अटैक को उस ओमेगा यानी विंग ने बचाया। उस समय मिंग्याओ भी वहाँ था। मिंग्याओ भी ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है। उसे भी यकीन नहीं होता कि वो विंग जो मैडम यू के हंटर से जब चाहे तब पिट जाता है, उसमें इतनी पावर है कि उसने वांग जी को और अपने आप को इस इन आयरन से बचा लिया। उस बात का इस मौके को बिना टाइम वेस्ट करे दौड़ा दौड़ा मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू को बोलता है कि उन्हें विंग को वापस लाना चाहिए, उन्हें विंग को वापस जियांग के पास लाना चाहिए। सच्चाई ये है कि वो विंग को पहले जियांग के पास वापस लाएगा और फिर मैडम यू को अपनी बातों में फंसा के वैन रोहान को विंग को दे देगा ताकि वैन रोहान से उसे बेनिफिट हो और वैन रोहान उसकी इच्छा यानी वो ये सब जो कर रहा है वो जिन क्लैन को अपने अंडर लाने के लिए, वो जिन क्लैन लीडर बनने के लिए कर रहा है, तो वैन रोहान उसके भाई जिन जोशान को मार दे और उसके फादर को और बाद में वो जिन क्लैन का लीडर बन जाए। तो ये सोच के इस प्लान के साथ मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू से बोलता है कि उन्हें विंग को वापस लाना चाहिए। विंग कोई आम ओमेगा नहीं है, कुछ खास है और ये बात उन्हें बाद में पता चली, लेकिन अभी के अभी उन्हें जाना चाहिए, विंग को वापस लाना चाहिए। विंग इस समय नी क्लैन के वॉर बेस में है, तो वहाँ जाकर उन्हें कल के कल जैन फैमिया के साथ विंग को वापस लाना चाहिए। मैडम यू भी जब ये सुनती हैं कि विंग कोई स्पेशल ओमेगा है तो उनके दिमाग में भी आता है कि तो फिर उसे विंग को अपने पास ही लाना चाहिए, उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, विंग की पावर का फ़ायदा उठाना चाहिए। वो बिना मौके गवाए जैन फैमिया के पास जाती है और फोर्सफुली उन्हें फोर्स करने लगती है कि वो कल जाएंगे, वो नी क्लैन के वॉर बेस पे जाएंगे विंग को वापस लेने। विंग और वांग जी अपने एवरीडे में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि कब उन्हें उनकी शाम से रात और ऑलमोस्ट दिन का टाइम होने को आ गया है, तब तक उनका ये राउंड रुकते ही नहीं। कभी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कितने राउंड्स बढ़ते जा रहे हैं, पर इन दोनों का एक दूसरे के प्रति अपना हंगर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। फाइनली जब विंग की बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो जाती है तब और वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है, तब जाके कहीं ये दोनों रुकते हैं और फिर वांग जी पहले विंग को अच्छे से कवर करता है, फिर अपने पास सुलाता है। विंग जहाँ आराम से वांग जी की बाहों में सो रहा है, वहीं वांग जी को तो जैसे नींद आ ही नहीं रही। उसकी बॉडी भी बहुत बुरी तरह से टायर्ड है, लेकिन नहीं, उसे अपने पास सो रही ये स्लीपिंग ब्यूटी उसका ओमेगा उससे नज़र नहीं हट रही। वहाँ विंग की बॉडी पे पड़ा हुआ एक मार्क, जो मार्क उसी ने विंग को दिया है, उसे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे विंग की बॉडी को, विंग की ब्यूटी को वो 4 चांद लगा रहा हो। वो अपने अलग दिए हुए मार्क को खुद अपने हाथों से टच कर रहा है, जिसके टच से विंग सोते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा मूव कर रहा है, जिसे देख के वांग जी के फेस पे एक नॉटी सी स्माइल आ जाती है और मन में सोचता है कि क्या वो दोबारा से विंग को उठा के स्टार्ट कर दे, पर वो अपने आप पे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करते हुए विंग के साथ थोड़ी देर सोने का सोचता है। वहीं लान कुरन जब सुबह उठते हैं तो पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट होती है कि जो उन्होंने रात में आवाज़ें सुनी वो क्या थी। वहीं सब लोग एक दूसरे से नज़र छुपा रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि रात की आवाज़ें क्या थी, पर कौन एक दूसरे के सामने एक्सेप्ट करे, इसलिए सब लोग कोई इधर देख रहा है कोई उधर देख रहा है, कोशिश कर रहे कि रात की बात कोई ना करे। लेकिन इन सब में एक महाबेशरम इंसान है नी हुसैन, जो इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाना चाहता है। वो दौड़ा दौड़ा वैंकिंग के पास आता है और बोलता है, देखा आपने राजकुमारी वैन, आपकी बात को तुरंत मान लिया लांग वांग जी ने। अब आप चिंता मत कीजिए, वॉर आजकल में ख़त्म हो ही जाएगी, क्योंकि कल जो आवाज़ आई है उसके बाद तो पक्का ये सोलमेट बॉन्ड बन ही गया होगा।
इस बात में वैंकिंग को समझ नहीं आता है कि वो इस इंसान को मारे या किस तरीके से यहाँ से भागे, क्योंकि ये बात सुनने के बाद सब अब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सब लोग अपनी हंसी, अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ये लोग जब इस हंसी माहौल वाले उस माहौल में थे, तभी इन्हें एक खबर आती है कि बाहर इनके कैंप के बाहर जियांग्स क्लैन के लोग आए हुए हैं और वो इन लोगों से मिलना चाहते हैं। इस बात पे लान शिचैन और लान कुरैन बिना टाइम वेस्ट करे दौड़े दौड़े उस गेट पे जाते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं जियांग्स क्लैन वाले। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं मैडम यू और जैन फैमिली खड़े हैं, उनके साथ जंचा भी है। मैडम यू बहुत गुस्से में बड़े तैश में खड़ी हुई हैं और उनके साथ कुछ सिपाही भी हैं, कुछ जियांग्स क्लैन के हैं, कुछ जिन क्लैन के हैं। और जैन फैमिली उनके साइड में अपने बेटे के साथ खड़े हुए हैं। मिंग्याओ भी वहाँ पर है। मिंग्याओ को देख के इस समय नी मिंजो को तो इतना खून फूक रहा है कि उनका मन कर रहा है कि वो अभी अपनी तलवार को निकाल के उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दे, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पे कंट्रोल करे हुए हैं। लान कुरैन आगे आते हैं और बड़े प्यार से जैन फैमिया से मिलते हैं। मैडम यू को फुली इग्नोर मार के जैन फैमिया से पूछते हैं, क्या हुआ फैमिया, तुम सुबह सुबह इस समय यहाँ पे, कोई इमरजेंसी, कोई बड़ी बात हो गई है? इस बात पे जैन फैमिया कुछ बोलते, उससे पहले मैडम यू बड़े तैश में बीच में आके बोलते, हाँ बहुत बड़ी बात हो गई है। आपने मेरे क्लैन के ओमेगा, मेरे एडॉप्टेड सन को किडनैप करके यहाँ लेके आए हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं हुई है? इस बात पे लान कुरैन मैडम यू की तरफ गुस्से में देखते बोलते, किस बेटे की बात कर रहे हैं और कब से वो आपका बेटा हो गया? आपने तो हमेशा उसे सर्वेंट माना है ना, तो फिर आज आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? आपने तो उसे बिना किसी की परवाह करे आधी रात में कुछ सर्वेंट्स के साथ में इतनी खूंखार जंगल में भेज दिया था। अगर आपको उसकी चिंता होती तो उनके साथ में आप सोल्जर भेजते। ऐसे सर्वेंट जो ना ही अपनी रक्षा कर सकते हैं, उन लोगों के साथ आपने भेज दिया। क्या सोच के भेजा था आपने ये? इस बात पे मैडम यू गुस्से में बोलते हैं, आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना? वो मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा मन, मैं उसकी माँ हूँ, मैं जैसा चाहे वैसा उसके साथ व्यवहार करूँ। एक माँ बेटे के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हैं? इस बात पे वहाँ खड़े हुए आधे लोग शॉक्ड है, तो कुछ लोगों को मैडम यू की इस बच्चे और बेटे वाली बात पे बहुत ज़्यादा खुंदस और हंसी भी आ रही है। तभी लान कुरैन थोड़ा सा हंसते हुए, थोड़ा मोकिंग स्माइल देते हुए मैडम यू से बोलते हैं, बेटा वाह, आज आपको याद आया कि वो आपका बेटा है, क्या बात है। ज़रूर, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ मैडम यू, उतना मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी इन शब्दों के पीछे कोई बड़ी बात है, तभी तुम यहाँ आई हो दौड़ी दौड़ी। शायद तुम्हें पता चल गया कि विंग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो एक खास ओमेगा है। इसी मारे अब तुम्हें उसे अपने क्लैन में रखना है ना? इस बात पे मैडम यू और तैश में बोलते हैं, हाँ वो मेरे ही क्लैन में रहेगा। हाँ मुझे पता चल गया है कि वो एक खास ओमेगा है और वो अगर वो खास भी है तो मेरे साथ ही रहेगा। बचपन से लेकर अब तक हमने उसे पाला पोसा है, हमने उसके ऊपर खर्चा किया है, वो हमारे साथ रहा है, हमारे खाने पीने पे, हमारे क्लैन की मेहरबानी पे। तो अब आप कौन होते हैं उसके हमसे दूर करने वाले? इस बात पे मैं लान कुरैन कुछ बोलते, तभी पीछे से वांग जी और विंग वहाँ आ जाते हैं और वांग जी बीच में बोलता है, ये मेरे ओमेगा के फादर इन लॉ हैं और हाँ विंग आपके साथ बचपन से था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विंग के ऊपर कोई राइट है। विंग कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ नहीं है कि आप उसकी मालकिन बन जाएंगी। विंग एक ह्यूमन है और उसका मन वो वहाँ रहेगा। और हाँ दूसरी बात, विंग अब पहले की तरह आपका क्लैन से का ओमेगा नहीं, बल्कि अब लैन क्लैन का ओमेगा बन गया है। वो मेरा मार्क्ड ओमेगा बन गया है। मैं और विंग अब बॉन्डेड हैं और आपको अच्छे से पता होगा एक मार्क्ड ओमेगा, एक बॉन्डेड ओमेगा वहीं रहता है जहां उसका अल्फ़ा रहता है। इस बात पे मैडम यू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ खड़े सब कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिसमें जैन फैमिया जंचा भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग को अगर वांग जी या हंगवन जू ने मार्क किया है तो अब विंग को कोई भी दुनिया की ताकत परेशान नहीं कर सकती। हंगवन जू जो दूसरे मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए इतना लड़ते हैं, तो वो अपने ओमेगा को तो कभी हार्म ही नहीं आने देंगे।
वहीं मिंग्याओ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिर्फ एक ही रात में इतना सब कुछ हो जाएगा। विंग मार्क ओमेगा बन जाएगा और वो भी हंगवान जुन का, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। मैडम यू तैश में गुस्से में बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम विंग को मार्क नहीं कर सकते। इस बात पे विंग आगे आके बोलता है, क्यों नहीं मार्क कर सकता ये मुझे, और क्या आपको लगता है कि मैं ज़िंदगी भर एक अनमार्क्ड ओमेगा बन के रहता। इस बात पे मैडम यू कुछ और ज़्यादा अटैच में आके ऑलमोस्ट अपने जिरियान को क्योंकि लाइट्स भी उनके हाथ में जलने लगती हैं, आगे आते हुए बोलती हैं, तुम हो ही इस लायक, तुम मौका मिला नहीं और अपने कपड़े उतार के किसी और के बेड पे पहुंच गए। यही करना चाहते थे ना तुम, यही मौके की तलाश में थे ना तुम, एक रिच अमीर एक पावरफुल अल्फा को फंसा सको। इसलिए जैसे ही हंगवान जिन को देखा होगा तुमने, तुम्हारे दिमाग में यही आया होगा। ये बात सुनने के बाद वहाँ खड़े सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग के बारे में इतनी गलत बात बोल रही है, और वो भी ये भी नहीं देख रही कि किसके सामने खड़ी है, कितने सारे लोगों के सामने विंग की इस तरह से बेइज्जती कर रही है। लेकिन इससे पहले कोई कुछ कहता, एकदम से विंग गुस्से में बोलता है, ये काम आपका है, मेरा नहीं। इस बात पे सब लोग अब शॉकिंगली विंग को देख रहे हैं क्योंकि विंग ने आज तक मैडम यू को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, लेकिन अब वो पुराना विंग नहीं है, ये विंग अलग है। आगे बोलता है, ये काम आपका है, अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ जुड़ना, अपने फ़ायदे के लिए लोगों का फ़ायदा उठाना। आपने यही करा है ना, आपने हमेशा से यही करा है। आपने अपने फ़ायदे के लिए अंकल फैमिया को अपने साथ फंसाया क्योंकि आप जानते थे कि अंकल फैमिया एक छोटे क्लैन से आए हैं और वो जियांग क्लैन की जिम्मे एक तरीके से क्लैन लीडर बनने के लिए आपको आराम से शादी कर लेंगे। अपने फ़ायदे के लिए आपने मुझे वैन क्लैन भेजा था, आपने अपने फ़ायदे के लिए मेरे माँ बाप को मरवा दिया। इस बात पे मैडम यू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि विंग ये क्या बोल रहा है। अब विंग आगे आके बोलता है, वी चांद से और चांद से समय मेरे पेरेंट्स थे जिन्हें आपने मरवाया है। कल जब इमरान कुरैन ने या अंकल कुरैन ने मुझे बोला था तब मैंने भरोसा नहीं करा था उनकी बात पे, लेकिन आज जिस तरीके से आपने मेरी बेइज्जती करी मैं समझ चुका हूँ कि ना ही आपको किसी से कोई मतलब है। आपने तो मेरी सीजे जान ली सीजे का भी अपने फ़ायदे के लिए जियांग क्लैन में शादी करवा दी थी, और मैं ये बात दावे से कर सकता हूँ कल आपको मौका मिलेगा तो आप यही काम जंचा के साथ भी करेंगी। इस बात पे मैडम यू गुस्से में अपने जिरियान लगा के, तुम्हारी इतनी हिम्मत करके विंग के ऊपर वो जिरियान पे अटैक करने वाली थी, लेकिन दोबारा से विंग की हो शील्ड उसके आगे आ जाती है और मैडम यू एक का जिरियान का वार तुरंत उनके ऊपर बैकफायर कर जाता है, जिससे मैडम यू बहुत ज़ोर से दूर जाके गिरती है। अब विंग के सामने इस बड़ी सी शील्ड को देख के जंचा जैन फैमिया और जो लोग कल वहाँ नहीं थे वो सब ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सब लोग विंग को देखने लगते हैं। अब विंग आगे की तरफ बढ़ रहा है, विंग के चारों तरफ एक रेड रंग की ऑरा है, या एक तरह से कह सकते हैं स्नो है। ये स्नो कुछ अब ज़्यादा ही पावरफुल है क्योंकि इसकी स्मेल यानी विंग की फेरोमोन्स के साथ ये कनेक्ट है, और यहाँ पे खड़ा हुआ हर अल्फा बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है। अब विंग इसी गुस्से में आगे आके आता है, अब बोलता है, आपने मेरे साथ जो किया मैं वो कभी भी उस चीज़ के लिए आपको गुस्सा नहीं करता, लेकिन आपने मेरे माँ बाप को मार दिया सिर्फ अपनी जेलसी में। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग जितना पास मैडम यू के जा रहा है उतना ही सफोकेटेड, उतना ही ज़्यादा मैडम यू का दम घुट रहा है। मैडम यू ऐसा फील कर रही है जैसे उनके गले कोई बहुत बुरी तरह से दबा रहा है। विंग धीरे धीरे मैडम यू के बहुत पास आ जाता है, तभी जंजा एकदम से बीच में आता है और कहता है, विंग प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार माँ को माफ़ कर दो, विंग प्लीज़ गुस्सा मत करो। वहीं वांग जी जो बहुत शांति से पीछे खड़े होकर ये सब देख रहा था, उसे भी बहुत बुरा लगा था जब मैडम यू ने उसके बारे में उसके विंग के बारे में इतना गलत कहा, लेकिन वो चाहता था कि विंग वो कमज़ोर सा भोला सा विंग बन के ना रहे, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग जो वो है एक उसके अपनी पावर को यूज़ करे, इसलिए वो चुप खड़ा था। वो अब आगे आता है और विंग के तन को शांत करता है। वांग जी के विंग के पास आते ही वांग जी के विंग को टच करते ही विंग का अंदर का गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है। वांग जी अब अपने हार्मोन्स विंग के सराउंडिंग में फैलाता है। विंग सैंडलवुड स्मेल की जैसी स्मेल इनहेल करने लगता वो काम फील करने लगता है। अब विंग वांग जी विंग को बड़े उससे बोलते हैं, विंग अपने आप पे कंट्रोल करो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी गंदे इंसान के खून में हाथ रंगो। तुम
जैसा प्योर इंसान ऐसे ही प्योर रहना चाहिए। किसी गंदे इंसान के खून में तुम्हारा हाथ रंगेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। वांग जी की तरफ देखता हुआ, लंजा, इन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा है, इन्हें मैं कैसे माफ़ कर सकता हूँ। इस बात पे जैन फैमिया आगे आके बोलते हैं, तुम्हें माफ़ करने के लिए नहीं कह रहे हम, तुम चिंता मत करो, अब यू की सज़ा यू खुद भुगतेगी, तुम चिंता मत करो। जो इसने यानली के साथ किया मुझे नहीं लगता यानली कभी इसे इज्जत दे पाएगी, माँ वाला। और जंचा भी अब इसकी कोई इज्जत नहीं करता, ये एक ऐसी माँ बन के रहेगी जिसका बच्चे कभी उसे प्यार और इज्जत नहीं देंगे। जीवन भर ये अकेले रहेगी, क्योंकि आज के बाद मैं भी यू से हर रिश्ता ख़त्म करता हूँ। और ये बात बोलने के बाद वो जंचा के साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब मैडम यू वहीं कोने में पड़ी हुई हैं, जिनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि एक तो जिडान का अटैक उन्हीं के ऊपर वापस पड़ा था जो डबल पावर से गया था, तो उनकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दूसरा विंकी ने जो स्मेल से जो उनको सफोकेशन हो रही थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीक करे। मिंगा मौके का फ़ायदा उठा के उन्हें वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं मैडम यू के जाने के बाद वांग जी विंग को अपने पास लेके आता है और उनका हाथ पकड़ के वापस जाने लगता है। अब ये सब लोग बैठे हुए हैं और वांग जी को घूर रहे हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं कि सब के सब उसे क्यों घूर रहे हैं। वहीं विंग साइड में बैठ के बड़े आराम से अपना फ्रूट एंजॉय कर रहा है। अब एक एक करके सब अपने मन के जो डाउट है वो बोलते हैं। सबसे पहले बैंकिंग बोलती है, वांग जी आपको कैसा फील हो रहा है? क्या आपको कुछ अलग फील हुआ? क्या आपको कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है? आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे हो? इस बात से वांग जी बैंकिंग को घूर के देखता है। तुरंत नी हुसैन बोलता है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी टेल निकल रही हो, आपकी सींग निकल रहे हो, कोई ऐसी फीलिंग आ रही है आपको? इस बात पे विंग जो साइड में बैठा हुआ था और फ्रूट खा रहा था वो ऑलमोस्ट चोक हो जाता है हंसी के बारे। वो अपने आप को रोक बहुत ज़ोर से खांसने लगता है। वांग जी नी हुसैन की बात का जवाब ना देके विंग के कमर को सहलाने लगता है। अब जैसे ही विंग थोड़ा नॉर्मल था वो बहुत ज़ोर से हंसने लगता है। और विंग को हंसता देख वहाँ पे आधे लोग जो बहुत देर से अपनी हंसी रोक रहे थे उनकी भी हंसी छूट जाती है। एकदम से वांग जी अपनी जगह से उठता है, बोलता है, ये तुम लोग मुझसे कैसे सवाल पूछ रहे हो और मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? इस बात पे कुरैन आगे आके बोलते हैं, विंग क्या तुम मुझसे अकेले में आके मिल सकते हो? इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है कि बात क्या हो रही थी एकदम से उसके। विंग बोलता है, हाँ अंकल आप बताइए। अब कुरैन विंग के साथ उस जगह से निकल के अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, मतलब अपने कैंप की तरफ जाने लगते हैं। विंग भी उनके पीछे पीछे जा रहा है। अब वहीं वांग जी अब आते सब लोग शॉकिंगली एक दूसरे को देख रहे हैं कि यहाँ एकदम से कुरैन विंग को अकेले में क्या बात करने लगे हैं। विंग और कुरैन अब रूम में हैं। कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं। विंग तुमने इस पावर का जो अभी तुमने यूज़ किया, तुम इस पावर के बारे में क्या जानते हो विंग? इस बात पे कुरैन की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। आज से पहले मैंने कभी इस पावर को यूज़ नहीं किया था। मैंने फर्स्ट टाइम ये कल ही यूज़ किया था। कब? जब लंजा के ऊपर उन्होंने इन आयरन का यूज़ किया था, तब अचानक से मेरा मन किया कि मैं किसी भी तरह बस लंजा को बचाऊं और तभी ये शील्ड मेरे सामने आ गए। इस बात पे कुरैन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत बोलते हैं, तुमने मेरे वांग जी की जान बचाने के लिए ये कल पहली बार यूज़ किया। उस बात पे विंग अपने सर को हिला के हाँ में अग्री करता है। इस बात पे कुरैन अब उसके पास आते हैं और उसके सर पे बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए कहते हैं, विंग तुम्हें नहीं पता पर तुम्हारे पास ये शील्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तुम ही हो जो वांग जी की सेव कर सकते हो। वांग जी जब एक ड्रैगन फॉर्म में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए होगा। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली कुरैन की तरफ देखता है तो कुरैन अपनी बात पूरी करते हैं, तुम उसके मेट हो। अगर वो ड्रैगन फॉर्म में आएगा तो वो ड्रैगन फॉर्म में हीट में भी आ सकता, वो रट में भी आ सकता है और तब तुम्हें ही उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम जानते हो कितना मुश्किल होगा एक ड्रैगन को रट को कंट्रोल करना। उस समय हो सकता है वो तुम्हें हर्ट कर दे, हो सकता है वो तुम्हें ना चाहते हुए भी फिजिकली थोड़ा हार्म कर दे। मैं बस तुम्हें इस बारे में बात करना चाहता था। पहली बात अंकल इतनी बोल्डली उनके सेक्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो इनको बेचारे को एम्बैरेसमेंट भी होती है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि अंकल उसकी हेल्थ को केयर करते हुए ये बात बोले। वो तुरंत अपनी बात पूरी करते हुए बोला, अंकल मैं जानता हूँ मैं लंजा एक ड्रैगन है और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं और लंजा सोलमेट हैं, तो शायद मेरी बॉडी भगवान ने उस तरीके से ही बनाई होगी कि मैं लंजा की हर रफनेस को, लंजा की हर फॉर्म को एक्सेप्ट कर सकूँ। इस बात पे कुरैन थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाते हैं क्योंकि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं विंग से, लेकिन वो भी बेचारे चाहते थे कि विंग को थोड़ा सा अलर्ट कर दे।
अब ये दोनों ज़्यादा कुछ बातें नहीं करते और विंग वहाँ से तुरंत चला जाता है, थोड़ा एम्बेरस होकर, थोड़ा शर्माते हुए। वहीं वांगजी भी दौड़ा दौड़ा अपने कैंप में वापस आता है, ये सोच के कि पता नहीं उसके अंकल ने वांगजी से क्या बात, मतलब विंग से क्या बात की। जब विंग कैंप पे आता है तो देखता है कि विंग अपने मिरर के सामने बैठा हुआ है। लंजा जब देखता है कि विंग मिरर में देख के खुद को कुछ देख रहा है तो वो पीछे से आके विंग को बैक हक कर लेता है और अपना सर विंग के नेक पे रख के बोलता है, क्या देख रहे हो। एकदम से विंग लांगवांगजी की तरफ पीछे मुड़ता है तो लांगवांगजी देखता है, क्योंकि लांगवांगजी जब आया था तो उसने सिर्फ ये देखा कि पीछे विंग खड़ा हुआ है, उसने सिर्फ बैक देखी, आगे का उसने देखा नहीं। जैसे ही विंग बढ़ा तो लांगवांगजी ने देखा कि विंग ने अपनी आगे के सारे हार्मफुल खोले हुए हैं और विंग की चेस्ट पूरी तरह से विजिबल है। और विंग थोड़ा गुस्से में होता है, ये तुमने क्या किया, देखो कि इतने सारे मार्क हैं, तुमने मुझे सिर्फ एक मार्क करना था, वो भी मेरे सेंट ग्लैंड पे, वो बहुत था, ये सब करने की क्या जरूरत थी। बेचारा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है। वहीं वांगी थोड़े से अपने चेहरे पे नोटिस फाइल करते बोलता है, अब मैं खोल के दिखाऊँ अपना हानफू, मुझे कितने मार्क किया तुमने, रात में तो तुम एक बिल्ली बन गए थे, इतना नोचा है तुमने मुझे, दिखाऊँ अभी। इस बात पे विंग थोड़ा सा एम्बेरस होकर अपना मुंह करते तो तुम कौन थे, कितना रफ थे तुम। अब मैं बस कोशिश कर रहा था खुद पे, मतलब ताकि कुछ मुंह से आवाज़ें ना निकले। अब वांगी थोड़ा सा नोटी वे में विंग के कान के पास आके बोलता है, विंग थोड़ा सा पीछे हुआ, तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो बिना शर्माए बिना घबराए। तो शर्माने का काम तो तुम्हारा है ना, तो मैं क्यों करूँ। अब विंग और वांगी अपनी नोटी वाली हरकतों में आ जाते हैं। विंग जो थोड़ा सा वांगी से इधर उधर मुंह कर रहा है और वांगी उसे टीज कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस कर रहा है। कभी बोलता है कि तुम्हारे रात में आवाज़ें बहुत अच्छी लगी, कभी कुछ तुम्हारी जिस तरीके से मेरे हर टच पे बॉडी मूव कर रही थी वो अच्छा लगा। विंग हमेशा तो मतलब जितने टाइम से वांगी से मिला है वो जानता है कि सबके सामने कुछ ना बोलने वाला वांगी जब रूम में विंग के साथ अकेला होता है तो कितना ज़्यादा नॉटी हो जाता है, कितना ज़्यादा उसे छेड़ता है। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता है। वो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, अपनी मतलब अल्फा को थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। बोलता है, नंजा मुझे एक बात परेशान कर रही है। एकदम से वांगी विंग की तरफ देखता है, बोलता है, क्या, अगर तुम्हारा ड्रैगन फॉर्म अभी तक कैसे आएगा सामने, हमें वो मेथड नहीं पता चलेगा तो हम कैसे इस वॉर को जीतेंगे। मुझे भी ये बात परेशान कर, मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाने आया था। सब लोग एक साथ बैठ के मीटिंग करें, हमें वहाँ जाके सबसे इस बारे में बात करना चाहिए। सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और इस बारे में बात करेंगे, शायद कोई आइडिया आ जाए। लोग इस समय वॉरवेज के नीक वॉरवेज में बैठे हुए हैं, लान कुरैन के कैबिन में, या ये कह सकते हैं टेंट में। इस समय सब लोग, चाहे वो वैंकिंग हो, शुयांग हो, नी हुसैन हो, नी मिंजे हो, लान शिचैन हो, सब लोग यही सोच रहे हैं कि वो किस तरीके से वो वांगजी की इस ड्रैगन फॉर्म के बारे में जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे कि इस वांगजी के ड्रैगन फॉर्म को किस तरीके से एक्टिव करना है, या ये कर्स टूटा है या नहीं टूटा है, कैसे ये इन चीज़ों का पता कर पाएंगे। ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, तभी एकदम से नी हुसैन बीच में बोलता है, मुझे लगता है शायद मुझे एक आइडिया आ गया है। सभी लोग जानते हैं कि नी हुसैन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसके प्लान्स हमेशा वर्क करते हैं। सब लोग इंटरेस्ट के साथ बोलते हैं, हाँ बताओ। नी हुसैन बोलता है, जैसे अभी हमने देखा कि हम वी ब्रदर को तब उनकी पावर का पता चला, या उनकी पावर एक्टिवेट हुई जब लांगवांगजी की जान पे खतरा आया, तब उनकी शील्ड उनके सामने आई। उसके बाद अब वो उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, कभी भी अपने यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वो कभी उसी शील्ड को यूज़ नहीं कर पाए थे। क्या पता इसी तरीके से अगर विंग की जान को खतरा हो तभी लांगवांगजी की ड्रैगन फॉर्म बाहर आ जाए। इस बात पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मानते हैं कि जो नी हुसैन बोल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दम तो है, लेकिन विंग की जान खतरे में डालना, क्या ये एक सही डिसीजन होगा वांगजी की ड्रैगन फॉर्म के एक्टिवेट करने का। सब लोग इसी सोच में हैं। तभी पीछे से इस रूम में एंटर करते हुए लांगवांगजी गुस्से में बोलते हैं, कभी नहीं। सब लोगों का ध्यान एकदम से लांगवांगजी पे चलता है, क्योंकि लांगवांगजी ने भी यहाँ आ सकता है, किसी को पता नहीं था। ऐसा करने के बारे में कभी सोचना भी मत। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी इस तरीके की बात करने की। वांगजी बहुत गुस्से में बोलता है। इस बात पे एकदम से नी हुसैन और नी मिंजो सामने आके अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलते हैं, नहीं, हमारा मन कोई तुम्हारी तरह विंग को खतरे में डालने का नहीं था। हम सिर्फ आपस में एक डिस्कशन कर रहे थे, अपने अपने ऑप्शन रख रहे थे। तुम चिंता मत करो, अगर तुम जो ऐसा चाहोगे हम वैसा ही करेंगे। इस बात पे वांगजी की गुस्से को देखते हुए और लोग इस सिचुएशन को देखते हुए आगे आके वांगजी के हाथ पकड़ता है, बोलता है, लंजा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो। नी हुसैन सिर्फ बात कर रहा था,
ऐसा कुछ करने के बारे में सोच नहीं रहा था, उसने सिर्फ एक सजेशन दी थी। और ये बात सच तो है, मेरी भी पावर तभी एक्टिवेट हुई जब तुम्हारी जान पे खतरा आया। उससे पहले मैं कभी शील्ड को यूज़ नहीं कर पाया था। तो कहीं ना कहीं इस बात में मुझे भी दम लग रहा है। इस बात पे वांग जी तुरंत अब विंग की तरफ गुस्से में देखता बोलता, तुम ये बकवास मत करो, और हाँ, आपको जो करना है वो कीजिए, अच्छे से पता कीजिए इस सब के बारे में, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे विंग की जान पे या विंग को कोई खतरा हो। मैं पहले ही बता देता हूँ। इस बात पे लान कुरैन आगे आके बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो वांग जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ विंग के साथ यहाँ से। हम लोग आपस में तुम्हारे ड्रैगन फॉर्म के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी सब लोग भी अपने अपने कक्ष में जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस बार विंग जो देखता है कि वांग जी बहुत गुस्से में है, और उस समय न्यूसैन को बहुत घूर घूर के देख रहा है। वही न्यूसैन की हालत भी बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है, क्योंकि जिस तरह से वांग जी से घूर रहा है, तो वो भी वहाँ से जल्दी निकल जाता है, और विंग भी वांग जी के हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। वो तभी विंग के जाते ही लान कुरैन नी मिंजो और शिचैन को रोक लेते हैं, और वैंकिंग को। बाकी वहाँ से वो दोनों मतलब न्यूसैन और शुयांग जा चुके हैं। इन चारों ने आपस में कुछ बात करी, जो बात हमें बाद में पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में अपने कैंप में आता है और इधर उधर चीज़ें फेंकने लगता है। इस बात पे विंग एकदम से वांग जी का गुस्सा थोड़ा शांत करते होता है, ये तुम क्या कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। इस पे वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और उसे वॉल पे पिन कर देता है और बोलता है, क्या कह रहे थे तुम सबके बीच में। हाँ, अरे मैं तो सिर्फ, तुम चाहते हो कि अपनी जान खतरे में डालना, तुम चाहते हो ऐसा कुछ करना। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा है। विंग थोड़ा सा घबराते हुए बोलते, लंजा मैं सिर्फ कल्टीवेशन वर्ल्ड की सोच रहा हूँ, क्या पता इस तरीके से ही तुम्हारी ड्रैगन फॉर्म बाहर आ जाए। इससे पहले विंग और कुछ बोलता, वांग जी अब बहुत गुस्से में विंग के होठों को कस के किस करने लगता है। विंग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वांग जी नॉन स्टॉप विंग को किस करता रहता है बहुत देर तक, बहुत पैशनेटली। विंग समझ रहा है किस में वांग जी का डर है। वो विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकता, और ये बहुत सारा वांग जी का प्यार भी है। विंग भी वांग जी के किस रिस्पॉन्स करता है। थोड़ी देर में वांग जी जब देखता है कि विंग अब थोड़ा ब्रेथलेस हो रहा है, वो अपना किस ब्रेक करता है और विंग की आंखों में घूर घूर के देखते हुए बोलता है, कभी भी नहीं, तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। मैंने इस वॉर में अपने पेरेंट्स को खोया है, लेकिन मैं अब तुम्हारे को इस वॉर के लिए कभी भी परेशानी होते हुए देख सकता। तुम मेरी लाइफ बन गए हो। तुम समझो विंग, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं स्ट्रॉन्ग की नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे को खतरे में सोच नहीं सकता, और देखना तो बहुत बड़ी बात है। विंग तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस करो मुझसे। इस बात पे विंग भी जो देख रहा है कि वांग जी की आंखों में, इस वांग जी को जो 2 दिन से ही विंग मिला है बहुत अच्छे से समझने लग गया है। वो देख सकता है कि वांग जी की आंखों में उसके लिए कितना प्यार है, कितना डर है कि विंग को कुछ हो ना जाए, उसे खोने का डर। विंग तुरंत वांग जी को दोबारा से प्यार से किस करता है, एक छोटी सी पैक, और अलग होकर बोलता है, प्रॉमिस नहीं करूँगा। वांग जी विंग का इतने प्यार से उसे पकड़ना, उसे किस करना वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। अब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिसे विंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये तुम क्या कर रहे हो, चलो अब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है तो मैं भी तुमसे एक प्रॉमिस वापस करना चाहता हूँ। प्रॉमिस एवरीडे मीन्स एवरीडे वाला। इस बात पे विंग थोड़ा सा शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, और इससे पहले वो कुछ करता वांग जी ऑलमोस्ट उसे बेड पे लेके आ चुका है और उसके ऊपर है। विंग और वांग जी का फिर से एक रोमांटिक हॉट सेशन स्टार्ट हो जाता है। विंग जानता है कि वांग जी उसको किस लेवल का प्यार करता है। इस समय भी वो चाहे कितना भी रफ हो या कितना भी एक तरीके से हॉट स्ट्रॉन्ग और हॉट सेशन हो, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी कोशिश करता है कि वो विंग को सिर्फ पैम्पर करे, प्लेजर देने की कोशिश करे, बिल्कुल भी हर्ट ना करें। और विंग ये चीज़ समझता है कि वांग जी उसको लेके कितना ज़्यादा सीरियस है, और विंग को भी मन में बहुत खुशी है कि हेवन ने या उसके डेड पेरेंट्स ने, चाहे वो विंग के हो या वांग जी के हो, विंग और वांग जी को एक करा है, तो एक दूसरे के लिए वो दोनों परफेक्ट हैं। ये दोनों इस तरीके से अपनी इस प्यारे रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन में बहुत बुरा हाल है। वैन क्लैन समझ नहीं पा रहा कि ये सडनली क्या हो गया। सडनली सब कुछ बदल गया। सडनली वो पावरफुल होने वाले थे,
इस जिन क्लैन और जियांग्स क्लैन की शादी के बाद तो उनके पास जीतने के सारे वो तो ऑलमोस्ट जीत ही चुके थे ये वॉर। तो सडनली ये एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा इस तरीके से कहाँ से आ गया। अब बहुत ज़्यादा वैन क्लैन के लोग परेशान हैं। उन्हें विंग के ड्रैगन वांग जी के ड्रैगन फॉर्म के बारे में अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ नी क्लैन वालों ने अभी तक अपने पास संभाल के रखा है, क्योंकि अभी वांग जी प्रॉपर ड्रैगन फॉर्म में तो आया नहीं और उन लोगों को शक हो जाएगा तो कहीं वो वांग जी को बहुत ज़्यादा हार्म ना कर दे। या वैसे तो वांग जी को कोई हार्म कर नहीं सकता, वांग जी इतना बड़ा वॉरियर है, लेकिन स्टिल उन्हें डर तो है कि कहीं अपने फरे में या किसी तरीके से वांग जी को वो परेशान ना करें। इस मारे ये बात अभी किसी को ज़्यादा पता नहीं, लेकिन विंग की बात तो अब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता चल गया। जिस तरीके से पहले उसने वैन रॉन के बेटों के सामने शील्ड का यूज़ किया, उसके बाद उसने मैडम यू और मिंग्याओ के सामने शील्ड का यूज़ किया, तो एक तरीके से अब इन सबको पता है कि विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है जो उस तरफ यानी नी क्लैन की तरफ चला गया। इस बात पे जिन रोहान बहुत ज़्यादा वैन रोहान बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में अपने हाथ में आ रही चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा है। वहीं मैडम यू और मिंग्याओ वहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्हें वैन रोहान के कुछ सैनिक ज़बरदस्ती उठा के उसके पास लेके आए हैं। वैन रोहान गुस्से में अब मिंग्याओ के ऊपर चिकते हुए बोलता है, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, मुझसे कहते थे कि तुम्हें अपने साथ मिला के मैं ये वॉर जीत जाऊँगा। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने नहीं देखा। वो ओमेगा हमारी आंखों के सामने था, पर तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण हमने उसे खुद नी क्लैन को सौंप दिया। इस बात पे मैडम यू भी थोड़ा सा काँपती है और मिंग्याओ कोशिश कर रहा है अपनी बात पर रखते हुए बोलते हमें नहीं पता था कि वो उसके पास कोई पावर है। तो कब पता चलता तुम्हें? हाँ, तुम्हें हमारे साथ वो इतने साल से था। अब वो मैडम यू की तरफ ये गुस्से में देखते हुए बोल रहे हैं, इतने साल से तुम्हारे साथ था वो, और तुमने आज तक कभी पता भी नहीं कर पाई कि वो कितना स्ट्रॉन्ग ओमेगा है। उसके पास शील्ड की पावर है। तुम जानती हो शील्ड की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है? बड़े से बड़े वॉर को वो 1 मिनट में अब खत्म कर सकता है। मेरे ये इन आयरन कुछ नहीं रहा अब उसके आगे। अगर उसने एक बार नी क्लैन की पूरी सेना के आगे अपनी शील्ड पावर लगा दी तो क्या करेंगे हम? कैसे यूज करेंगे इस इन आयरन का? ये एक पत्थर का टुकड़ा बन के रह जाएगा। गुस्से में जिन रोहान चिकते हुए वो मैडम यू के ऊपर बोलता है, मैडम यू जो कभी किसी अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानती है, कभी किसी की कोई बात सुनती नहीं है, उसके ऊपर जिन इस तरीके से चीख के पड़ रहा है वैन रोहान। ये बात उसको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, कह सकते गुस्सा दिला रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसके क्लैन होकर भी उसका नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं है। क्लैन के पास कुछ है ही नहीं, एक उजड़ा हुआ क्लैन है, बस नाम के लिए वो एक क्लैन है, पर उसके अंदर ना ही कोई पैसा है, ना ही कोई अपनी खुद की आइडेंटिटी है, ना ही खुद के कोई रिसोर्सेज हैं, कुछ नहीं है। वहीं उसका हस्बैंड और उसका बेटा भी उसे छोड़ के चला गया है, बेटी भी उसे छोड़ के चली गई है, तो एक तरीके से उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वो अब एक तरीके से बस वैन रोहान के सामने घुटनों पे बैठने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती है। अब एकदम से मिंग्याओ अपने आप को सेव करते बोलता है, अगर मैं उसे वापस आपके पास ले आया तो? इस बात पे वैन रोहान देखता है मिंग्याओ की तरफ, अच्छा कैसे करोगे ये तुम? आपने सही कहा, मैंने बेवकूफ़ी करी है, मैंने बेवकूफ़ी में उसे नी क्लैन को दे दिया है। तो अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे आपके पास यहाँ वैन क्लैन में लाऊंगा। पागल हो गए हो तुम? एकदम से मैडम यू अपनी जगह से खड़े होते बोलते, पागल हो गए हो तुम? भूल गए हो अब वो मार्क ओमेगा है, और वो भी हंगवन जुन का। तुम्हें लगता है कि वो हंगवन जुन तुम्हें उसके यहाँ लाने देगा? इस बात पे मिंग्याओ मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर चिल्लाने की? हाँ, और तुम कुछ नहीं कर सकती हो, यहाँ चुपचाप से घुटनों पे बैठे रहो। जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा, और मैं ऐसा करके दिखा सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सोच समझ के कुछ करना चाहता हूँ और वो मैं करूँगा। इस बात पे मैडम यू एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि हमेशा जिन मिंग्याओ मैडम यू करके उनके आगे पीछे घूमने वाला जिन मिंग्याओ अब मैडम यू के ऊपर चीख के पड़ रहा है और उनकी बेइज्जती कर रहा है। अब तो मैडम यू कहीं की भी नहीं है, कोई भी उसकी किसी का इज्जत नहीं है। अब वैन रोहान अपनी कनिंग से स्माइल लेता हुआ एकदम से मिंग्याओ के पास आता है, तो बताओ
बताओ कैसे करोगे ये तुम। इस पर मिंग्याओ हंसते हुए बोलता है, शायद आप भूल गए हैं, वो अपनी बहन यानी यानली को बहुत प्यार करता है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो पहले भी उसी के मारे उस कार्ट में बैठ के चला गया था और आज भी वो हमारे पास है। यानली अभी भी जिन क्लैन में है और हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मैडम यू जो सचमुच में जंजा और यानली को सच्ची में प्यार करती है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एकदम से अपनी जगह से खड़े होते बोलते, क्या करोगे तुम यानली के साथ। इस बात पे मिंग्याओ मैडम यू की तरफ देखते बोलते हैं, अब क्यों फिक्र हो रही है आपको, आपने ही तो पहले उसकी शादी जिन क्लैन में करवाने के लिए मानी थी, तो अब उसके साथ जिन क्लैन में क्या होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब मैडम यू अपने जेडियान से मिंग्याओ पे एक बहुत ज़ोर का वार करती है, जिसे मिंग्याओ धड़ाम करके अपने पैर के बल नीचे गिर जाता है। उसके पैर में बहुत गहरी चोट लग गई है मैडम यू के ये वार पे। मैडम यू गुस्से बोलती है, कुछ नहीं कर सकते तुम मेरे बेटी के साथ, हिम्मत उसके छूने की भी कोशिश मत करना। इस बात पे वैन रॉन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने आयरन के वार से मैडम यू के जेडियान का वही जो उनके हाथ में वो एक ब्रेसलेट टाइप है उस पर अटैक करता है, जिससे जेडियान तोड़ के उन मैम के हाथ से नीचे गिर जाता है और मैडम यू चीख के उस जेडियान करके उस पे की तरफ जाती है। अब तब एक तरीके से वैन रॉन गुस्से में अपने सारे गार्ड्स को मैडम यू को जेल में डालने की कोशिश वो करता है, मतलब कैद कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैडम यू बिल्कुल भी उसके और मिंग्याओ के प्लान के बीच में आए। अब वो लोग जैसा उन्होंने सोचा एक प्लान करते हैं। विंग को एक सुबह विंग जो बेचारा बड़ी खुशी से मॉर्निंग में उठा था, अच्छे से रेडी हो रहा था, लंजा ने बड़े प्यार से उसके बाल बनवाए हैं। आज उसके बालों में प्यारा सा एक सिल्वर कलर का है एक जो एसेसरीज लगाई है। उसके बाद वो पिवाज वाइट रंग के लैंड क्लैन के रोब में रेडी हुआ था अपने लंजा के लिए। वो खुशी खुशी से रेडी हो रहा था, तभी एकदम से शुयांग और कुछ और लोग दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। शुयांग को इस तरह से परेशान देख के विंग पूछता है शुयांग से, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, बताओ। एकदम से शुयांग अपने हाथ को कांपते हुए हाथ से एक स्टॉल विंग की तरफ रखता है। विंग तुरंत उस स्टॉल को खोलता है और शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस स्टॉल में जिन क्लैन से धमकी आई है कि अगर विंग अभी के अभी जिन क्लैन नहीं पहुंचा तो वो यानली को मार देंगे। ये स्टॉल देखने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे, वो कैसे अपनी बहन को मरते हुए देख सकता है। वो बहन जो हमेशा मैडम से छुप के उसके लिए खाना लाती थी, हमेशा मैडम यू से उसे बचाती थी, उसे एक मदर का प्यार देती थी। एक यानली ही तो है जिसे विंग ने बहुत ज़्यादा प्यार किया, जिसने विंग को बिना किसी शर्त के अनकंडीशनली एक मदर का प्यार दिया है। एक ऐसा प्यार जो शायद विंग को उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो यानली को कोई परेशान नहीं देख सकता, वो इसी सोच में है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से तुरंत बाहर की तरफ जाता है। शुयांग घबराते हुए उसके पीछे दौड़ता हुआ जाता है और बोलता है, ये आप क्या कर रही हैं, कोई बेवकूफ़ी मत करना विंग, हमें सबसे पहले ये स्टॉल लेके हंगोनियन के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, वो ज़रूर इस चीज़ का कोई सोल्यूशन देंगे। एकदम से विंग अपने पीछे मुड़ता है और शुयांग बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम ये बात लंजा को नहीं बताओगे, इतना ही नहीं, अभी ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। मैं जानता हूँ लंजा ये स्टॉल लेके ज़रूर वहाँ जिन क्लैन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि लंजा भी कोई मुसीबत में आए। उन्हें मुझसे काम है तो मैं ही जाऊँगा। मैं जानता हूँ अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो वो लोग किसी और तरीके से मुझे वहाँ बुलाएंगे। हो सकता है वो मेरी बहन को कितनी बुरी तरह से हार्म कर दे। वो पहले से ही जिन क्लैन के बारे में बहुत ज़्यादा डरता था अपनी बहन को लेके। अब इस स्टॉल के बाद तो विंग की घबराहट का और बढ़ गई है, तो वो तुरंत बोलता है, तुम भी यहीं रहो, मैं अकेले जाऊंगा जिन क्लैन में। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से एकदम से अपने पहले की तरह स्पीड जो उसकी एक पावर है जिसमें वो काफ़ी तेज़ चल सकता है, वहाँ से ऑलमोस्ट दौड़ पड़ता है। विंग को इस तरीके से इतनी तेज़ फॉर्म में वहाँ से गायब होता देख शुयांग इससे पहले कुछ कर पाता, वो विंग वहाँ से गायब हो जाता है। शुयांग घबराया हुआ है, लेकिन वो विंग को खतरे में नहीं देख सकता। वो दौड़ा जाता है नीमिंजे और विंग के वांगजी के पास। वांगजी और नीमिंजे और लानशीचैन और लानकुरेन वहीं पर थे, रैंकिंग भी वहीं थी। वो लोग आपस में सोच रहे थे कि वो किस तरीके से पुरानी कुछ बुक्स पढ़ें जिनमें कुछ ड्रैगन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन हो। लेकिन तभी तुरंत वहाँ पे शुयांग घबराता हुआ काँपता हुआ आता है और वो इतनी परेशान है कि उसके चेहरे से ही कोई भी समझ सकता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है।
एकदम से लान शिचैन पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। शियांग ज़्यादा बिना कुछ बोले वो स्टॉल आगे कर देता है। एकदम से उस स्टॉल को देख के तुरंत वांग जी उस स्टॉल को पकड़ता है और जैसे ही वो पढ़ता है उसकी आंखें एक शॉक में बड़ी हो जाती है। तुरंत शियांग जी गुस्से में शियांग की तरफ बोलता है, कहाँ है विंग। अब इस बात पे बेचारा शियांग घबराते हुए बोलता है, उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी, वो चला गया, वो जिन प्लेन चला गया, उसे बचा लीजिए हंगवनजुन, मैं जानता हूँ वो अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता है, वो बहुत प्यार करता है अपनी सीजे को। इस बात पे वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जैसे ही शियांग ने ये बोला वो अपनी जान भी दे सकता है, तो वांग जी की तो लाइफ को एकदम से ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या हो गया हो। अभी थोड़ी देर पहले तो मतलब कल रात तक तो विंग और वो इतना अच्छे से इतने प्यार से एक दूसरे के साथ थे, एकदम से सुबह ही ये क्या हो गया। विंग वांग जी बिना कोई टाइम लगाए वहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ जाता है और शियांग पूरी बात सही से बाकी दोनों लोगों को बताता है। वो लोग भी पीछे पीछे वांग जी के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग अब जिन क्लैन पहुंच गया और जिन क्लैन का जो सीन है उसे देख के बहुत ज़्यादा उसका मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वो देखता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसका वेट कर रहे हैं। एक पूरी की पूरी जिन क्लैन और वैन क्लैन की आर्मी है। दूसरी तरफ एक तरफ वैन रोहान और जिन सेक लीडर जिन गोनशान खड़े हुए हैं। वहीं एक साइड पे उसकी बहन को खड़ा कर रखा है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सोल्जर खड़े हैं। वहीं जिन जुशान को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और जिन जुशान को बहुत गुस्सा आ रहा है, जैसे कि उसकी मर्जी के खिलाफ यानली को यहाँ लाया गया है। बहुत सारे सोल्जर्स हैं। वहीं पीछे वैन चाओ, वैन जूलियो और वैन सू भी खड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर कोई नहीं है तो उसके फादर यानी जैन फैमिया और जंचा नहीं है, बाकी सब लोग यहाँ पर हैं। विंग उस हॉल में एंट्री कर रहे हैं और सारे के सारे वॉरियर अपनी अपनी तलवार की साइड उसकी तरफ देख रहे हैं। वो थोड़ा घबरा भी रहे हैं विंग से। विंग के इस समय और बहुत अलग है। विंग पहले की तरह नहीं बल्कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वो कमज़ोर सा घबराया हुआ सा ओमेगा नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रहा है। विंग के हाथों में इस समय कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना स्ट्रांगली इस हॉल में एंटर कर रहा है। ये देख के सब लोग काफ़ी शॉक्ड है। विंग के चारों तरफ एक रेड रंग का स्नो सा है, जैसे कि विंग इस समय कितने एंगर में है। वो विंग के सराउंडिंग वाला ये रेड स्नो दिखा रहा है। इससे पहले कोई कुछ करता, विंग खुद आगे आगे बढ़ता जा रहा है और विंग बोलता है, लो आ गया मैं, छोड़ो मेरी सीजे को। इस बात पे जिन गोनशान और वैन रोहान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने चेहरे पे कनिंग स्माइल देते हुए तो आखिरकार मेंग्याओ सही ही कह रहा था, तुम अपनी बहन के लिए यहाँ खाली हाथ इस तरीके से आ सकते हो, हमें उम्मीद नहीं थी। विंग इससे पहले कुछ बोलता, यानी जो अपने भाई को इस तरीके से इतने सारे लोगों के बीच में अकेले खड़े देख के बहुत ज़्यादा डर रही है अपनी भाई के लिए। वो पीछे से बोलते, आइन क्यों आए तुम यहाँ पे, आइन तुम्हें यहाँ नहीं आना था। इस बात पे विंग अपनी सीजे को देखता है जो इस समय एक कहते हैं ना बहुत हैवी हनफू में है, जो काफ़ी सारा एक रॉयल लुक दे रहा हो, इस तरह के महंगे से एंटायर कपड़ों में है, महंगी महंगी ज्वेलरी पहनी हुई है। अपनी बहन को इस तरीके से देख के उसके थोड़े से मन में आंसू भी आते हैं कि वो उसकी बहन इतने अच्छे कपड़ों में और उनमें है, पर इस तरीके से कह दी है। क्या है, शायद यही कारण था कि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी जिन क्लैन में हो। वो एकदम से अपनी बहन की तरफ देखता है और उसकी बहन भी आइन की तरफ देख रही है। वो बोलता है, सीजे आप बिल्कुल मत घबराइए, आपको मैं यहाँ से सही सलामत लेके जाऊँगा। इस बात पे वो यानली थोड़ा घबराते हुए बोलते, आइन तुम यहाँ अकेले क्यों आए, कहाँ है हंगवनजुन, मैंने सुना है उन्होंने तुम्हें मार्क कर दिया था, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। इस बात पे विंग कुछ बोलता तो वैन रोहान हंसते हुए बोलता है, हाँ डर गया होगा, कैसे आता हंगवनजुन यहाँ पे, उसे पता है हमारे पास इस समय इन आयरन है और उसे इन आयरन से सेव करने का सिर्फ एक ही इंसान है और वो ये ओमेगा है जो खुद हमारे पास आ गया। इस बात पे विंग कुछ बोलता, विंग गुस्से में बोलता है, तुम मेरे लंजा को छू भी नहीं सकते, मैं उसके साथ हूँ या ना हूँ, उसके बावजूद भी तुम लंजा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम लंजा को नुकसान पहुँचा ही सकते थे तो इतने साल से वो तुम्हारे सामने था, लेकिन आज तक तुम मेरे लंजा के बाल बाका नहीं कर सके। तो मेरे होने या ना होने से तुम कभी लंजा को या इस वॉर को जीत नहीं सकते। इस बात पे विंग गुस्से में बोलता है, क्योंकि उसे अपने लंजा यानी अपने वांग जी पे बहुत भरोसा है कि उसके होने या न होने से उसका वांग जी ये वॉर जीत ही जाएगा। इसी कारण वो यहाँ आ गया है अपनी सीजे को बचाने।
अब वैन रॉन गुस्से में अपने सैनिकों को इशारा करता है जो अब विंग की तरफ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरें से लेकर। विंग वहाँ सीधा खड़ा हुआ है। अब वो वैन रॉन के सैनिक उसके चारों तरफ आ गए। विंग पहले इधर देखता है फिर उधर देखता है। वो समझ रहा है कि वैन रॉन चाहता है कि वो अपनी बंदी बन जाए, तो वो अब खुद घुटनों के बल बैठ जाता है जिससे आराम से वो लोग उसको आराम से उसके शरीर पे वो बेड़ियाँ बांध सके। विंग जैसे पैरों के बल नीचे बैठ गया, ये देख के याली बहुत ज़ोर से चीख के बोलते, आइंग नहीं, आइंग रुक जाओ, आइंग ऐसा मत करो। लेकिन विंग बिल्कुल भी अपनी बहन की बात सुन नहीं रहा है। वैन रॉन के सैनिक अब धीरे धीरे विंग के दोनों हाथों में बेड़ियाँ बांध देते हैं, उसके शरीर को लोहे की जंजीर से बांधने लगते हैं, ये सोच के कि विंग कहीं उनके ऊपर अपनी कोई शील्ड या कोई पावर ना यूज़ कर ले। वहीं दूसरी तरफ अब ये सब लोग गुस्से में वहाँ पहुँच गए हैं, जिन क्लैन में पहुँच रहे हैं सबसे ज़्यादा आगे। इस समय वांगजी है। वांगजी का ऑरा बिल्कुल अलग है, ये वो नॉर्मल वांगजी बिल्कुल नहीं है। वांगजी का पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने सराउंडिंग में ब्लू कलर की लाइट्स कर रही है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर से शाइन हो रही हैं, उसके घोड़े पे भी उसका वेट एक तरीके से संभाल नहीं पा रहा है। पर वांगजी इस समय पूरे गुस्से में अपने घोड़े से दौड़ रहा है। वहीं पीछे पीछे ये सब लोग पहुंच गए। अब वांगजी जिन क्लैन के सामने खड़ा हुआ है और गुस्से में अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि वैन रॉन ने इनायरन के यूज से एक बहुत बड़ा बैरिकेड सा बना दिया है जिससे ये लोग उसमें एंटर ना कर पाए जिन क्लैन में। ये इतना ही नहीं, अब वैन रॉन विंग को उन जंजीरों के साथ लेते हुआ इस ओपन ग्राउंड में आ रहा है। ये ग्राउंड पूरी तरह से बहुत बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे बीचों बीच विंग को लाया जा रहा है। पीछे वैनजू और वैनजाओ बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को। वहीं विंग बहुत एक बुरी हालत में है, उसे जिस तरह से खींचते हुए लाया जा रहा है वो जाले जा रहा है। वहीं पीछे यानली को भी कुछ लोग लेके आ रहे हैं और जिन जुशान को अपने फादर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो यानली को से इस तरीके से नहीं देख सकता। उसने और यानली ने भी अभी अभी अपने रिश्ते की शुरुआत की थी। उसने और यानली ने एक दूसरे को अपना अल्फा और ओमेगा माना था, एक दूसरे को मार्क किया था। अभी उनकी भी विचारों की भी मतलब कल फर्स्ट नाइट थी, वो दोनों भी अपनी हैप्पीनेस वाले मूड में थे और सडनली मॉर्निंग में उसकी वाइफ को इस तरह से उसका खुद का फादर खींच के लेके आ गया और जैसे बंदी सा बना रखा है। जिन जुशान को भी अपने फादर पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब सब लोग देखते हैं कि एक बड़ा सा बीच में बैरिकेड है और उस तरफ विंग और ये सब लोग हैं और इस तरफ वांगजी और सब लोग हैं। विंग को इस हालत में देख के वांगजी का ऑलमोस्ट रूप चेंज हो गया। अब वो हवा में ऊपर उड़ने लगा है। चारों तरफ ब्लू कलर की फॉर्म स्नो उसके चारों तरफ हो गया। वांगजी की आंखें गोल्डन कलर से शाइन कर रही हैं। पीछे शिचैन और कुरैन एक दूसरे को देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि शिचैन और कुरैन के होते हुए शुयांग अकेला ये इस तरीके से ये संदेश लेके विंग के उसमें कैंट में अकेला पहुंच गया। ये शिचैन और सब लोगों का प्लान ही था। इन लोगों को एंट्रेंस पे ही कोई भी मैसेज आता तो सबसे पहले एक तरीके से वॉर के लीडर को ही दिखाया जाता है, तो मिंजो को दिखाया गया था और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो वांगजी को एक तरफ रखेंगे और वो विंग को वहाँ से जाने देंगे। वो जानते थे कि विंग को कुछ नुकसान वो पहुँचने नहीं देंगे क्योंकि विंग ऑलरेडी शील्ड का वो करता है, तो अगर विंग की जान पे कोई बात होगी तो शील्ड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। यही कारण था कि कुरैन ने अकेले में जब पूछा था तो उन्हें पता चल गया था कि ये शील्ड उसकी मदर की तरह ही है और जब लास्ट टाइम उसकी मदर की डेथ हुई थी तो इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने मरने से पहले ये शील्ड विंग को दे दी थी, वरना उनकी डेथ कभी नहीं होती क्योंकि ये शील्ड का नेचर ही ऐसा है कि अगर ये जिस ओनर पे अगर बात आएगी तो चाहे ओनर चाहे या ना चाहे खुद आ जाएगी उसके आगे। लेकिन वो ये चुप थे ताकि वांगजी विंग को मतलब होने के डर में अपने आप को एक्टिव करे। इसी कारण वो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वहीं वांगजी अब हवा में है, चारों तरफ ब्लू कलर की स्नो है और ये देख के एकदम से वैन रॉन के पसीने छूट जाते हैं। वैन रॉन क्या यहाँ खड़ा हर कोई काँप रहा है क्योंकि वांगजी धीरे धीरे उस स्नो के अंदर गायब हो रहा है और सडनली एक ब्लैक कलर का पूरा वेदर हो गया है और उस वेदर के बीच में से एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का ड्रैगन आया। ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये ड्रैगन ब्लू कलर का शाइन कर रहा है, इसकी आंखें गोल्डन कलर की है। विंग पहचान गया है ये उसका लंजा है और यही वो टाइम था जब विंग ने आज से कुछ टाइम पहले वो विज़न देखा था इसी तरीके से। अब जब सारे सिपाही डर से कांपने लगे हैं तो इधर से मिंजो ने भी अटैक कर दिया। वो बैरिकेड टूट चुका है क्योंकि वांगजी ने अपनी
पावर से उसे तोड़ दिया है और एंट्री कर दी है इन लोगों ने। एक बहुत बड़ा वॉर का ग्राउंड हो गया है। विंग बीच में बैठा हुआ है तो देख रहा है कि यानली को भी कुछ लोग हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यानली के सामने अब जिन जुशान खड़ा है जो अपने हाथ मतलब अपनी शॉट से उन हर किसी को मार रहा है और यानली को सेव करने की कोशिश कर रहा है। विंग समझ गया है कि वो विजन क्या था। उसका हस्बैंड यानी यानली का हस्बैंड उसके पास है उसे सेव करने के लिए, और ये ड्रैगन उसका मतलब उसका लंजा है जो अब उसे बचाने के लिए आ गया है। वांग जी को कुछ टाइम लगता है वैन रोहान के उस क्रॉप को उस इन आयरन से बनी हुई उस क्रॉप को ख़त्म करने में। वैन रोहान बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि वांग जी ने कुछ ही पल में पूरा का पूरा ग्राउंड जला दिया है। और वांग जी अब अपने ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आके ज़मीन पे खड़ा है। वैन रोहान को घूर घूर के देख रहा है कहने के लिए अब वो ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन उसका ऑरा उतना ही खतरनाक है जितना उसका ड्रैगन फॉर्म का था। वो एक एक कदम जैसे वैन रोहान की तरफ बढ़ा रहा है, वैन रोहान डर में काँप रहा है। इतना ही नहीं, मिंग याओ और वो सब लोग भी काँप रहे हैं। उन लोगों को भी शिचैन ने और नीमिंजो ने अपनी तरफ मतलब पकड़ लिया है। अब सब लोग ऑलमोस्ट हार चुके हैं। वांग जी अब वैन रोहान की गर्दन पकड़ के उसे हवा में उठाता है और गुस्से में बोलता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे विंग को हाथ लगाने की। इस बात पे वैन रोहान कांपता रहे। इससे पहले वैन रोहान कुछ करता, वांग जी 1 मिनट में वैन रोहान का गला दबा के वहीं मार देता है और पीछे मुड़ता है। और अब वैन चाओ की तरफ उसकी नज़र पड़ती है। वो विंग को देखता है। अब विंग को वैन किंग ने उन जंजीरों से हटा दिया। विंग सीधा खड़ा है और वो वांग जी की तरफ देख रहा है। विंग को याद है वांग जी ने उससे क्या वादा किया था और अब वो वांग जी वो ही कर रहा है। वो गुस्से में वैन रोहान की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और जैसे ही वो फुल ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है वो तुरंत अपने फायर से वैन चाओ को जला देता है। वैन चाओ की चीखता वहाँ वहीं मर जाता है। इतना ही नहीं, वो इसी तरीके से वैनजू मेंग्याओ सबको मार देता है। एक तरीके से ये वॉर आज एंड हो गई। आज वैन क्लैन पूरी तरह से एंड हो गया। सिर्फ वैन क्लैन नहीं, वो लोग जैसे कि जिन गुआनशान और मिंग्याओ वो लोग भी मारे गए। मैडम यू कहीं कैद है जो इन लोगों को पता है कहाँ हैं। वहीं अब जिन क्लैन लीडर और जिन क्लैन के बेटे जिन जुशान को बना दिया गया है। इतना ही नहीं, सब लोग बहुत ज़्यादा इस वॉर ग्राउंड में खुश हो रहे हैं। वांग जी फिर अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है और विंग की तरफ आता है। विंग को लगता है कि वांग जी खुशी से उसके पास आएगा, उसे गले लगाएगा, इसलिए विंग दौड़ता हुआ जाके वांग जी को गले लगा लेता है। पर विंग महसूस करता है कि वांग जी उसे खुशी में गले नहीं लगा रहा, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है, एक बुद्ध बना हुआ। इस बात पे विंग थोड़ा शॉक्ड है और वांग जी की तरफ देख रहा है। अब वांग जी दोबारा से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आके विंग को अपनी पीठ पे लेके कहीं उड़ जाता है और सब लोग शॉकिंगली खड़े हैं, क्योंकि इस समय वांग जी कोई खुशी में प्यार से विंग को नहीं लेके गया है, बल्कि बहुत ज़्यादा गुस्से में विंग को कहीं लेके जा रहा है। और वो लोग डर रहे हैं क्योंकि आज पहली बार वांग जी एक ड्रैगन फॉर्म में आया। ड्रैगन फॉर्म में आके उसका अल्फा किस तरीके से रिएक्ट करेगा कोई नहीं जानता। और इस समय विंग के लिए वांग जी की आंखों में किसी को भी प्यार नहीं दिखा, बल्कि गुस्सा दिखा। तो वो लोग डर रहे हैं कि विंग के साथ वांग जी क्या करेगा। विंग जो समझ नहीं पा रहा कि उसका लंजा उस पर किस बात पे गुस्सा है, वो इस समय वांग जी के साथ है। वांग जी अपने ड्रैगन फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ गया है और विंग का हाथ पकड़ के उसे कहीं बहुत ज़ोरों से बहुत तेज़ कदमों से ले जा रहा है। विंग को ये जगह बिल्कुल अलग लग रही है। ये बहुत शांत जगह है, चारों तरफ माउंटेन हैं, बीच में एक कॉटेज है जो बहुत शांत है। वांग जी तुरंत उस कॉटेज के अंदर विंग को लाता है और जोर से उस गेट को बंद कर देता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और देख रहे हैं कि वांग जी बहुत गुस्से में है, उसकी आंखों में आज विंग के ऊपर गुस्सा है। विंग थोड़ा सा घबराता हुआ एकदम से बोलता है, लंजा क्या हुआ? अब वांग जी तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा। इस बात पे वांग जी विंग थोड़ा सा घबराते हुए, नहीं लंजा मैंने अपना कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि तुम खुद को डेंजर में नहीं डालोगे, फिर क्यों गए थे तुम जिन क्लैन? इस बात पे विंग थोड़ा घबराते हुए वहाँ जो समझ रहा है कि वांग जी उससे इस बात पे नाराज़ है कि वो बिना उसे बताए जिन क्लैन चला गया था। वो आगे आगे कोशिश करता है कि वांग जी को, लंजा मैं क्या करता, तुम्हें भी पता है उस समय सीजे की जान की बात थी और मुझे पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। विंग बड़े प्यार से वांग जी के पास आके उसे गले में हाथ डालते हुए बोलता है। पर वांग जी शायद विंग की इस प्यार भरी बातों में आने वालों में से नहीं है। वो तुरंत विंग का हाथ अपनी तरफ से हटा के घूर के देखता है। पर तुमने मुझसे वादा किया था, तुम्हें पता था ना कि मैंने तुमसे कहा था ना
कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकता खतरे में, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? अब विंग थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा था कि वांग जी से वो प्यार से बात करेगा तो वांग जी मान जाएगा, लेकिन वांग जी तो बहुत गुस्से में लग रहा है। वो घबराते बोला, लंजा मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब वांग जी बोलता है, तो फिर अपनी पनिशमेंट झेलो। इस बात पे विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखने लगता है। पनिशमेंट? अब वांग जी बिना टाइम लगाए विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के अपने बेड की साइड ले जाता है। विंग थोड़ा शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा है पनिशमेंट कौन सी पनिशमेंट। अब वांग जी तुरंत विंग को बेड के पे लेटाता है और बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपना रिबन यानी अपना फोरहेड रिबन अपनी वहाँ से अपनी जगह से हटा के विंग के हाथों को ऊपर बेड पे टाई कर देता है। अब विंग बहुत ज़्यादा डर गया कि उसके दोनों हाथों को लंजा ने इस तरीके से रिबन से टाई कर दिया। वो घबराते बोला, लंजा तुम क्या कर रहे हो? अब वांग जी विंग के दोनों पैरों के बीच में बैठा हुआ है और घूर घूर के विंग को देख रहा है। अब बोलता है, तुम्हारी पनिशमेंट दे रहा हूँ इस बार। अब एक सेकंड में वांग जी विंग के सारे हनफू एक बार में फाड़ देता है। अब विंग शॉकिंगली वांग जी की साइड देख रहा है। अब तक वांग जी के साथ वो कई बार अब इंटीमेट हो चुका है, लेकिन अब तक वांग जी ने इतनी रफनेस उसके साथ कभी नहीं करी थी। इस समय वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और विंग को बहुत डर लग रहा है वांग जी के इस रूप को देख के। जब वो इतना प्यार करते हुए इतना सॉफ्टली उसके साथ बात करता है तब वो इतना ज़्यादा रफ़ होता है, तो आज तो वो इतना गुस्सा है तो पता नहीं कितना रफ़ होगा। ये सोच के बेचारे विंग की हालत बुरी हो रही है, लेकिन वांग जी बिल्कुल मूड में नहीं है विंग की कोई बात मानने की या उसके ऊपर कोई मर्सी दिखाने की। उसे गुस्सा आ रहा है कि विंग बिना उससे मिले, बिना उससे एक बार डिस्कस करे ऐसे कैसे जियान के लाइन चला गया। विंग को उन जंजीरों में देख के वांग जी के दिल को कितना दर्द हुआ, वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए वो विंग पे बहुत गुस्सा है कि विंग ऐसा क्यों करा। अब विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपका के वांग जी की साइड देख रहा है। अब बोला, लंजा सॉरी अब नहीं करूँगा, प्लीज़ गुस्सा मत हो। लंजा मेरा हाथ खोलो, लंजा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ो मेरे हाथों को। लेकिन वांग जी आगे की तरफ उसकी तरफ एक आके उसे हंग्रीली किस करने लगता है। वो विंग की किसी बात पे रिस्पॉन्स नहीं करता है। विंग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि वांग जी को क्या हो गया है। वांग जी बहुत ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहा है। थोड़ा उसके उस ड्रैगन फॉर्म का भी कारण है। उसका वो ड्रैगन फॉर्म जो अभी आया था वो भी उसका मतलब उसका ड्रैगन जो है वो भी अपने ओमेगा को शायद पसंद करता है या टेस्ट करना चाहता है। वो भी इस कारण उसको बिल्कुल भी और ज़्यादा एक्टिव है और ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहा है। विंग थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन वांग जी की इस किस में ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया। अब वो भी इस किस का पूरी उतनी ही एक्टिव मोड से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही एंग्रीली किस कर रहे हैं। तभी विंग को महसूस होता है कुछ हार्ड उसके लोअर पार्ट में। वो समझ गया कि ये वांग जी इस समय पूरे मतलब वो काफ़ी एक्टिव है, तो इस वजह से उसके चेहरे पर हल्का सा ब्लश आ जाता है। और वांग जी को विंग का ये ब्लश फेस बहुत ज़्यादा क्यूट बहुत पसंद है। वो अब विंग की नेक पे आ गया। नेक पे भी वो ज़ोर ज़ोर से सक कर है उस मार्क को जहाँ उसने अपनी विंग को मार्क किया, उस सैंडग्लैंड को और ज़्यादा ज़ोर से किस और सक कर रहा है। इतना ही नहीं, अब वो अपने एक हाथ से विंग के एक निपल को बहुत ज़ोर ज़ोर से पिंच कर रहे हैं। विंग को आज वांग जी की रफनेस कुछ अलग लग रही है। उसका रीज़न ये है कि आज वो मन में बहुत खुश है कि फाइनली ये वॉर एंड हो गई। वो विंग वांग जी के साथ बहुत ज़्यादा उसके हर टच पे उसी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और वांग जी को ये बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे वांग जी अब विंग के निपल्स पे आ गया। वो बहुत ज़ोर से इन्हें सक्स और बाइट कर रहा है। करीबन 40 मिनट हो गए लगातार उसको विंग के निपल्स के साथ। विंग को समझ नहीं आ रहा कि वांग जी को क्या ऑब्सेशन है विंग के निपल्स के साथ, जो उसे छोड़ता ही नहीं। लेकिन फाइनली वांग जी अब अपने आप को सेटिस्फाई फील करके नीचे की तरफ आ रहा है और विंग की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। अब वांग जी विंग को प्रिपेयर करने लगा है। जैसे ही वो विंग की बॉडी में फर्स्ट फिंगर इंसर्ट करता है, विंग ऑलमोस्ट अपनी मुँह से मौन निकालता है। वांग जी गुस्से में बोलते हैं, आज जब तक तुम नहीं कहोगे मैं तुम्हारे अंदर एंटर नहीं होगा। जिस बात पे विंग शॉकिंगली आँख खोल के देखता है कि ये क्या बात हुई। वांग जी अब विंग को ऑलमोस्ट टॉर्चर कर रहा है। एक साइड वो उसे बहुत ज़्यादा केस बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब ज़्यादा परेशान कर रहा है, थोड़ा टीज कर रहा है। नहीं, दूसरी साइड पे वो अपने फिंगर्स ऐड करते जा रहा है, लेकिन खुद मतलब ना ही विंग को टच करने दे रहा है खुद को और ना ही उसको अंदर एंटर हो रहा है। तो विंग को अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। वो बार बार लंजा कर रहा है, लेकिन विंग
कि किसी भी बात पे वांगी कोई रिस्पॉन्स नहीं करा। फाइनली विंग अब अपने आप पे कंट्रोल नहीं करता और बहुत बार वांगी से प्रे करने, एक तरीके से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ रंजा प्लीज़, आई एम सॉरी, अब नहीं करूँगा, प्लीज़ रंजा, आई वॉन्ट यू, प्लीज़ बार वांगी बिल्कुल भी नहीं। आज तो वो विंग को जितना हो सके उतना परेशान करना चाहता है। उसने भी तो परेशान किया ना वांगी को, बिना उसे बताए चला गया, तो क्यों ना गुस्सा करे वो बेचारा, क्यों ना परेशान करे, उसका राइट है। उसने सोचा था अगर उसे कुछ हो जाता तो वांगी की क्या हालत होती, वांगी मन में ये सोच रहा है। फाइनली विंग अब अपनी आंखों में बड़े बड़े आंसू भर के रोते हुए बोलते, तुम मुझे इसी तरह परेशान करोगे? तुम चाहते हो तुम्हारा विंग तुम दुखी हो? वांगी विंग को परेशान करना चाहता था, उसे थोड़ा टीज करना चाहता था, पर रोते हुए तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वो तुरंत बिना सेकंड गवाए अपने हाथ से विंग का फेस पकड़ता है, उसके हाथ आंसू साफ करने लगता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं रंजा, प्लीज़ अपने विंग को वो हैप्पीनेस दो जो तुम हमेशा फील करवाते हो। वांगी समझ गया विंग उससे क्या रिक्वेस्ट करे और वो फाइनली अब विंग की बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर इनका एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा रफ था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आज वांगी विंग की पूरी बॉडी में और ज़्यादा जितना डीप जा सकता है वो जा रहा है और विंग को ये पेन और प्लेजर एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों का। ये हॉट सेशन बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा, शायद विंग को याद भी नहीं कितने घंटे हो गए या कितने आवर हो गए हैं। पर सच्चाई ये है कि विंग और वांगी जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि क्या हालत हो रही है वहाँ पे सबकी। सब लोग अपनी जीत ना सेलिब्रेट करके इस समय विंग के बारे में सोच के परेशान हैं। सब यही सोच रहे हैं कि वांगी कहाँ ले गया विंग को, कैसा होगा विंग, क्यों ऐसा वांगी ने किया, बिना किसी से कोई बात करे वो विंग को क्यों लेके चला गया। सब लोग यही सोच रहे हैं। फाइनली विंग और वांगी जब एक दूसरे के साथ फुल सेटिस्फाई हो जाते हैं, विंग अब वांगी के ऊपर लेटा हुआ है, वांगी की चेस्ट पे उसने सर रखा हुआ है। वांगी बड़े प्यार से उसके बालों के साथ खेल रहा है, अपनी फिंगर से उसे मसाज टाइप कर रहा है। विंग अब थोड़ा सा फेस ऊपर करके वांगी की तरफ देखता है। वांगी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। सडनली विंग अपनी बात बोलता है, रंजा अंकल और गगा तो बहुत परेशान होंगे, क्या तुम्हें उन्हें बताया है हम कहाँ हैं? इस बात पे वांगी, मैं उन्हें बटरफ्लाई मैसेज भेज दिया था अभी थोड़ी देर पहले जब तुम रेस्ट कर रहे थे। विंग अब अपनी सराउंडिंग में देखता है और इधर उधर देख के बोलता है, रंजा वैसे हम कहाँ पर हैं? ये तो किसी का घर लग रहा है। किसका घर है ये रंजा? हमारा, ये जिनशी है। इस बात पे विंग एकदम से एक्साइटमेंट में खड़ा होता है, बोलता है, हम अपने घर आ गए, हम लैंडक्लाइन आ गए रंजा। इस बात पे वांगी को बहुत अच्छा लगता है कि विंग ने उसके क्लाइन को, उसके घर को अपना घर बोला। वो अब बैठता है, जैसे विंग एक्साइटमेंट बैठा और उसके पीछे से बैकअप करते बोलता है, ये हमारा घर है, ये जिनशी है। कई साल पहले मैंने जिनशी छोड़ दी थी, तब से मुझे नहीं पता था कि मेरी जिनशी का ध्यान कौन रख रहा है, लेकिन अंकल मुझे लेटर्स में बताते थे कि हांशी और जिनशी को वो हमेशा साफ रखते हैं, कुछ सर्वेंट्स के साथ हमेशा यहाँ आते रहते हैं, लेकिन आज मैं चाहता था कि मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊँ। विंग बड़े खुशी से बोलता है, रंजा अब ये हमारा घर है और इसे कोई सर्वेंट नहीं, मैं और तुम संभालेंगे। इस रहते हुए वांगी भी उस बात पे अग्री करता है। वहाँ जैसे वांगी ने कहा, बटरफ्लाई मैसेज भी अंकल के पास पहुँच गया और उन्हें भी मन में बहुत खुशी होती है कि वो विंग के साथ ठीक है और वो जिनशी लेके गया था विंग को। वहीं अब नीक्लैन बहुत ज़्यादा खुश है, चारों तरफ एक होते हैं आतिशबाजी हो रही है, वैनक्लैन को ख़त्म होने की और वैनक्लैन के वॉर एंड करने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। वहीं जिनक्लैन के का नया एक तरीके से लीडर, न्यू सेक लीडर जिशान को डिक्लेयर किया गया है। वहीं जियांग्स के नए लीडर अब जैन फैमियाँ होंगे। ये सब डिक्लेरेशन भी होनी शुरू हो गई हैं, चारों तरफ खुशहाली है। फाइनली इतने साल बाद, इतनी सारी स्ट्रगल्स के बाद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में अब शांति हुई है। कोई लुटेरे का डर नहीं है, हर जगह अब
सही लीडर पहुंच गए हैं। वैन क्लैन के लोगों को भी नी क्लैन ने अपने अंडर ले लिया है। और इतना ही नहीं, नी क्लैन के लीडर यानी नी मिंजू ने साफ कहा है कि जो लोग वॉरियर नहीं हैं यानी आम जनता, वुमेन और ओल्ड एज मतलब बूढ़े लोग, बच्चे, उन्हें किसी तरह की कोई एक तरीके से परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, जो सोल्जर थे, जो वॉरियर थे, उन्हें अभी बंदी बना के उनसे सारे काम करवाए जाएंगे, जैसे सफाई, जो भी नुकसान हुआ है, जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, रीबिल्ड करना, रोड्स बनवाना, वो सारे काम करवाए जाएंगे। उनके हथियार ले लिए गए हैं, लेकिन हाँ, उन्हें कोई टॉर्चर या उन्हें पनिशन नहीं किया जा रहा, उन्हें एक तरीके से एक लेबर की तरह यूज़ किया जा रहा है। तो वो लोग भी ज़्यादा दुखी, मतलब उनके फैमिली वाले भी खुश हैं कि कम से कम उनके सोल्जर्स को मारा नहीं जा रहा, उनके साथ टॉर्चर नहीं किया जा रहा, उनसे काम ही करवाया जा रहा है, तो वो कर लें। एक तरीके से वो नी मिंजू के अंदर आने पे भी काफ़ी खुश हैं। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक तरीके से अब एक नई सूरज की होने की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। इस चीज़ को 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं वैन क्लैन को ख़त्म हुए हैं। इन 5 साल में कल्टीवेशन वर्ल्ड अब पहले की तरह हो गया है। वो लूट मार जो पहले थी अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं पहले की तरह। अब गुसु क्लैन एक शिक्षा का केंद्र बन गया है। कई साल पहले, हज़ारों साल पहले से गुसु अपनी शिक्षा, अपनी मेडिकल नॉलेज के लिए फेमस था। लेकिन जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो गुसु में पढ़ाई शिक्षा बंद हो गई थी, बल्कि सब लोग वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। तो अब करीबन 30-35 साल बाद अब गुसु में दोबारा से एजुकेशन स्टार्ट करी जा रही है। अब सारे क्लैन्स के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं और जिसकी तैयारी इस समय गुसु क्लैन में बहुत जोर शोर से हो रही है। हमारी लैंड फॉरम तो कूद कूद के सारी तैयारियाँ कर रही हैं, बड़े बड़े बैरिकेड लगवा रही हैं, कलरफुल डेकोरेशन हो रही हैं, कलरफुल एक तरीके से झंडे लगाए जा रहे हैं अलग अलग क्लैन के वेलकम के लिए। और ये सब कुछ हमारी लैंड फॉरम यानी वी वुशान जी कर रहे हैं। वी अब लैंड फॉरम के नाम से जो फेमस हैं, वो वांग जी को ही नया सेक लीडर बनाने की बात हुई है, क्योंकि लान शिचैन थोड़ा सा ब्रेक चाहते थे जिम्मेदारी और उससे। वो भी वांग जी से बहुत साल पहले से इस वॉर में हैं और वो बहुत ज़्यादा इस वॉर के चक्कर में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन अब वो भी वांग जी की तरह थोड़ा फैमिली टाइम चाहते हैं। इस वजह से वो अब इन सबसे फ्री होकर आजकल कल्टिवेशन वर्ल्ड घूमने में लग रहे हैं। कभी वो किसी क्लैन जाते हैं घूमने, कभी किसी क्लैन घूमने जाते हैं और उनको लैन कुरैन और लांग वांगी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शायद शिचैन सिर्फ 10-12 साल के थे तब से वो इस वॉर में थे और कई सालों से इस वॉर में हैं। अभी उन्होंने अपनी टीनेज, अपनी जवानी सिर्फ उस वॉर में लगा दी। तो अब वो अगर वो इस समय को इंजॉय करना चाहते हैं तो उनको अंकल और वांगी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अंकल अब नए हेड मास्टर या ये कह सकते हैं ग्रेट मास्टर बन गए हैं। वो गुस्से में इस समय चारों तरफ घूम रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं विंग के ऊपर। अब गुस्से में विंग क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि आज तुम आराम करोगे, फिर से तुम इन काम में लग गए। इस बात पे लांग कुरैन गुस्से में करते हुए विंग को बोलते हैं। विंग को लांग कुरैन के गुस्से पे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमेशा उनके गुस्से में बहुत विंग के लिए प्यार और कंसर्न होता है। आज भी वो विंग पे इसलिए गुस्सा करे क्योंकि विंग इस समय एक्सपेक्टेड है, उसका बेबी बम पूरी तरह से शो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एक जगह रुक ही नहीं रहा है। कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो लांग कुरैन का उसके लिए कंसर्न होना तय है। तो वहाँ विंग बोलता है, पर अंकल आप जानते हो ना आज कितना बड़ा दिन है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ? आज हमारे क्लैन में सारे क्लैन से लोग आ रहे हैं, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा लैंड क्लैन कितना सुंदर है, कितना भव्य है। उनको भी तो दिखना चाहिए कि हमने उनके वेलकम की कितनी अच्छी तैयारियाँ की हैं। इस बात पे लैंड क्लैन थोड़ा सा और गुस्सा करते बोलते हैं, हाँ उन्हें पता है, उन्हें पहले से पता है कि उन्हें पिछले 2 साल से जब भी तुम्हारे बेबी का नामकरण या नेम सेरेमनी होती है हम उन्हें बुलाते हैं और तुम तब भी इतने अच्छे से सब कुछ करते हो। लेकिन आज अब ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे इस समय पूरा टाइम चल रहा है, इस समय तुम्हें जितना रेस्ट कर सको उतना रेस्ट करना चाहिए, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। इस बात पे विंग थोड़ा सा मुंह फुलाता है, क्योंकि ये बात सच है। इन 5 साल में विंग के 2 बेबी ऑलरेडी हो चुके हैं और ये 3rd है। उसके बावजूद भी और दोनों बार बहुत बड़ा समारोह हुआ था लैंड क्लैन में। सारे क्लैन के लोग आए थे, क्योंकि इन दोनों बेबीज़ जो अभी तक हुए हैं उनमें से एक अल्फ़ा है और एक ओमेगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई भी बेबी ड्रैगन फॉर्म में नहीं है। तो ये बात मतलब विंग को कभी कभी परेशान करती है कि उसके बेबी क्यों ड्रैगन
ड्रैगन फॉर्म में नहीं आते, लेकिन हाँ उसके बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा और ओमेगा हैं। और यहाँ तक कि उन दोनों में थोड़ी थोड़ी विंग और वांगजी की पावर्स भी आई हैं। अभी ऐसा उनके हीलर ने बोला है, लेकिन वो पावर क्या है अभी इन दोनों को नहीं पता। विंग थोड़ा सा हैरान होते हुए अंकल की तरफ देख के बोला, अंकल पिछले 2 महीने डिले हूँ मैं अपनी डिलीवरी से, मुझे पता नहीं चला इस बार ये बेबी हो ही क्यों नहीं रहा। हर बार मेरा बेबी टाइम पे हो जाता था, लेकिन ये बेबी पता नहीं कब आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ अब घर में इतनी बड़ी टमी के साथ बेड पे पड़े पड़े। मेरा आज मन था, प्लीज़ अंकल मुझे करने दीजिए ना प्लीज़। मैंने कितनी मुश्किल से तो लंजा को मनाया, अब आप भी मेरी मुझे इस तरीके से करेंगे तो मेरा सपोर्ट कौन करेगा। विंग थोड़ा सा पाउट बनाते हुए बच्चों वाली तरह वहाँ रान को बोलता है। ये विंग का एक नया हथियार है, जब भी वो थोड़ा बच्चों वाली तरह पाउट बना के बच्चे पकानी हरकतें करता है तो मतलब एक तरीके से लांकुरन मान ही जाते हैं इनकी बातों को। अब इससे पहले लांकुरन कुछ और बोलते सडनली पीछे से कोई आ रहा है। वो लांगवांगजी है और उनके पास एक 4-5 साल का छोटा सा बच्चा है जिसने लांगवांगजी का हाथ पकड़ा हुआ है, और वही एक 2 साल का छोटा सा बच्चा है जो लांगवांगजी की गोदी में है। ये दोनों बॉयज़ हैं। ये दोनों अब इस समय वहाँ पे जहाँ पे कुरैन और विंग खड़े थे वहाँ पे एंटर करते हैं। तभी पीछे से वांगजी बोलते हैं, अंकल बिल्कुल भी इसकी बात मत सुनना, कम से कम आप ही से डांट देना, मेरी तो ये बात सुनता ही नहीं। वांगजी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलता है। तभी विंग अपना गुस्से वाला पाउटी फेस विंग की तरफ दिखा के थोड़ा सा उसे जीभ चिढ़ाते हुए बोलता है, क्यों नहीं सुनेंगे अंकल मेरी बात? अंकल मेरी बात ज़रूर सुनेंगे, है ना अंकल? प्लीज़ आप मेरी बात सुनोगे ना? इस बात पे अब कुरैन दोनों की तरफ देखते हैं और सोचते क्या करें, पर इससे पहले कुरैन कुछ कहते हैं। एकदम से वहाँ पे वो छोटा सा 4 साल का बेबी आके अपनी मदर का हाथ पकड़ लेते हुए, मम्मा आप सुबह से सारा काम कर रहे हो, चलो अब आप रेस्ट करो। ना बाबा और ना ग्रैंड पापा आपसे कुछ कहेंगे, चलो। एकदम से इस छोटे से प्यारे से, इसका नाम लान शुजोई है, इस शुजोई की बात सुन के विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और विंग भी अपने प्यारे से बेबी को मना नहीं कर पाता और उसका हाथ पकड़ के जिनशी की तरफ जाने लगता है। वहीं पीछे वहीं वांगजी और लान कुरैन भी जा रहे हैं विंग के पास। जैसे ही वो लोग जिनशी के अंदर पहुंचते हैं सडनली विंग को बहुत ज़ोरों से पेन होने लगता है। वो लोग समझ गए शायद ये इमरजेंसी की कॉल है, इसलिए वो तुरंत हीलर्स को बुलाते हैं और कुरैन दोनों बच्चों को अपने साथ लेके चले जाते हैं। विंग हमेशा से जब भी विंग की डिलीवरी होती है तो वांगजी उसके पास रहता है। इस समय भी वांगजी विंग के पास है। इस बार की डिलीवरी बहुत अलग है। पिछले 2 बार में विंग की डिलीवरी नॉर्मल थी, पर इस बार वो नॉर्मल नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा विंग को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हो रही है। फाइनली उसके डॉक्टर मतलब हीलर उसका सर्जरी या एक तरह से कट करके वो बेबी बाहर निकालता है और जैसे ही वो बेबी बाहर आता है तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। ये एक बेबी गर्ल है, पर ये एक नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। हाँ, इसके छोटे छोटे से कान हैं जो ड्रैगन के टाइप होते हैं और एक हल्की सी टेल सी है। ये बेबी बहुत अलग सी है। इन शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी अभी से स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही है। वांगजी अब जो विंग इस समय बेहोश है और वांगजी जो बिल्कुल विंग के पास खड़ा है वो एकदम से उस बेबी को अपनी गोदी में ले लेता है। विंग को वांगजी को इसके अंदर अपनी मदर की छवि दिख रही है। हाँ, ये उसकी बिल्कुल मदर जैसा ही फीचर लाई है और वांगजी समझ चुका है शायद वो गुस्सा वो कर्ज जो उसकी मदर ने लैंडलाइन में दिया था उसके बदले में अब ये बेबी आया है। ये शुरू से ही अपने ड्रैगन फॉर्म में ही इसने बर्थ लिया है, तो शायद इसका वो एक्टिव वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये ऑलरेडी अपने फॉर्म में ही बर्थ लिया है तो ये उसी फॉर्म में रहेगी। वांगजी इसे बेबी को बड़े प्यार से अपनी गोदी में लेके बार बार इसके फेस को टच कर रहा है, इसके बाद गालों पे माथे पे किस कर रहा है। वो बहुत खुश है अपनी इस बेबी को गर्ल को देख के, क्योंकि दोनों बार वांगजी एक गर्ल ही चाहता था लेकिन उसको बॉयज़ हुए। उसे ऐसा नहीं है कि उसे शिजोई या आयुन से प्यार नहीं है, लेकिन हाँ वो उसे हमेशा से एक छोटी सी बेबी गर्ल चाहिए थी और आज उसकी वो बेबी गर्ल है। ऊपर से ये वांगजी के फॉर्म में है, ये ड्रैगन है, तो ये बात भी वांगजी को और ज़्यादा खुशी दे रही है क्योंकि उसे ये भी लगता था कि उसके दोनों बच्चे ड्रैगन नहीं हुए क्या, बट ऐसा नहीं था उसे उन बच्चों का ड्रैगन ना होने से कोई दुख था, बट वो सोचता था कि क्यों नहीं हुए। लेकिन आज उसके बेबी ड्रैगन है तो उसे और ज़्यादा खुशी हो रही है। ये बात हीलर भी सब लोगों को बता देता है। वहीं लान कुरैन भी बहुत ज़्यादा खुश और शॉक्ड होता है क्योंकि ये बेबी एक ड्रैगन फॉर्म थोड़ी सी ह्यूमन फॉर्म में इसने बर्थ लिया है, तो एक तरीके से वो लोग भी खुश हैं कि ये एक्टिव कम ही है, इसका ऊपर कोई वो कर्ज का फ़र्क नहीं पड़ा है।
सब जगह इस चीज़ की खुशी होने लगी है। वो लोग जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के अब लैंड क्लैन में आने वाले थे, अब उनके साथ सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे क्लैंस के एक तरीके से क्लैन लीडर भी खुशी के मारे वहाँ पहुँच गए, क्योंकि एक और ड्रैगन ने बर्थ लिया है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और सब लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जैसे ही विंग की आंखें खुलती तो विंग देखता है एक प्यारी सी क्यूट सी बेबी अपनी गोदी में लेके वांग जी बिल्कुल उसके बेड के पास बैठा हुआ है। अब बहुत ज़्यादा चेहरे पे वांग जी की स्माइल है। वो वांग जी जो जल्दी से हंसते नहीं, लेकिन आज वांग जी के चेहरे की स्माइल हट ही नहीं रही अपने छोटे से बेबी को अपने गोद में देख के। वांग जी का हाल वैसे हर बार बेबी के साथ यही होता है, वो अपने बेबी को घंटों तक गोदी में लेके बैठा रहता है और देखता रहता है, लेकिन आज वो काफ़ी खुश है, उसकी स्माइल भी बता रही है। विंग जब देखता है वो एकदम से अपनी जगह से आँख खोल के बोलता है, लंजा कैसी है वो है। वांग जी शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है, तुम्हें कैसे पता ये गल है? मुझे पता है, ये शुरू से ही तुम्हारे टच से कूद पड़ती थी और मुझे पता है एक फादर से सबसे ज़्यादा कनेक्ट एक बेबी गर्ल ही करती है, तो मैं समझ गया था कि इस बार ये गर्ल है। और तुम इसे देखोगे? विंग खुशी में हिलाता है। जैसे ही वांग जी विंग के पास बेबी रहता है, विंग की आँख शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये ड्रैगन फॉर्म में है। कुछ कुछ इसके जैसे टेल, इसकी ईयर, उसे पता चल रहा है कि ये ड्रैगन वाली मतलब इसकी बेबी ये ड्रैगन है। तो खुशी में आंखों में आंसू भरे हुए वांग जी की तरफ देखते हैं, ये ड्रैगन है। वांग जी अपना सर हिला के इस बात पे अग्री करता है और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ये वो अपने बेबी को अपने गले से लगा के बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पे सारे सेक्ट लीडर, यहाँ तक कि खुद शिचैन भी जो इस समय नीकलैंड में थे, दौड़े दौड़े नी मिंजे और नी हुसैन के साथ वहाँ पहुँचते हैं। एक बड़ी ग्रैंड समारोह होता है यहाँ पे। कहाँ पे सबकी वेलकम सेरेमनी होने वाली थी, अब उस जगह एक ग्रैंड सेरेमनी हो रही है ड्रैगन के बर्थ की। वहीं पे ये दोनों छोटे भाई जो अभी ज़्यादा एक कम बोलता है, मतलब अभी उसने बेचारे ने बोलना ही शुरू किया है, और दूसरा लान शिजोई जो बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस शांत व नेचर है। वो दोनों अपनी छोटी सी बहन को अपनी मदर की गोद में देख के बहुत खुश हो रहे हैं। वो भी बार बार उस बेबी को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। 2 साल के छोटे से आयुन को तो ये इतनी क्यूट लगती है कि वो आगे आगे तुरंत इसके गालों पे किस कर देता है, और ये देख के वहाँ खड़े हुए सब लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। ये लोग बहुत बड़ा से एक वेलकम कर देते हैं और इस बच्चे का तुरंत नामकरण कर देते हैं। विंग इसका नाम लैन क्लैन की स्थापना करने वाली लैनी के नाम पे रखते हैं और इसका नाम भी लैनी रखा जाता है। लैनी का बहुत बड़ा एक नामकरण का समारोह होता है। इतना ही नहीं, जैन फैमिया और जनचा भी आते हैं। वो एक तरीके से नानी के घर की साइड से जैसे गिफ्ट लाते हैं, हमेशा विंग के बेबी के लिए गिफ्ट लाते हैं। आज भी वो गिफ्ट लाए हैं। मैडम यू का उस दिन के बाद वो कहाँ है किसी को पता नहीं चला। जैन फैमिया और जनचा ने भी उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि वो उसी काल कोठरी में कहीं भूखी प्यासी मर गई। कुछ लोग कहते हैं शायद उसी दिन वैन रूहान ने उन्हें मरवा दिया था, लेकिन वो कहाँ थी किसी को आज तक पता नहीं चला। असलियत में वो जिंदा है या मर गई हैं किसी को पता नहीं, और किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। वहीं युवानली के भी एक छोटा सा बेबी हुआ है जिसका नाम जिंगलिंग रखा गया था। जिंगलिंग का नाम वैसे विंग ने ही रखा था। वो भी अब विंग के बेबी लान शिजोई की एज का है और वो एक ओमेगा है, वहाँ शिजोई एक अल्फ़ा है। वहीं इस खुशी इन समारोह में सब लोग बहुत खुश हैं। धीरे धीरे कब इनकी खुशियों को और साल बीतते जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। कुछ अब वहीं शिजोई 15-16 साल का हो गया और वहीं पूरे के पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की नाक में दम करे रखती है। वो कभी भी अपने ड्रैगन फॉर्म में आके किसी भी क्लाइंट में पहुंच जाती है मस्ती करने। इतना ही नहीं, उसको सारे क्लाइंट्स से उतना ही प्यार है जितना उसे अपने लैंड क्लाइंट से है। कोई उसकी नानी का घर है, कोई उसकी बुआ का घर है, तो कोई उसके मतलब उसके अंकल का बेस्ट फ्रेंड का घर है। वो सबकी लाडली है। वो जहाँ जाती है सब उसे उतने ही प्यार से वेलकम करते हैं, क्योंकि वो अभी सबसे छोटी भी है। और दूसरी बात, वो सबको उतने ही प्यार से, उतने ही हंसी मजाक से मिलती है। उसके अंदर विंग की आदतें हैं, वही चुलबुलापन, वही शरारत करने की आदतें हैं। वहीं उसका रूप रंग भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। हर कोई उसके रूप रंग को देख के हैरान है कि ये इतनी सुंदर, इतनी प्यारी है विंग और वांग जी की बेटी। सब लोग इस समय अपनी खुशहाल लाइफ में और कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक हैप्पी टाइम चल रहा है। शायद हेवन और अर्थ जो चाहता था वो हो गया। इन सोलमेट बॉन्ड ने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में फिर से खुशियाँ भर दी।
और आज का फैन फिक्शन ये रुकता है। सो गाइस, आप अब बताइए आपको क्या लगता है जो ऐसे वीडियो मैंने ये डाली ये सक्सेसफुल रहेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं पता कहीं मुझे कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए। मुझे ये भी नहीं पता कि कहीं मेरी ही वीडियो मुझे दोबारा अपलोड करने की वजह से कहीं कोई यूट्यूब से पॉलिसी तोड़ने का मेल ना आ जाए। आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं इस पर नई हूँ। मैं ऑलरेडी एक चैनल गंवा चुकी हूँ, फिर भी मैंने ये अटैम्प्ट किया है। आप लोगों को इस टाइप की वीडियो चाहिए तो मैं बनाऊँगी बिकॉज पूरा सैटरडे संडे लगा के मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शायद ये वीडियो सुनी होंगी, तो हो सकता है मुझे इस पर व्यूज़ भी ना मिले, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। वीडियो इस टाइप की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझे पता है, मुझे हेल्प ज़रूर करोगे। कोई और इस टाइप की वीडियो के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन जानते हो तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे बार बार सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए, मुझे बार बार कमेंट करने के लिए। आपके छोटा छोटा सा सपोर्ट भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करता है। तो थैंक यू सो 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 मच।